स्टार्ट करें स्टार्ट करें। तैयार हो? क्या पढ़ोगे बताओ। पूछा था वो नहीं आई, उनको पूछना था। अच्छा अभी मूड बन रहा है, धीरे धीरे वार्म अप करते हुए आएंगी। तो फिर क्या बता दूं, स्टार्ट करूं या कुछ पूछना है? आओ आओ, बता दूं, आने दीजिए, आने दो, फिर क्या है, वेट कर लेते हैं। हाँ, फिर बीच में से आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा तो फिर मेरा रिदम बिगड़ जाएगा। जैसे ऊर्जा संकट पढ़ना है, अभी ऊर्जा संकट स्टार्ट कर दूंगा तो फिर वो एक रिदम ही चलेगी पूरी, वो आपको समझाना पड़ेगा, फिर बीच में से छोड़ नहीं सकता। अभी 5-10 मिनट में कोई आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो मैं आप ही लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली छोटा सा वो कल का पार्ट बच गया था, तो उन्होंने वहाँ से बोला था सर एनर्जी में ये हाइड्रोजन एनर्जी कैसे बनती है, ये इसका मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा, तो उसको बता दो। तो कल टाइम नहीं था तो मैंने कहा था कि आते से पहले उस पर डिस्कस कर लेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन वर्ड बहुत चल रहा है इंडिया में, है ना, कि हरित हाइड्रोजन क्या है। तो मैंने आपको हाइड्रोजन एनर्जी जब लिखाई थी, तो हाइड्रोजन एनर्जी पे मैंने आपको अलग अलग बातें लिखाई थी, तो येलो एनर्जी, ग्रे एनर्जी, ब्लू एनर्जी, पिंक एनर्जी, है ना। अब ये भी सब हाइड्रोजन की टाइप है, लेकिन ये हरित हाइड्रोजन से किस तरह डिफरेंट है। जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन और ये इस तरीके के जो वर्ड आ रहे हैं इनमें और इनमें क्या डिफरेंस क्या है। तो अगर हम थोड़ी सी उस पर बात कर लें 15-1 मिनट में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप लिख सकोगे। नहीं तो फिर क्या, फिर आप वो नोट्स याद करते रहोगे, बनेगी नहीं बात, है ना। और कुछ पूछना है इसके अलावा? नाइट्रोजन की नहीं बन सकती। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो वो फिक्सेशन बेसिकली जो होता है वो ये धरती पे होता है ना, मिट्टी के अंदर। तो नाइट्रोजन का तो बोलते भी है, नाइट्रोजन बेसिकली गैसीय अवस्था में रहता है ना, तो उसका मुश्किल है, नहीं बन पाता नाइट्रोजन का, नहीं बनता। हाइड्रोजन सबसे सेंसिटिव है, और हाइड्रोजन क्या है ना, इंडिपेंडेंट एलिमेंट नहीं है, वो साथ में रहता है। जैसे हाइड्रोजन का अगर हम लोग बात करें पानी के साथ में रहता है वो, है ना, तो H2 पानी है, तो उसमें हाइड्रोजन को निकालोगे तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे H2, और एक बन जाएगा ऑक्सीजन का, है ना। तो उस तरीके से नाइट्रोजन में कैसे करोगे बताओ। नाइट्रोजन का तो N2 होता है ना, कुछ निकलेगा नहीं उसमें से, कुछ बाई प्रोडक्ट ही नहीं निकलेगा, बाई प्रोडक्ट क्या निकालोगे। और इसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है, इसमें हम बार बार बोलते हैं कि बाई प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो एनवायरमेंट को डैमेज ना करे। अगर उसने किसी भी रूप में एनवायरमेंट को डैमेज किया तो वो ग्रीन और क्लीन एनर्जी नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर वो एनवायरमेंट को किसी भी रूप में डैमेज नहीं करा तभी वो क्लीन एनर्जी के रूप में काउंट होगा। तो हमें बस यही देखना है कि हम लोगों ने जो हाइड्रोजन के अलग अलग टाइप देखे थे, वो टाइप और ये ग्रीन एनर्जी किस तरह डिफरेंट है ना। और क्या देखना है? हुँ? और कुछ पूछना है? बाकी सबकी तैयारी ठीक चल रही है? क्यों पीछे आते से बात शुरू कर दी? क्या कर रही हो ये? हाँ, अभी तैयारी का क्या स्थिति है प्री का? अच्छा आपका नहीं है, तो फिर आप बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिर ठीक है, टेंशन फ्री है ये। जिनको देना है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। देखो करंट अफेयर के 2 डायमेंशन रहते हैं, कि आपको जो करंट अफेयर पता है उनका करंट अफेयर थोड़ा सा आगे चलता है, क्योंकि वो लोग है ना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो कई पुरानी आगे आने वाली चीज़ों के वो पार्ट होते हैं, उसको भी कभी-कभी एक आध क्वेश्चन बना देते हैं। बट इतना सब कुछ हम पकड़ नहीं पाते, इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा जब एग्जाम शुरू होने वाला है उससे 2 महीने पहले तक हम वाइंड अप कर दें। तो अगर आप 2024 के पूरे करंट अफेयर को भी देख के जाते हो दिसंबर तक के, तो अभी आप मोर देन सेफ जोन में हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जनवरी का करंट अफेयर इतना मायने नहीं रखता, जो भी होना होता है वो दिसंबर तक हो जाएगा। दिसंबर तक का करंट अफेयर आप पूरा चौक करके जाओ, 1 से 1.5 साल का आपको मिल जाएंगे 3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो यार पूछने का तो ऐसा है कि कुछ भी पुरानी स्कीम पूछ ले कोई, क्योंकि पीसीएस का कोई वो तो है नहीं धर्म के है ना, वो उसने कभी लिख के दिया हो, लेकिन आपके सिलेबस में ये दिया है ना कि वर्तमान की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की बात की गई है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो समसामयिक है, तो समसामयिक का मतलब तो यही होता है ना कि आप जो करंट में पढ़ रहे हो उसका जो बेसिक वर्जन निकल के आता है जो आपके सिलेबस में वो ये करंट। अब आप करंट को 3 साल मानोगे, 4 साल मान लो, मानने को 10 साल मान लो, फिर पुराना वो मनोरमा ईयर बुक टाइप की जो चलती है उनको पढ़ के चले जाओ, भारत की बुक आती है भारत, उसको पढ़ के चले जाओ। पढ़ाई का कोई क्राइटेरिया थोड़ी ना, आप जितना पढ़ लो आपको मिल जाएगा, बट एक निश्चित समय में एक टारगेट जब आप बना के चलते हो तो आपका कुछ लक्ष्य रहता है कि इतना पढ़ने पे हमें मैक्सिमम चीज मिल जाएगी, है ना। अब वो जो बोल रहे हैं उनके हिसाब से हो सकता है उन सरकार ये अप्रोच हो, पर जनरली हम लोग जो मान के चल रहे हैं वो ये है कि एक साल में आपको करंट से क्वेश्चन कितने आते हैं पहले तो ये बताओ। नहीं आते यार, कहाँ आपने कोई पेपर एनालिसिस नहीं किया फिर इसका मतलब। फिर भी आप निश्चित थी मानो, तो भी आप पूछ सकते हैं। छोड़ो आप ये बताओ अभी तक क्या पूछा है 2024 तक में, अगर आपने 2-3 साल के पेपर ही ऑब्जर्व किए हो केवल, तो भी आपने करंट के कितने क्वेश्चन निकाले? नहीं निकलते। 2-3-4 ज्यादा से ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति हो गई और पेपर पूरा करंट में चला गया तब जाके 4 से 5। अदरवाइज केवल केवल उनके पास करंट के सिलेक्टेड टॉपिक है। एक तो किसी देश में कोई कोई नया फीमेल कोई कहीं पर बन गई तो वो क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, एक खेल का क्वेश्चन क्रिकेट का पूछते ही पूछते हैं दो, और एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की करंट में कहीं कोई बैठक हुई है तो बस वो वहां पे बस 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा करंट के बनते हैं। आपने 10-12 बहुत ज्यादा बोल दिया, इसका मतलब आप शायद थोड़ा सा पेपर नहीं देख पा रहे। इतना करंट नहीं बनता है ना, 3 से 4 क्वेश्चन करंट का बनता है। इकोनॉमिक सर्वे की कोई बुक नहीं आती। अब उनकी जिनकी आप बात कर रहे हो ना उनकी उनका पहली बात तो इकोनॉमिक सर्वे पे कोई कुछ बनाता नहीं है करंट में, जहाँ तक मैंने देखा है। लेकिन अगर फिर भी आपको मिलता है तो ले सकते हो, बट वो ये कि डाटा कितना ऑथेंटिक होगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखो बनाने वाला बना तो रहा है लेकिन टाइपिस्ट जब टाइप करता है तो इधर का उधर हो गया डाटा तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो यहाँ से मिलेगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और दूसरी बात रही इकोनॉमिक सर्वे की, तो मैंने आपको बोल दिया कि मेरी यूनिट 3 जो आप लोगों ने यहाँ की थी आप उसको पढ़ के चले जाओ, आप सेफ हो जाओगे। अब रही बात ये कि फिर भी आपको थोड़ा सा अंदर से लग रहा है, फियर फियर टाइप का लग रहा है कि नहीं क्या हो सकता है, तब समस्या आती है यूनिट 6 पर, एमपी की इकोनॉमी। तो किसने कहा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का आपको? नहीं अगर नोट्स सर्वे की बात करें ना, मेरे को मालूम है सर्वे का आपका नहीं, सर्वे का इंग्लिश मीडियम को भी यही दिक्कत है। वो लोग बोलते हैं कि सर इतना सब कुछ पढ़ने को है, फिर 400-450 पेज का इकोनॉमिक सर्वे पढ़े कैसे हो पाएगा। तो तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने जितना आपको कराया वो सब इकोनॉमिक सर्वे से है। अगर आपको लगता है कि कहीं डाटा मिसमैच कर रहा है तो अभी तो हम बात करते हैं कि मुझे आप दिखाओ कहाँ है, या फिर आप बोलते हो कि मार्केट में कभी लास्ट टाइम पे कोई ऐसा मिलता है जो सर्वे को ही कंसाइज करके हमें दे दे उस टाइप में, तो ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर वो ये कि वो चीज़ जेन्युइन होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो टाइपिंग के चक्कर में एक फैक्ट में एक क्वेश्चन ही आया और वही गलत हो जाए, तब आप ऑब्जेक्शन में उसको लगाओगे ना तो कंसिडर नहीं होगा। वैसे तो यहाँ से मिल ही जाएगा आपको 100 सारा। आ गए आप लोग? ऊपर खाना वाना सब पहले लेकर आए हो, पहले खा लो, ब्रेक कर लेते हैं। हाँ यूनिट 6 जो है ना, सुनो
यूनिट 6 जो है ना, थोड़ा सा पिछली बार करंट के 3 से 4 क्वेश्चन पिछली बार आ गए थे वहां से, और इस बार भी चांसेस है आ जाए, तो वहां पर आपको इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा ज्यादा लगता है। यूनिट 6 में जब हम मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, उस मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कृषि की अर्थव्यवस्था, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। अगर आपने यूनिट 3 को ढंग से अभी भी देख लिया, तो मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, या तो डाटा का क्वेश्चन आएगा जो मैंने अपडेट कर दिया, या स्कीम का क्वेश्चन आएगा उसकी डेट का, तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। और रही बात करंट अफेयर की, तो अगर आप करना चाहो, मेरी मानना चाहो, तो आप एक हल्की सी कोई भी मैगजीन एक साल की करके चले जाओ, 2-3 क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, आपको इतना बॉदर फील करने की जरूरत उसमें नहीं, आपका बन जाएगा। हाँ पड़ता है ना, तो अरे मैं कितनी बार बताऊं, वो सब कुछ हम कर चुके हैं। आप लोग इकोनॉमिक सर्वे को अपने माथे पे इतना बर्डन क्यों मान रहे हो? आप ये बताओ कि कौन सा ऐसा आंसर है जिसको इकोनॉमिक सर्वे से हमने अपडेट नहीं किया? कौन सा ऐसा आंसर है मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में? अब आप बोलोगे सर इकोनॉमी छोड़ दो और दूसरे सब्जेक्ट ले लो, तो हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसके टीचर उसके सब्जेक्ट का कोई कंटेंट करंट से लिंक करता है, तो यहाँ पर सर ने पहले गाइडलाइन दी है, सर ने ये बोला है कि उन चीजों को अपडेट कराकर आप उसमें करंट की चीजों को डालें। हर टीचर, ऐसा कोई टीचर होगा नहीं कि जो अपना सब्जेक्ट ट्रेडिशनल वे में पढ़ा के निकल जाए, उसको करंट से अपडेट करनी पड़ेगा। अगर आप 2025 का मेंस लिखने जा रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि सर मेरे आंसर में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा करंट का अपडेट हो जाए इकोनॉमिक सर्वे का, जो आप अभी बोल रहे हो, तो ये तो काम वहीं पे से है ना, जहाँ से आप उसकी फ्रेमिंग बनाते हुए जा रहे हो, है ना। अब जैसे मैं आपसे उदाहरण के लिए पूछूं, आप कोई भी क्या क्या चाहते हो, किसको अपडेट करना चाहते हो, किस चीज को, कोई भी सब्जेक्ट। तो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का नोट्स तो मिला होगा ना, इंडियन इकोनॉमी का नोट्स तो मिला होगा, तो उसमें अपडेट नहीं है क्या? पढ़ा ही नहीं होगा। हम्म, मजा नहीं आया। क्या किया जाए इसके लिए? तो जिनका इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आ रहे, बाकी सब आ गए, नहीं तो हाँ ये दिक्कत हो सकती है, ये जो बोल रही है ना, एक दिक्कत ये हो सकती है। क्या किया जाए इसका, बताओ आप। एक दिक्कत है जो है सही में, जैसे ये बोलते हैं कि इकोनॉमी का पोर्शन ठीक है, नोट्स तो अपनी जगह है, वो मतलब थोड़ा समझ में उतना नहीं आया जितना एक फ्लेक्सिबल रूप से होता है ना, कि मतलब चीज़ एकदम क्लियर मक्खन की तरह दिमाग में बस गई, क्या है ना, नोट्स मिले ना मिले हम कुछ भी लिखने की स्थिति में, वो एक कॉन्फिडेंस बन रहा है। पर हाँ आपने बोला था, मुझे मुझे याद है। मैं जीडीपी तो समझा दूंगा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का वगैरह का तो फिर वही है ना, मैं जीडीपी तो समझा दूंगा, जीडीपी में क्या मुझे घंटा 2 घंटा लगेगा। जीडीपी अकेले से बात नहीं बनेगी ना, जीडीपी तो उस दिन भी हो गया था वो एमपी में हुआ था, मैं इंडिया में समझा दूंगा जीडीपी एनएनपी। एक मुझे एक दिन जरा, मैं ना सबसे थोड़ा बात करता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको क्या इसका सॉल्यूशन सकता है, हम क्या आगे बढ़े। हाँ आप शुरू कर दें, वो एक छोटा सा पार्ट उठा लेते हैं। कल उन्होंने बोला था, उन्होंने ये बोला था कि हाइड्रोजन टेक्निक को थोड़ा समझ में नहीं आया, तो हाइड्रोजन टेक्निक पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हमारा मेन टॉपिक शुरू कर देंगे जो हमारा था ऊर्जा संकट, है ना, तो ऊर्जा संकट वाला पार्ट ले लेंगे और फिर उसके बाद उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो कल हमारा जो टॉपिक था उसमें ये लास्ट पार्ट जो बच गया था, कल मैंने जो लास्ट आपको जो छोड़ा था वो था हरित हाइड्रोजन, है ना। आप हरित हाइड्रोजन को एक तरफ हटा दो, ठीक है, आप तो ये समझो कि हमने एक ऊर्जा ली थी नवीकरणीय ऊर्जा में, वो थी हाइड्रोजन एनर्जी। ठीक, हाइड्रोजन ऊर्जा ये थी ना, हाइड्रोजन एनर्जी। अब इसके बारे में मैंने क्या बताया था, ऐसी जनरल बात बताऊं, हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में क्या बोला था। ठीक है, देन उसके बाद में इसके प्रकार लिखाए थे। ठीक है, अब देखना आप शांति पकड़ के रखना, थोड़ा सा मेरे समझाने का समय आ गया। ये हाइड्रोजन ऊर्जा पे मैंने कुछ स्पेसिफिक बात की थी, मैंने ये बोला था कि हाइड्रोजन एनर्जी भविष्य का ईंधन बनने जा रहा है, और अब आगे चल के मैक्सिमम रूप में आपको हाइड्रोजन एनर्जी ऐसे वर्ड मिलेंगे। लेकिन हाइड्रोजन एनर्जी के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप हैं, उसमें येलो एनर्जी भी है, पिंक एनर्जी भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, ग्रे भी है, ब्राउन भी है, कल ये सारे टाइप दिखाई थे ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली बनती कैसे है, इसका मैकेनिज्म अगर समझे तो देखो हाइड्रोजन एनर्जी में सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक ग्रे एनर्जी होती है ना, ग्रे के बाद में क्या बताया था, ब्लू होती है ना, उसके बाद में ब्राउन होती है, और उसके बाद में येलो होती है, उसके बाद में पिंक होती है, और फिर उसके बाद में ग्रीन होती है। अब आप सोचो कि इतनी तरीके की अलग अलग इतनी तरीके की हाइड्रोजन एनर्जी होती है, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में बस केवल ये बात चल रही है ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन। तो मतलब क्या, बाकी ये सब जो हाइड्रोजन के टाइप हैं इनका क्या किया जाए, ये भी तो हाइड्रोजन एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो ये और इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है अगर बात करें तो क्या लगता है, क्यों इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया, आपने लास्ट में लिखा होगा ना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2022 में स्टार्ट हुआ और उसके उद्देश्य लिखे होंगे 5 मिलियन मीट्रिक टन हर वर्ष हमें लेकर जाना है ना। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस हो सकता है, सब हाइड्रोजन एनर्जी है, सारी हाइड्रोजन एनर्जी है, बट दीज ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, ये सारे के सारे इससे भिन्न है। इसलिए पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा अगर बात चल रही है तो इसी बात को लेकर चल रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करना चाहिए उसका हाँ हाँ चलो मान लिया आपकी बात, प्रदूषण, लेकिन प्रदूषण कम कैसे होगा, कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ 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 ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट बात ठीक है, बट वो थोड़ा सा क्रक्स पे नहीं पहुंच पा रहे, बात तो ठीक है उनकी कि देखो ये जो सारी की सारी है ना, ये जो सारी की सारी है, इनसे ये भी हाइड्रोजन से एनर्जी बना रही है, ध्यान से सुनना, ये भी हाइड्रोजन से एनर्जी बना रही है, बस इसका जो मेन एक उद्देश्य है ना वो पता है क्या है, ये जो उप उत्पाद के रूप में, उप उत्पाद जिसको आप बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, उसके रूप में पर्यावरण में कार्बन का एमिशन कर रही है किसी ना किसी रूप में, अभी आराम से डिटेल में समझेंगे, बस ये समझ लो कि ये सारी की सारी उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन को एमिट करती है कहीं ना कहीं, तो वायुमंडल में कहीं ना कहीं कार्बन की मात्रा पहुंच जाती है, जबकि इसके केस में 0% कार्बन निकलता है, कार्बन निकलता ही नहीं है। इसलिए नहीं निकलता, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि ये जो सारी की सारी हाइड्रोजन से एनर्जी बनाती है ना, इसको बनाने में जो विद्युत का अपघटन होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर बेसिकली जो एनर्जी का यूज किया जाता है वो एनर्जी या तो जीवाश्म एनर्जी से आती है, जीवाश्म ऊर्जा से आती है, या फिर वो नाभिकीय एनर्जी से आती है। अभी बड़े प्यार से समझने का समय है तो बोलना नहीं बीच में। जीवाश्म ऊर्जा, आप में से सबको पता है जीवाश्म ऊर्जा जलेगी तो पर्यावरण में कार्बन बनाएगी ही बनाएगी, और नाभिकीय ऊर्जा जलेगी तो कार्बन बनेगा ही बनेगा। एक सिंपल थॉट, एक सिंपल बात दिमाग में बता लो, आज पूरे वर्ल्ड में हाइड्रोजन एनर्जी से बहुत सारी चीजें चल रही हैं और बन रही है। आज की बात करूं तो देखो 73 मीट्रिक टन इतना उत्पादन होता है आज पूरे विश्व में हाइड्रोजन एनर्जी का, इतना, जिसमें से 99% एनर्जी जो बनती है वो बनती है नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करके, हाइड्रोजन ऊर्जा की।
नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करके बनती है। तो इससे क्या होता है कि हाइड्रोजन एनर्जी तो आपकी बन गई, लेकिन उप उत्पाद के रूप में आपने क्या किया, पर्यावरण में कार्बन का एमिशन शुरू कर दिया। तो इसीलिए इसको ग्रीन एनर्जी नहीं बोलते। जब इसमें वर्ड ग्रीन लगता है ना, जब इसके अंदर वर्ड ग्रीन लगता है एज अ प्रीफिक्स के रूप में ग्रीन वर्ड यूज किया जाता है, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब हाइड्रोजन को इस तरीके से बनाने की बात चल रही है कि उसके अंदर जो उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा जिससे पर्यावरण में कार्बन जाएगा ही नहीं। तो ये लोग इस तरीके की टेक्निक को लेकर, इसका मतलब एक सिंपल सा बात है, आपको कुछ नहीं सोचना। इसका मतलब ये कि ग्रीन एनर्जी के अंदर जो हाइड्रोजन से एनर्जी बनेगी उसके अंदर जो विद्युत का यूज किया जाएगा या विद्युत को अपघटन करने की जो प्रोसेस होगी, अभी तक जीवाश्म एनर्जी या नाभिकीय एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते थे, अब इसकी जगह पर ये बेसिकली क्या करेंगे, नवीकरणीय एनर्जी का यूज करेंगे। कोई भी नवीकरणीय एनर्जी का यूज करेंगे, या वो सोलर प्लांट का यूज कर सकते हैं, या फिर वो पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। बट वो जो प्रोसेस यूज करेंगे वो प्रोसेस बेसिकली नवीकरणीय होगी। तो जब वो प्रोसेस नवीकरणीय होगी तो वो ग्रीन हो जाएगी, और हाइड्रोजन वर्ड को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी पिंक हाइड्रोजन, ये येलो हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाइड्रोजन, एक सिंपल वर्ड। समझ में आया ऐसा? अब आप सोचो, कल मैंने आपको कुछ वर्ड लिखाए थे, उसमें से कुछ भी मत करना, केवल इस वर्ड को देखो कि येलो हाइड्रोजन को मैंने क्या लिखाया था। सौर ऊर्जा के साथ में, सौर ऊर्जा प्लस नाभिकीय ऊर्जा के साथ में ये मिलकर बनती है ये। और पिंक के लिए क्या लिखाया था? पिंक नाभिकीय ऊर्जा से, तो पिंक नाभिकीय ऊर्जा से बनती है, येलो उसके थ्रू बनती है। फिर इसके बाद ब्लू के लिए क्या लिखाया था? जीवाश्म ईंधन से। और इसके लिए क्या लिखाया था, ग्रे के लिए, है ना? तो अब देखो, देखना पहले इधर देखना, ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है, 2% भी आया तो भी चलेगा थोड़ा सा। हाँ, अब देखो चल क्या रहा है कि अगर एक सिंपल बात करें, कल हमने कुछ डिफरेंट हाइड्रोजन एनर्जी लिखी थी। अगर मैं एक सिंपल एनर्जी उठाता हूं यहाँ पे और उसको बोलता हूं ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है, इसको मैंने ग्रे हाइड्रोजन बोला। अब ग्रे हाइड्रोजन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, थोड़ा सा मुझे पढ़ के बता दो, ठीक है? तो ग्रे हाइड्रोजन के अंदर आपने हाइड्रोजन को उठाया, इस हाइड्रोजन में बेसिकली आपने क्या किया, हाइड्रोजन एनर्जी को उठाने के लिए यहाँ पर आपने इसमें जीवाश्म ईंधन का यूज किया, और जीवाश्म ईंधन को आपने यहाँ पर हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए बनाया। अब इससे क्या किया, हाइड्रोजन तो बनके तैयार हो गई स्टोरेज में, उसके साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन निकलने लगा। कार्बन की मात्रा बनी, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जलेगा तो कार्बन बनाएगा। तो आपका स्रोत तो ये है ना, आपका स्रोत ये है। तो इससे आपने H2 को तोड़ने के लिए अगर कोई काम किया तो आपको हाइड्रोजन तो मिला, पर उस हाइड्रोजन के साथ में पर्यावरण में कार्बन भी चला गया। तो ये कार्बन कहाँ गया, वायुमंडल में। तो क्या आप इसको ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी मानोगे, क्योंकि कार्बन तो एमिशन कर ही रहा है ना? तो कहां से मानोगे? चलो इसको हटा दो, आप तो मुझे ये बताओ, इसकी जगह पे ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन ये एक वर्ड यूज किया था कल मैंने। इसकी टेक्निक क्या थी, इसमें भी जीवाश्म ईंधन था, ठीक है? अब आप देखना, इसमें भी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग था कि आपने एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में आपने जीवाश्म ईंधन का यूज किया। देन उसके बाद आपने हाइड्रोजन एनर्जी बनाई। आपने हाइड्रोजन एनर्जी तो बना दी, उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में क्या भेजा, है ना? तो यहाँ पर आपने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO या CO2 कोई भी है, ये क्या किया, ये धरती ने उसको अवशोषित कर लिया, धरती के अंदर वो अवशोषित हो गई। और इसकी जगह पे, ब्लू की जगह पे अगर दूसरा एक और वर्ड था, कौन सा था, ब्राउन में भी नहीं, पहले ब्राउन ले लेते हैं। ब्राउन, अब ब्राउन क्या है, ब्राउन हाइड्रोजन क्या है? ब्राउन नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, ब्राउन वर्ड जब यूज किया जा रहा है तो कोयले से संबंधित वाली बात है। और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को जब आप जलाओगे और उससे किसी चीज को बनाओगे, तो जो सोर्स है वो तो कोयला था ना, और कोयला जब जलेगा तो पर्यावरण में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो जाएगी जाएगी। तो कार्बन का किसी ना किसी रूप में अगर वायुमंडल के अंदर पहुंच रहा है तो कभी भी क्लीन एनर्जी नहीं कहलाएगी। तो कल जब हमने हाइड्रोजन एनर्जी को समझा था, तो इसके अंदर जो बेसिक चीजें हमने समझी थी कि हमारे पास में ब्लू एनर्जी है, हमारे पास में ग्रे है, और उसके बाद में क्या है, इसके अलावा जो थी येलो, पिंक। तो ये जो एनर्जी है ना, इसमें कहीं ना कहीं क्या है, इसमें कहीं ना कहीं जो ऊर्जा का यूज हो रहा है ना, वो ऊर्जा का उपयोग या तो जीवाश्म ईंधन के रूप में हो रहा है या नाभिकीय ऊर्जा के रूप में हो रहा है। और इस तरीके से लास्ट में हाइड्रोजन तो आपको मिल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत पहले से चल रही है काम, और अभी भी हाइड्रोजन ऊर्जा मिल रही है। बट वो हाइड्रोजन पर्यावरण में कार्बन का एमिशन कर रही है, तो वायुमंडल में कार्बन जाने के कारण अभी भी उसको उतना नीट एंड क्लीन नहीं माना जाता। जबकि अब हम अपने मेन मुद्दे पर आए कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। अगर इसकी बात करें कि ग्रीन हाइड्रोजन किस तरीके से काम करती है, अब देखो ये भी हाइड्रोजन एनर्जी है, पर इसके अंदर एक वर्ड जुड़ गया ग्रीन। तो ये ग्रीन एनर्जी किस तरह काम करेगी अगर इसकी बात करें तो, ये हो गया आपका एक तरीके से क्या, पवन ऊर्जा, और ये हो गया आपका सोलर एनर्जी। ये मेन है हमारी अभी। अब उसके बाद में एक पार्ट लिया आपने, इसमें हाइड्रोजन और इसमें ऑक्सीजन। ये देखना इधर, H2O, ये जल है, H2O जल होता है ना? और जब इस जल को आप तोड़ते हो, तो जल को आपने तोड़ा तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल आए और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल आया। अब बेसिकली हाइड्रोजन एनर्जी के अंदर आप करते क्या हो, हाइड्रोजन एनर्जी के अंदर आप कर क्या रहे हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने का काम कर रहे हो। जैसे हाइड्रोजन को आप रख लो भविष्य के ईंधन के रूप में, ईंधन बनाकर, और ऑक्सीजन का जो पार्ट है उस ऑक्सीजन के पार्ट को आप निकाल दो। तो हर जगह पे आप यही कर रहे थे। बट इस प्रोसेस को जब आप करते हो तो उस प्रोसेस का जो मेन स्रोत है, ये स्रोत अब हर बार अलग अलग रखते थे। पहले आप कभी नाभिकीय ऊर्जा रख देते थे, कभी जीवाश्म ऊर्जा रख देते थे, लेकिन अब जब वर्ड ग्रीन यूज हुआ तो ग्रीन का मतलब ये था कि अब जो सोर्स है जिससे आप ये पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे, ये सोर्स आपका ऐसा होना चाहिए जो एकदम नीट एंड क्लीन हो। तो इससे जो आगे चल के बाय प्रोडक्ट बनेगा वो जीरो हो जाएगा, तो पर्यावरण के अंदर कुछ पहुंचेगा ही नहीं। अब आप सोचो कि हाइड्रोजन एनर्जी अब हम आगे बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने तोड़ा, और हाइड्रोजन को हमें हमारे पास रखना है आगे चल के एनर्जी के रूप में, और ऑक्सीजन को हम भेज देंगे ऊपर वायुमंडल में। जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन वायुमंडल में जाएगी भी तो क्या कार्बन एमिशन नहीं करेगी, क्योंकि सोर्स जो था वो बेसिकली क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अब हम तोड़ने जब जा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन मतलब एक सिंपल सी बात है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब आप तोड़ते हो तो तोड़ने के लिए आपको विद्युत का प्रभाव कराना पड़ता है उसमें, और जब कंटिन्यूअस में विद्युत का प्रभाव कराओगे तब उसके बाद में वो ब्रेक होती है। ये बेसिकली केमिस्ट्री का एक बेसिक रूल है। जब हम बात करते हैं बॉन्डिंग होती है किसी की, बॉन्डिंग को जब तोड़ते हो तो उसमें चार्ज पार्टिकल से प्रवेश कराते हो। तो अब देखो विद्युत का अपघटन कराना है तो एक सिंपल प्रोसेस है। विद्युत का अपघटन कराओगे तो पहले इसके अंदर ग्रेफाइट की छड़ें डालोगे, और ग्रेफाइट की छड़ें डालने के बाद में उसमें फिर आप क्या करोगे, चार्ज पार्टिकल को मूव कराना शुरू करोगे, विद्युत का अपघटन कराओगे। ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री के वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल वर्ड रखेंगे क्योंकि हमें ज्योग्राफी में अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इस विद्युत का अपघटन कराना शुरू किया, और इस विद्युत का अपघटन कराने के लिए जो विद्युत ले रहे हो आप, ये विद्युत ले रहे हो आप इससे। जबकि येलो, पिंक, ग्रे, ब्राउन
और ब्लू, इनमें आप जो एज अ सोर्स यहाँ पर जो यूज करते थे वो या तो जीवाश्म ईंधनों का करते थे या नाभिकीय ऊर्जा का करते थे। एक जगह पर आपने एक सौर ऊर्जा भी लिखा होगा, उसमें लिख लेना या तो सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा, है ना, क्योंकि अगर वो कंप्लीट सौर ऊर्जा हो गई तो वो ग्रीन एनर्जी में कंप्लीट हो जाएगी। आपने येलो में लिखा था मेरे ख्याल से, है ना, तो येलो में सौर ऊर्जा प्लस नाभिकीय, दो वर्ड जोड़ लेना क्योंकि आपका कंफ्यूजन ना हो बाद में नोट्स खोलने पर। उसमें देखो जो आपने येलो लिखा था ना, येलो एनर्जी जब बनती है तो इसमें आधा यूज सौर ऊर्जा का किया जाता है और आधा नाभिकीय ऊर्जा का किया जाता है, दोनों को मिलाकर ये बनती है। तो इसीलिए इसको थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि ठीक है, लेकिन उसके बाद भी चूंकि नाभिकीय एनर्जी का यूज कर रहे हो आप, है ना, न्यूक्लियर प्लांटों का यूज कर रहे हो आप, तो न्यूक्लियर प्लांटों का यूज करने से आपको मालूम है न्यूक्लियर प्लांट में भी आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में न्यूक्लियर का कितना वेस्टेज बचता है ना, सारा का सारा, तो वो भी कार्बन एमिशन करता है वायुमंडल में, किसी न किसी रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जाती ही जाती है। तो फिर वायुमंडल आपका बेकार हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तब ऐसी कंडीशन में इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन जैसा वर्ड निकाला, जिसमें हाइड्रोजन एनर्जी को बनाने में आप जो बेसिक यूज करते हो वो नवीकरणीय संसाधनों का करते हो, और इन नवीकरणीय संसाधनों के माध्यम से आप हाइड्रोजन को बनाते हो, हाइड्रोजन की एनर्जी बनाते हो। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराते हो, विद्युत का अपघटन कराते हो। विद्युत का अपघटन कराने के बाद में आप हाइड्रोजन का जो पार्ट है इसको स्टोरेज करके रख लेते हैं, इसको यहाँ पर स्टोर करके रख लिया एक जगह से, यहाँ से ये गया और यहाँ पर इसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ से एनर्जी दी, और एनर्जी देने के बाद में अब इसका अलग 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 पार्ट हुआ, पार्ट होने के बाद में यहाँ से ये स्टोर हो गई। इसका मतलब ये है कि ये O2 जो है ये O2 वायुमंडल में चली गई, O2 वायुमंडल में चली गई और ये स्टोर करके रख ली, और ये जो स्टोर करके रख ली, अब ये स्टोर करा हुआ एनर्जी को आप लोग बेसिकली क्या करते हो, एज अ फ्यूल के रूप में यूज करते हो। अब इसको आप चाहो तो स्टोर करके रख सकते हो, इसको आप चाहो तो करंट में यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो ये लोग सिलेंडर में भर के रख लेते हैं। इसका पूरा प्रोसेस ये होता है। ये अभी आज के वर्तमान की अगर बात करूं तो फरीदाबाद में इसका स्टेशन है, अभी केवल एक ही हमारे यहाँ पर इंडिया में। ये लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन एनर्जी का वो करते हैं, जैसे मान के चलो आपने हाइड्रोजन गाड़ी ले ली तो उसमें हाइड्रोजन गैस ही डलेगी, तो हाइड्रोजन गैस में क्या होता है कि कार्बन एमिशन नहीं होता। अभी ये पेट्रोल डीजल से हम लोग जो कारें चलाते हैं इससे कितना प्रदूषण होता है। अब इसके ऑप्शन में बैटरी वाली गाड़ी आ गई हालांकि, लेकिन अभी भी कम है। तो बैटरी वाली गाड़ी भी क्या होगा, बैटरी में भी लिथियम आयन की बैटरी लगती है, उसमें भी फिर बैटरी डैमेज होगी एक समय के बाद में। बैटरी की भी तो लाइफ है ना, 8 10 12 साल के बाद में बैटरी बेकार हो जाएगी। तब इसके बाद में आपके पास में एक भविष्य का ईंधन बचता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में भी ग्रीन हाइड्रोजन को ये लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन में जो बाय प्रोडक्ट होता है वो बाय प्रोडक्ट आपका जो भी होगा ये कार्बन का एमिशन करेगा ही नहीं, कार्बन 0% हो जाएगा। जबकि इससे पहले वाले हाइड्रोजन की जो टेक्निक है उनमें सब में कार्बन कहीं ना कहीं रूप से वायुमंडल के अंदर जा ही रहा है ना। तो आप देखो कि यहाँ पर ये स्टोरेज हाइड्रोजन का हो गया। अब इस स्टोरेज को आप क्या करते हो, आप यूज कर सकते हो किसी भी रूप में। यहाँ पर मैंने दो छड़े बना दिए हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है, आप किसी भी रूप में उसको यूज कर लो। आप वर्तमान में चाहो तो लगातार कर लो। बस हाँ, इसमें एक चीज की दिक्कत रहती है कि आपने जो सोर्स यूज किया है, या तो आपने जो ये किया है ये किया है, बस सोर्स आपका नवीकरणीय होना चाहिए। अगर ये सोर्स चेंज हो गया यहाँ पर तब फिर ये वर्ड ग्रीन नहीं रहेगा, फिर ये येलो हो जाएगा, ये पिंक हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, ये ग्रे हो जाएगा, ये ब्राउन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है जो आपने लिखा है। पर ये ग्रीन मतलब ग्रीन एंड क्लीन। और क्लीन मतलब क्या कि आप जो यूज कर रहे हो यूज भी कर लो, और आपका जो बाय प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंट को भी डैमेज ना करे। बस इतनी सी बात है इसमें, और कुछ भी नहीं। कुल मिला के ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है जिसको विद्युत का अपघटन कहते हैं, अब बस केवल यहीं पे टिकी है सारी गाड़ी। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में जब आप जल को तोड़ते हो और वायुमंडल में किसी चीज को भेजते हो तो नवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत वायुमंडल में कार्बन नहीं जाता, जबकि यहाँ पर आप नाभिकीय रखोगे या बायोमास को रखोगे तो किसी न किसी रूप में जाएगा। और सच्चाई ये है आज के समय में कि वर्तमान में 99% हाइड्रोजन एनर्जी न्यूक्लियर प्लांटों के थ्रू बन रही है, न्यूक्लियर प्लांटों के थ्रू, क्योंकि थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। ये क्या है, थोड़ी सी कॉस्टली है, महंगी है। उसका रीजन ये है कि इसके अंतर्गत जब आप ऐसा काम करते हो तो इसमें क्या होता है कि मान के चलो आपने यहाँ पर सिंपल बात करें हाइड्रोजन एनर्जी की प्राप्ति की, एक सिलेंडर हाइड्रोजन, तो एक सिलेंडर हाइड्रोजन के लिए आपको 8 गुना सोलर एनर्जी या फिर पवन एनर्जी चाहिए होती है। 8 मतलब जिस एरिया में आप हाइड्रोजन एनर्जी को बना रहे हो वहाँ पे आपके जो प्लांट लगे हुए हैं जो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देंगे वहाँ पे ना उसका 8 गुना ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर सिंपल सी बात ये है कि 1 किलो हाइड्रोजन को आपको जनरेट करना है, 1 किलो हाइड्रोजन आपको बनानी है तो आपको कम से कम 8 किलो एनर्जी लगेगी, चाहे वो पवन ऊर्जा की हो चाहे वो सौर ऊर्जा की। जबकि बाकी जगहों पर थोड़ा कम हो जाता है, जैसे आपकी ऊर्जा का यूज करोगे तो कम हो जाता है, बायोमास का यूज करोगे तो कम हो जाता है। अभी तक इससे पहले तक की स्थिति में हाइड्रोजन से एनर्जी बनती थी, लेकिन कौन सी वाली, अगर ब्राउन हाइड्रोजन, तो ब्राउन हाइड्रोजन में क्या होता था, कोयले को जलाया जाता था, और कोयले को जलाकर बेसिकली काम करते थे। कोयले को किसी भी रूप में जलाओ, आप सबको पता है कोयला बेसिकली कार्बन का रूप है, और जब कार्बन का एलोट्रोप है तो जलने के बाद भी बेसिकली क्या करेगा, पर्यावरण में कार्बन ही लेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण को दे क्या रहे हैं, वायुमंडल को कार्बन ही तो दे रहे हैं। तो इसीलिए अभी क्या था कि हाइड्रोजन के बहुत सारे रूप कल हम लोगों ने देखे, ग्रीन है, येलो है, पिंक है, पर जो मुख्य मुद्दा था वो था ग्रीन हाइड्रोजन का। इसीलिए इंडिया में 2022 से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चालू हुआ। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत हमने जो टारगेट रखा, मैंने आपको बताया कल, आप पुराने YouTube पे नितिन गडकरी के इंटरव्यू देख लेना, उसमें वो बोल रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन ही भविष्य का ईंधन है आगे चल के, और यही सारा काम करेगा। उनके पास तो हाइड्रोजन की गाड़ी भी है, 4 व्हीलर। अब वो क्या है ना, एक दिन उनकी गाड़ी अटक गई क्योंकि उसमें फ्यूल खत्म हो गया, और फ्यूल का टैंक एक ही जगह पे है फरीदाबाद में, तो वो फिर दूसरी गाड़ी में बैठ के गए। तो लोग कहने लगे अभी तो एक ही जगह टैंक लगाए, क्योंकि अब ये है ना कि जब तक इसकी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी नहीं बनेगी तब तक इजीली हम और आप जैसे लोग यूज कैसे करेंगे। अभी देखो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ में क्या होती है 4 व्हीलर को लेने में बैटरी वाली, कि अगर हम लंबे निकल गए और वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला तो हमारी गाड़ी तो बैठी है। अब पेट्रोल की तो अलग अलग जगह कहीं पे भी डलवा लो, डीजल डलवा लो, लेकिन बैटरी के लिए अभी हमारे को ये दिक्कत रहती है कि यार कहीं लंबे निकल गए 100 200 किलोमीटर दूर और वहाँ पे नहीं मिला चार्जिंग स्टेशन, तो गाड़ी के साथ बैठे हैं अंदर, है ना। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाता, अच्छा जब तक चार्जिंग स्टेशन नहीं बन जाते, जब तक फ्यूल स्टेशन नहीं बन जाते, तब तक आदमी को एक रहता है यार गाड़ी लूं कि नहीं लूं। तो गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं, आप भी ले सकते हो हाइड्रोजन गाड़ी, पर दिक्कत ये है कि स्टेशन अभी 1 2 है। एक बार ऐसा थोड़ी ना कि एक बार हाइड्रोजन भर गया तो बस जिंदगी भर गाड़ी चल रही है। वो टैंक की जितनी कैपेसिटी है उसके बाद तो खाली होगा 100 200 300 किलोमीटर के बाद, फिर नेक्स्ट टाइम जब रिफिलिंग कराओगे तो पता चला हाइड्रोजन के कोई नहीं, तो अभी कम है, लेकिन इसकी स्थिति आगे चल के मजबूत है कुल मिला के। ग्रीन में हाँ, एक मिनट दिखा ना। ग्रीन एनर्जी बायोमास उत्पन्न किया था, इसके अंदर जल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभाजित करके ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है। नहीं, इसको बायोमास हटा देना है, जल की इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से निर्मित होता है, इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, ये तो ठीक है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से नवीकरणीय संसाधनों को प्राप्त किया जाता है। तो हाँ, ये वर्ड हटाओ ना, तो यह बायोमास से उत्पन्न किया जाता है ना, ये वर्ड हटाओ, यह बायोमास से उत्पन्न किया जाता है। अब पढ़ो से, अब आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस समझ में आई थोड़ी सी। अब मुझे ये बताओ सीरियसली किसी को नहीं समझ में आया कि ये वाली लैंग्वेज में नहीं समझ में आया तो फिर, और सबका क्लियर है तो फिर आगे बढ़े।
कि किस तरीके से ग्रीन एनर्जी बनती है, ग्रीन हाइड्रोजन किस तरीके से काम करती है, कुछ भी नहीं है, सारी की सारी प्रोसेस एक जगह आके रुक जाती है, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइजिंग की जो प्रोसेस है उसको हिंदी में विद्युत अपघटन बोलते हैं, और ये विद्युत अपघटन के अंदर आप जो विद्युत का प्रवाह कराते हो, इसमें अगर आपने नवीकरणीय संसाधनों का यूज किया है तो वो ग्रीन एनर्जी कहलाएगी, और अगर गैर नवीकरणीय संसाधनों का यूज किया है तो वो जो अलग अलग वैरायटी के जो अलग अलग पार्ट है उसमें आप जो जहां दिखता है वो कर देना। नाभिकीय एनर्जी में किया है तो येलो रख देना, सोलर प्लस नाभिकीय में किया है तो पिंक रख देना, जीवाश्म का यूज किया है तो ब्लू रख देना। बस ये देख लेना दिमाग में लगाकर कि बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है। बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो समझ जाओगे पर्यावरण को डैमेज करेगा, मोनोऑक्साइड निकल रहा है तो भी ये दिक्कत देगा, या किसी रूप में कार्बन का और अलग अलग पार्ट निकल रहा है तो वो भी निकाले। ठीक है, क्लियर है? हटा दूं? बस इतनी सी बात थी, और क्या था इसमें, सिंपल। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ग्रीन हाइड्रोजन 2022, है ना? आगे चल के तो सभी देशों में अलग अलग काम हो रहा है। आपको पता होगा आज से 2-3 साल पहले हमने हाइड्रोजन की रेलगाड़ी भी शुरू की थी, चलाई थी, दिल्ली में चलाई थी ना, दिल्ली नहीं, हरियाणा रेवाड़ी में, हरियाणा रेवाड़ी में चलाई थी। आज से 2-3 साल पुरानी बात है, मुझे याद है न्यूज़पेपर में आया था हाइड्रोजन की गाड़ी चली थी। अब आपको हाइड्रोजन की गाड़ी तो 2 साल पहले चल गई, अब इसमें कौन सा नया कॉन्सेप्ट है, आप क्या नया पढ़ा रहे हो? तो बेसिकली हो सकता है वो जो हाइड्रोजन से चली हो वो कोई दूसरा हाइड्रोजन गैस हो, ब्लू हो सकती है, ग्रीन वो ब्लू हो सकती है, और भी कोई हो सकती है, लेकिन अगर ग्रीन हाइड्रोजन है तो बहुत बड़ी बात है। तो हाइड्रोजन ऊर्जा मिल रही है, हाइड्रोजन गैस बहुत पहले से मिल रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन पूरे विश्व में जितनी हाइड्रोजन बन रही है उसका 99% पार्ट जो बन रहा है गैस का वो नाभिकीय रिएक्टरों के थ्रू बन रहा है। तो इससे क्या है, कार्बन एमिशन के कारण वायुमंडल किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहा है, बट ग्रीन एनर्जी से ऐसा नहीं होगा। ग्रीन एनर्जी के अंदर बाय प्रोडक्ट के रूप में आप जो ऑक्सीजन को भेज रहे हो तो ऑक्सीजन ही बेसिक किसके अंदर जा रही है, ऑक्सीजन से क्या डैमेज होगा, है ना? ऑक्सीजन तो जितना जाए पर्यावरण में उतना अच्छा है, हमारे को वापस मिल जाएगा, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड से तो अच्छा ही है ना? हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेते रहो आप ऑक्सीजन। आगे बढ़ूं मैं, हटा दूं? अब हमारी मेन बात शुरू हो रही है जिसको हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, ऊर्जा संकट। ये आपका लास्ट टॉपिक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। आपका सिलेबस देखना, उसमें एक बात लिखी गई है, ऊर्जा संकट और गैर नवीकरणीय संसाधन। इसका मतलब ये कि सामने वाला कहीं ना कहीं आपको ये दोनों प्रश्नों को मिलाकर भी दे सकता है। वो आपसे ये पूछ सकता है कि भारत के अंदर ऊर्जा संकट की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और उनके समाधान में गैर नवीकरणीय संसाधन किस तरह अपना रोल निभा सकते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इतना बोरिंग टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें बेसिकली 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे भी पढ़ते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन, है ना? परंपरागत में हमने एक कैटेगरी बना दी, उसमें कोयला पेट्रोल नाभिकीय वगैरह रख दिए। गैर परंपरागत के अंदर हमने कुछ रख दिया। बस ये था कि छोटे बच्चों से हमने अपने आप को ऊपर करने के लिए कुछ उसमें एडवांस नए पॉइंट निकाल दिए थे, है ना? तो वहां से हमारा काम बन गया था। अभी जो मेन बात चल रही है हमारी, वो बात चल रही है ऊर्जा संकट। ये वाला कलर कलर प्रॉपर है, विजिबल है, क्या हटा दूं? ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस। अब ये है आपको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऊर्जा संकट क्या है, तब हम समझेंगे इसके समाधान के रूप में। देखो समाधान तो एकदम सिंपल बात है। अगर आपसे कोई पूछे, अभी एकदम ब्लैंक बैठे हो आप लोग, आपने कुछ नहीं पढ़ा कि आप देश में ऊर्जा संकट चल रहा है, क्या सोचते हो क्या करना है, तो आप तुरंत बोलोगे करना क्या है सर, गैर नवीकरणीय संसाधनों का यूज करो, मत जलाओ उतने वाले, कार्बन एमिशन नहीं होगा, जो एक सिंपल फ्लैट सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर ऊर्जा संकट को समझे कि ऊर्जा संकट है क्या, क्या लग रहा है ऊर्जा संकट क्या है, ऊर्जा संकट से क्या समझते हो, संकट क्या है, पहले तो ये बताओ। सही है, सही है, हाँ? पीछे ये बोल रहे हैं, समझ गया मैं इनकी बात को, पर वो मजा नहीं आया उतना। हाँ, और ऊर्जा संकट क्या है? देखो संकट को समझो। पहली बात तो संकट वो नहीं है जो ये बोल रहे हैं, है ना? संकट ये नहीं है कि इन्होंने 2-3 बातों को रखा, वो बातें एकदम सिंपल फ्लैट हो सकती है कि ऊर्जा संकट का मतलब ये है कि वर्तमान में हम जो परंपरागत संसाधनों का यूज कर रहे हैं, चाहे कोयला पेट्रोल है, ये धीरे धीरे हमारे खत्म होते जा रहे हैं और भविष्य में भी खत्म हो जाएंगे। दूसरा इनकी बात थी वो थी कि गैर नवीकरणीय संसाधनों पर हम उतनी तेजी से काम नहीं कर पा रहे, हमें तेजी से काम करना चाहिए, तो उसका रिप्लेसमेंट कर देंगे तो संकट खत्म हो जाएगा। इनका मतलब ये कहने का। बट ऊर्जा संकट सीरियसली ये नहीं है। ऊर्जा संकट का मतलब ये है, ठीक है, ऊर्जा संकट का मतलब है कि आज भारत के पास, आज की बात करें, आज भारत के पास ऊर्जा की जितनी मात्रा है, या फिर एक सिंपल बात ये समझ लो, मांग और आपूर्ति के बीच में जो बेसिक गैप है, या फिर इस बेसिक गैप का जो पार्ट है, उसे हम ऊर्जा संकट बोलते हैं। मैं एक सिंपल बात आपसे बोल रहा हूँ केवल एक, कि आप किसी भी जगह पे रहते हो, गांव या शहर में, आपको 24 घंटे लाइट चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट आपको 24 घंटे लाइट नहीं दे पा रही किसी भी वजह से। मान के चलो 3 घंटे 4 घंटे आपके गांव में लाइट कटती है, तो वो इसलिए कट रही है ना क्योंकि कहीं ना कहीं जहां पर आप रह रहे हो उस जगह पर पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। अगर होती तो आपको 24 घंटे मिलती ना। बड़े बड़े विकसित देशों में तो 24 घंटे लाइट मिल रही है ना किसी न किसी रूप में। तो हर घर में इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं है, हर घर में जनरेटर लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमें कहीं ना कहीं ऊर्जा क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि जो हमारी मांग है, जो हमारी एक्चुअल मांग है, कंज्यूमर की एक्चुअल मांग है, गवर्नमेंट उस मांग की आपूर्ति नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है, उस गैप के कारण ही तो ऊर्जा संकट है ना। कारण कई हो सकते हैं, उसको हटाओ। लेकिन ऊर्जा संकट बेसिकली क्या है? ऊर्जा संकट ये है कि वर्तमान में भारत को जितनी ऊर्जा की जरूरत है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को जितनी ऊर्जा की मांग है, सरकार के द्वारा उतनी आपूर्ति नहीं कर पा रही है, और उस आपूर्ति के ना कर पाने के कारण इसके बीच का जो गैप है वो बेसिकली ऊर्जा संकट के रूप में देखने को हमें मिल रहा है। और उसका परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों से भी कोई मतलब नहीं है। इंडिया के पास परंपरागत संसाधन इतने ज्यादा हैं कि हम अगर उनको कंटिन्यू निकालते रहे तो भी हम इंडियंस की मांग को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो भी नहीं कर पाएंगे, जितने भी निकालने हम लोग पूरे के पूरे परंपरागत, तब भी हमारे पास, क्योंकि हम ऑल ओवर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और हमारी मांग केवल कंज्यूमर उपभोक्ता कैटेगरी में नहीं है कि हम लोगों को केवल 24 घंटे बिजली चाहिए, इसमें नहीं है। इसके अंदर हमें कृषि क्षेत्र के लिए भी बिजली चाहिए। उद्योगों में इंडिया की स्थिति ये है कि अभी औद्योगिकरण वही नहीं है हमारे यहाँ ढंग से, है ना? विकसित देशों ने 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण कर लिए, हम लोग अभी औद्योगिकरण के फर्स्ट दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पास औद्योगिकरण जैसी चीज आई नहीं है। हमने सबसे पहले जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब हमने कृषि को प्रमोट किया। कृषि के बाद में हम लोग डायरेक्ट सर्विस सेक्टर पे आ गए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप ही नहीं हो पाया। अब अगर आपको इसको डेवलप करना है इन उद्योगों को, तो उद्योगों को 24 घंटे बिजली देनी पड़ेगी। कृषि क्षेत्र में अगर आपको और ज्यादा तरक्की करनी है तो आपको किसानों को बिजली देनी पड़ेगी। अब आप चाहे मुफ्त दो, पैसे में दो, वो एक अलग बात है, लेकिन बिजली तो लगेगी। तो इन सबकी जो बिजली की मांगे हैं वो कहां से पूरी होगी? और फिर उसके बाद हम जैसे लोगों की जो शहरों में बैठे हैं, हमें भी 24 घंटे चाहिए, क्योंकि पैसे तो देते ही है ना बिजली का बिल। तो क्यों ना मिले हमें? ये हमारी मांगे हैं हम सबकी। लेकिन सरकार के पास में हालत टाइट है। सरकार के पास में अब दो संसाधन है, आप बोलते हो, एक गैर परंपरागत और एक परंपरागत। अब ये परंपरागत के सारे संसाधन हमने पढ़ लिए। अब इन सारों को भी आप मिला दो तो भी बेसिकली इंडिया की 60 to 70% नीड पूरी कर रहे हैं, बस 60 to 70%। अभी मैं एक्चुअल डाटा लिखा दूंगा आपको, तब क्लियर हो जाएगा कि मांग कितनी है और आपूर्ति कितनी है। 60 to 70% नीड फुलफिल कर पा रहे हैं, केवल इतनी नीड। तो आप कहोगे सर फिर चल क्या रहा है इतना?
तो आप देखो इतना, और ये तो जैसा इन्होंने बोला अभी खुद इन्होंने बोला कि सब जो गैर परंपरागत है ना, जिनको आप नवीकरणीय भी बोलते हो, ये तो अभी बेचारे रिसर्च फॉर्म में चल रहे हैं, है ना, तो इनकी स्थिति तो आपको पता होगी, इनसे कितना मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 या 15% नीड पूरी कर पाते होंगे। तो अगर दोनों को भी मिला दो तो 70-75% के आसपास में हमारी जरूरतें पूरी हो पाती है हमारी खुद की एनर्जी से, तब जाकर 25-30% और कभी कभी पीक आवर में ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इस आपूर्ति के लिए विदेशों से या विदेशी ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। अब इसमें आप लोग बोलते हो फिर विदेशों से जब ऊर्जा का आयात करते हो तो इसको आप लोग बोलते हो ऊर्जा का संकट। क्यों? क्योंकि आपकी घरेलू जितनी मांग थी और आपकी घरेलू जितनी आपूर्ति हो सकती थी उसके बीच में एक संतुलन बिगड़ गया। आपके घरेलू जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी उपभोक्ता थे, इनको 100% चाहिए था, आपने 60% डिलीवर किया, बीच में 40% का गैप आ गया। अब इस गैप को फुलफिल करने के लिए, इस मार्जिन को फुलफिल करने के लिए आप क्या कर रहे हो, अलग अलग देशों से अलग अलग रूप में ऊर्जा को ले रहे हो, उनके साथ टाई अप कर रहे हो। जैसे आप गल्फ कंट्रियों से क्या करते हो, ये जो गल्फ की कंट्रियां हैं, कुवैत मुवैत अम्मान मम्मान और ये सऊदी वगैरह, इससे आप गैस लेते हो, आप पेट्रोल लेते हो कि नहीं लेते, गैस और पेट्रोल। अब एक सिंपल बात कर रहा हूँ, ये जो गैस है आपने भी देखा होगा, ये गैस जो है ये एलएनजी के रूप में आती है हमेशा, है ना, गैस एलएनजी के रूप में आती है ना, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहलाती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये एलएनजी के रूप में आती है टैंकों में भरकर, कहां से, गल्फ से पाइपलाइन बिछी हुई या फिर उसके थ्रू टैंकरों में भर के, और फिर यहाँ आने के बाद में इसको तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद में उसे एलपीजी बनाया जाता है, उसे पीएनजी बनाया जाता है, उसे सीएनजी बनाया जाता है। ये अलग अलग ये प्रोसेस हमारे यहाँ होती है। लेकिन जब ये गैस वहां से निकलती है, जैसे आप बोलते हो कि हम लोग गैस ले रहे हैं आरामको की कंपनी सऊदी अरब, या पेट्रोल ले रहे हैं वहां से, तो आप देखो कि जनरली अगर बात करूं तो ये इस पर तो मैंने एक बहुत लंबी डिस्कस की थी, क्योंकि एलएनजी की पूरी सिक्योरिटी मेरे एक फ्रेंड ही संभालते हैं ओएनजीसी के थ्रू, इसमें कांडला और गुजरात का जो अहमदाबाद का पोर्ट है उसके पास की बात है। ये एलएनजी का जो पूरा प्रोसेस होता है हमारे यहाँ पे जो गैल कंपनियां हैं, गैल है ये गवर्नमेंट पीएसयूज है, और इसके अलावा ओएनजीसी भी यही काम करती है। ये लोग गल्फ से एलएनजी के रूप में गैस को मंगवाते हैं, क्योंकि हमारे पास में भी गैस की उतनी सफिशिएंट क्या कहते हैं वो नहीं है कि हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएं। तो ऐसी स्थिति में हमने मंगाया, और मंगाने के बाद में जिसको जैसी जैसी जरूरत है, उद्योगों के लिए सीएनजी की जरूरत है तो उद्योगों को भेज दिया, गाड़ियां इसी से चलती हैं, है ना। फिर इसके बाद में खाने पीने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, और फिर इसकी जरूरत पड़ती है, तो जैसी जैसी जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से मंगाते हैं। पेट्रोल तो आप देखो मंगा ही रहे हैं, डीजल हम मंगा ही रहे हैं, ये सब तो कर ही रहे हैं ना। इसके अलावा आप देखो ये तो हमने कर ही दिया, इसके अलावा आज के समय में हमारे पास में नवीकरणीय संसाधनों की अगर हम बात करें, इसके अलावा नवीकरणीय संसाधनों की बात करें तो आप देखो कि आज वर्तमान में भी हमारे पास में हर जगह पर आपने पूरी नवीकरणीय संसाधन पढ़े होंगे, आपने सौर ऊर्जा पढ़ा होगा, आपने बायोमास पढ़ा होगा, आपने पवन ऊर्जा पढ़ा होगा, आपने हाइड्रोजन ऊर्जा पढ़ा होगा, आपने हर जगह पे चुनौतियों के रूप में एक चुनौती जरूर लिखी होगी, और वो लिखी होगी तकनीकी का अभाव। तो इंडिया जैसे विकासशील देशों में आज भी इस तरीके की जब ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लगता है धन, तो वो भी हमारे पास होता नहीं है। तब हम कॉप जैसी बैठकों में जाते हैं, और कॉप जैसी बैठकों के अंतर्गत हम ये जो विकसित देश हैं इनसे बोलते हैं कि हमें तकनीकी सहयोग प्रदान करो या हमें फंडिंग करो। तो इसका मतलब ये कि ना हम नवीकरणीय संसाधनों में अपने लोगों की जरूरत पूरी कर पा रहे हैं उतनी जितनी है रिक्वायरमेंट, ना ही हमारे पास में ट्रेडिशनल पार्ट है। मैंने अभी पहले भी कल आपको उदाहरण दिया था, अभी पिछले क्या कहते हैं कुछ समय की बात है, कोयला खत्म हो गया था देश में, है ना, तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि ब्लैकआउट ना हो जाए, अलग अलग जगह पे 6 घंटे कटौती होने लगी थी शहरों में। तब जाके क्या कहते हैं पावर प्लांटों में, थर्मल प्लांटों में ये कोयले की आपूर्ति की गई। तो आपको कोयला कम कैसे हो गया कि देश में कोयला नहीं था, देश का पूरा कोयला भी आप यूज कर लो तो भी उतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही। हम लोग अलग अलग जगहों से कोयला भी खरीदते हैं, इंडोनेशिया से भी कोयला लेते हैं, और फिर अलग अलग देशों से कोयला भी खरीदते हैं हम लोग। तो आप ये सोचो कि हम कोयला भी खरीद रहे हैं, पेट्रोल भी ले रहे हैं, सब कुछ हमारे पास में होने के बाद भी कोयला भी ले रहे हैं, पेट्रोल भी ले रहे हैं, गैस तो हम ले ही ले रहे हैं। डेली पेपरों में पढ़ लो आपको पता चल जाएगा कि एलएनजी किस रूप में आ रही है। तो बेसिकली ये तो आ ही रही है, और साथ में ये मोदी जी जगह जगह घूम के जब टाई अप बना रहे हैं कि इंटर सोलर अलायंस बना लो, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना लो, कभी ग्लोबल फ्यूल का पार्ट बना लो, है ना, ये भी बना लो वो भी कर लो। तो इसका मतलब क्या है कि हर जगह पर हम चाहते हैं कि दूसरे के साथ में मिलकर काम करें, क्योंकि सीरियसली हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है, और डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग उतना सप्लाई कर ही नहीं पा रहे, और डिमांड और सप्लाई का जो बीच का गैप है ये बेसिकली क्या कर रहा है, इंडिया में ऊर्जा को क्राइसिस में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस क्राइसिस में ये क्राइसिस सबसे ज्यादा ये क्राइसिस जो हो रहा है ना, ये जो गैप है, ये गैप ही बेसिकली संकट है। और ये संकट क्यों है? ये संकट इसलिए है कि ये आर्थिक विकास को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। आर्थिक विकास मतलब क्या? भारत की अर्थव्यवस्था की विकास नहीं हो पाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिलर तो ये है ना। आप कृषि में अगर किसानों को मना कर दो, आप सिंपल मना कर दो कि नहीं भैया 4 घंटे बिजली देंगे, तो वो पानी नहीं चलाएगा, उसकी पूरी फसल बेकार हो जाएगी। आपकी मजबूरी है कि आप किसानों को बिजली तो देते हो 24 घंटे, और उसमें भी ये बोलते हो कि 50% कटौती पे देंगे, तब जाके आप ये खाने पीने की स्थिति में ऐसे हो कि आपको फूड सिक्योरिटी में कभी सोचना नहीं पड़ता। नहीं तो फूड सिक्योरिटी में भी इनसिक्योरिटी के लाले पड़ जाएंगे आपको, अगर आप लोग उनको किसानों को ये बोलते हो कि बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप बोल देते हो अभी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो जाता है कभी कभी बिजली चली गई, और घर वालों की तो आप पार्टी लेते हो, उनसे वो बेचारे क्या करेंगे, वो बिजली घर के सामने बैठ के धरना भी देते तो पीट पाट के भगा देते हो। हम और आप जैसे लोगों की तो कटौती हो जाती है, तो उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो कटौती इसलिए हो रही है ना कि कहीं पे इनके पास में उतना पार्ट नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है, तो यहाँ पर ये आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। इसीलिए ये संकट सबसे ज्यादा बड़ा संकट है। और अब इस संकट के लिए ये लोग क्या सोचते हैं, इस संकट से निकलने के लिए ये लोग बोलते हैं कि कुछ नए तरीके निकाले जाएं। तो वो नए तरीकों में ये बात करते हैं, एक तो फ्लैट तरीका हो गया जिसमें ये बात करते हैं गैर नवीकरणीय संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा यूज करो, है ना, ये लोग बोलते हैं। पर अभी तो ये बात शुरुआत हुई है, 2, 5, 10 साल पहले तो ये बात शुरू हुई है। अब एक व्यक्ति जो पुराने लेवल से 70-80 साल से ये टेंडेंसी लेके चल रहा है कि मुझे कोयले से काम करना है, पेट्रोल से काम करना है, अभी भी मैक्सिमम पेट्रोल और डीजल की गाड़ी चल रही है, क्या अगले 5-10 साल में आप आदमी की मेंटालिटी चेंज करके उसको डायरेक्ट हाइड्रोजन की गाड़ी दिला दोगे? क्या उसे डायरेक्ट आप क्या कहते हैं ये वाली गाड़ी दिला दोगे, सोलर वाली पूरी? उसका माइंड सेटअप होने में टाइम लगेगा। दूसरी बात ये कि एक आदमी ने 8, 10, 12, 15 लाख की फोर व्हीलर पे इन्वेस्ट कर दिया, है ना, अब आपने टेक्नोलॉजी बदल दी 3 साल में, तो क्या वो गाड़ी बदल दी 3 साल में? एक आदमी एक जिंदगी में एक ही बार गाड़ी खरीदता है, गाड़ी हुआ, बड़ी बड़ी चीजें हुई, एसी हुआ, फ्रिज हुआ, ये आदमी की वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। अब जिनके पास में हाई फाई पैसा नहीं है वो रोज रोज थोड़ी ना बदलेंगे इनको, यार फ्रिज पसंद नहीं आ रहा इसको बदल दो, एसी की शक्ल अच्छी नहीं लग रही इसको बदल दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो आगे वो आगे जो ड्यूरेबल गुड्स होती है ना, तो इन्हीं को तो बोलते हैं। उन्होंने एक बार यूज किया था, एक बार कि सफेद गुड्स क्या होते हैं, व्हाइट गुड्स पूछा था ना, यही तो है सब व्हाइट गुड्स। तो एक बार आपने स्पेंड किया, अपना पैसा स्पेंड किया, और उसके बाद लाइफ टाइम आप यूज कर रहे हो। एक आदमी एक फोर व्हीलर जिंदगी निकाल देता है, फिर उसके बच्चे खरीदते हैं नेक्स्ट फोर व्हीलर। अगर उसकी घर की स्थिति ऐसी है, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, है ना, तब ऐसी स्थिति में आप उससे बोलो टेक्नोलॉजी बदल गई, आपकी गाड़ी पर्यावरण प्रदूषण कर रही है, इसको बेच दो और इसको बेच के ये वाली ले लो, तो वो कहेगा यार निकल जाओ तो ये अच्छा है, नहीं तो उसका मूड खराब हुआ तो फिर वो दूसरे तरीके से भी बात कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर सिंपल बात करें तो यहाँ पर जो संकट की बात चल रही है, ये संकट बेसिकली क्या है? ये संकट है आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला संकट। अब ये लोग बात करते हैं कि गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है आपके पास में अभी, या फिर उस पर काम नहीं हो पा रहा, तो आप दूसरे तरीकों से काम करो। तो जब हम इस पे बात करेंगे लास्ट में कि संकट से कैसे निपटा जा सकता है, क्या नए तरीके हो सकते हैं, तो ये तो बट ऑब्वियसली एकदम सिंपल बात है, सही है। और ये भी तो आपके सिलेबस में लिखा है, ऊर्जा संकट और गैर नवीकरणीय संसाधन, मतलब निपटेंगे हम तो उनसे किस तरह निपटेंगे जो नवीकरणीय, सॉरी गैर परंपरागत, जिनको आप नवीकरणीय बोलते हो। निपटना का एक पार्ट तो
तो इससे क्या होगा, यही होगा जिसको आप नवीकरणीय बोलते हो। पर इसके अलावा भी कुछ और तरीके हैं ये, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी देश को इंप्रूव करने में, क्योंकि ना फिर वही समस्या है कि हम लोगों ने अभी आज से 3 से 4 साल पहले एलईडी का यूज शुरू किया है, हर घर में आप एलईडी मिलने लगी ना, हर घर में आप लोग, क्यों? क्योंकि एक्सेसिबल फ्री हो गया आपको, अब वही 50-60 में आपका आ जाता है, नहीं तो इससे पहले वो 10 रुपए का बल्ब आता था वो पीले कलर का, है ना? तो वो कैसा फील देता था, एक थोड़ा सा मतलब टच देता था, और उसका रोशनी भी थोड़ा वैसा था, और उसका फिलामेंट टूट जाए तो फिर आपको लगता था गया। तो अभी क्या है ना, जो एलईडी आना शुरू हुए हैं आपके, ये उजाला जैसी स्कीमों से आना शुरू हुए, तो उजाला के अंतर्गत बेसिकली क्या था, विकसित देशों ने आपको फंडिंग दी और उसके बाद में अब ये इजीली आपके पास में हो गया, तो ऐसी चीजें आ जाएंगी, और भी है बहुत सारी जो आगे आ जाएंगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 5 साल 10 साल। तो इस बीच में क्या करें, हम अपना आर्थिक विकास रोक दें, आर्थिक विकास को कंटिन्यू चलाना ही चलाना है, क्यों? इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना है, उद्योगों का विकास करना है, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्रामों को इंप्रूव करना है, तब आप क्या करें, तब ये बोलते हैं कि प्रोग्राम आगे बढ़ाते रहो, साथ साथ में क्या है उसके उसमें काम करता है ये विदेशी आया, क्या इसीलिए हम लोग विदेशों के साथ में टाई अप करते हैं, इसीलिए मोदी जी घूम घूम के सब देशों के साथ में अपनी स्थिति मजबूत करते हैं कि कहीं से टाई अप ना बिगड़ जाए। अब जैसे पहले हम लोग पेट्रोल और डीजल किसी दूसरे देश से लेते थे, लेकिन ये आपस में लड़ बैठे और लड़ने इनकी लड़ाई के चक्कर में हमें चीजें महंगी मिलने लगी, क्यों? अमेरिका ने वहां से उनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, तब हमें मजबूरी में हमें रूस से लेना पड़ा। तो आप लड़ो मरो, हमें क्या करना, हमारी समस्या तो खत्म ना हो, इसलिए हमने अपने आर्थिक विकास को निरंतर रखने के लिए रूस से लेना शुरू कर दिया कि हम रूस से लेंगे, और फिर रूस से हमें सस्ते रूप में मिलने लगा, तो फिर लोगों के मुंह फूलने लगे कि आप तो है ना क्या कहते हैं, लड़ाई में ध्यान ही नहीं देते। तो कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया था जयशंकर ने, है ना? कितना अच्छा स्टेटमेंट था उनका, क्या था? हाँ वेरी गुड, है ना? कि उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है यूरोप वालों को कि उनकी समस्या पूरे विश्व की समस्या है, जबकि जब हम पे समस्या आती है तो इन्होंने कभी हमारी समस्याओं को कभी भी एंटरटेन ही नहीं किया। उनको लगता है बाहर वालों की समस्या केवल उनकी समस्या है और हमारी समस्या सबकी समस्या है। तो हम क्यों इस तरीके से देखें, हम पे जब समस्या आएगी तो हम हमारे हिसाब से देखेंगे। अभी हमारे को क्या है, हमारी जो समस्या है वो है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत हमें क्या करना है, हमें जहां से सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे। रूस दे रहा है, हमने रूस से लिया तो पूरा का पूरा समय निकल गया इनका, ये यूक्रेन का, हमें पता ही नहीं चला क्या क्या चल रहा है बाहर। सिमिलरली इजराइल हमास में क्या चल रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% भी राजनीतिक पार्ट को छोड़ दो तो हमारे आर्थिक विकास पे 1% भी प्रभाव नहीं। हमारा आर्थिक विकास उसी हिसाब से चल रहा है, हमारी शेयर मार्केट में कुछ नहीं हुआ, हमारी इंडस्ट्रियां उसी तरीके से मूव कर रही है, हमारा कृषि सेक्टर उसी तरीके से मूव कर रहा है, जस्ट बिकॉज़ इसलिए क्योंकि हमें ऊर्जा का कंटिन्यू आयात मिल रहा है अलग अलग देशों से उसी रूप में। आप देखो, अगर अगर थोड़ा सा सोचो दिमाग से लगा के, अगर इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो गई, इतना सब कुछ हो गया, इतना होने के बाद आपके पेट्रोल के दाम आज 150 हो जाने चाहिए थे, बीच में नहीं हुए थे? 150 हो जाना चाहिए था आपका, 200 हो जाने चाहिए थे, है ना? पर अभी भी वही बेयर मिनिमम 104 105 106 चल रहा है आपका पेट्रोल डीजल जो भी है। तो इसका मतलब ये है कि आप विदेशों से काम कर रहे हो, विदेशों से चीजों को ले रहे हो, लेकिन विदेशों से चीजें लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगी, है ना? तो इस विदेशी जो आयात है, इस आयात की निर्भरता को कम करना और अपनी खुद की जरूरतों को, अपनी मांगों को, अपनी आपूर्ति के साथ में तालमेल बिठाने पर ये ऊर्जा संकट धीरे धीरे खत्म होगा। जब इंडिया ऐसा कर लेगा तो ये ऊर्जा संकट अपने आप खत्म हो जाएगा। संकट कुछ भी नहीं है, संकट सिर्फ ये है, मांग और आपूर्ति के बीच में एक डिसबैलेंस है, और इस डिसबैलेंस को, इस असंतुलन को संतुलन में कन्वर्ट करना है, बस, और कुछ भी नहीं, है ना? ठीक है क्या? तो लिख लें थोड़ा सा लिख लो आप इसको, आपको समझ में आ जाएगा। वो सब तो नहीं लिखना था, वो तो कल ही लिख लिया था। संकट शुरू करते हैं। ऊर्जा संकट आपका वो था मेंस का, और उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो लिखना ऊर्जा संकट में, ऊर्जा संकट से आशय, ऊर्जा संकट से आशय ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच, ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन से है। असंतुलन से है, ठीक है? भारत में वर्तमान में भारत में वर्तमान में ऊर्जा की मांग 243 गीगावाट है, जो कि 2030 तक 366 गीगावाट हो जाएगी, 366 गीगावाट हो जाएगी। मांग की अपेक्षा आपूर्ति 120 गीगावाट है, जिसमें वस्तुतः 50% का अंतराल दिखता है। अगला पॉइंट लिखना, भारत में रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, आवश्यकता। हाँ, भारत में ऊर्जा की यह आवश्यकता मांग के रूप में 6.5% प्रतिवर्ष के रूप में निरंतर बढ़ रही है, जिसकी पर्याप्त आपूर्ति ना हो पाने के कारण ऊर्जा संकट की स्थिति बन जाती है। अब अगली लाइन से लिखना, इस संकट के निम्न कारण है, इस संकट के या ऊर्जा संकट के निम्न कारण है। अब देखो यहां पर एक बात कि एक सिंपल बात चल रही थी ऊर्जा को लेकर। भारत में ऊर्जा की बात करें तो एक जगह मैंने आपको बोला एक मांग है, एक जगह मैंने आपको बोला आपूर्ति, फिर उसके बाद मैंने बोला कुछ है अंतराल, और उसके बाद एक जगह पे मैंने आपको बोला कि अब वर्तमान आवश्यकता।
इसकी क्या स्थिति है। तो देखो अब क्लियर इस बात को समझो कि ऊर्जा संकट वर्ड बेसिकली किस चीज को बता रहा है। ऊर्जा संकट वर्ड इस चीज को बता रहा है कि मैंने आपको बोला कि भैया हमें इतना इतना चाहिए, इतना चाहिए, और आप हमें कितना दे रहे हो, शायद इतना दे रहे हो, इतने कुछ लिखा था, ठीक है 120 दे रहे हो, है ना, इतना दे रहे हो, तो 12 दूनी 24, 50%, डिफरेंस कितना है, 50% का ऑलमोस्ट। हमारी जरूरत इतनी थी, आप हमें इतना दे रहे हो। अब इसके अलावा मतलब आप हमारी जरूरतों के बीच में अंतराल कितना, इतना। अब इस अंतराल को आप कैसे पूरा करो, आपकी हेडेक है। आप विदेशों से लो, आप इंटरनल और उसको कोयले को खोदो, जो भी करना है करो, वो बात अलग है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी, और जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ने चलो एक अलग बात है, पॉपुलेशन के अलावा जिस तरीके से हम उद्योगों का विकास कर रहे हैं, जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी ग्रूम कर रही है, हम लोग विकासशील से विकसित बनते जा रहे हैं, हमें और एनर्जी की जरूरत है। और हमारी एनर्जी का कंजम्पशन, जो उपभोग है, वो हर साल 6.5% प्रतिवर्ष की दर से निरंतर बढ़ रहा है। और ये 2020 से कंटिन्यू बढ़ रहा है, 2020 से निरंतर यही स्थिति चल रही है निरंतर। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आपको बिजली चाहिए, हर सेक्टर को बिजली चाहिए। एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, उसको भी बिजली चाहिए। उद्योग को उद्योग वाले कह रहे हैं कि हमारे उद्योग का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, 24 घंटे बिजली दो। सर्विस सेक्टर वाले कह रहे हैं हमें भी दो, सबको बिजली चाहिए। फिर उसके बाद गाड़ी चलाने वाले कह रहे हैं हमें पेट्रोल डीजल दो। हर किसी को बिजली, हर किसी को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा किसी भी रूप में चाहिए, और हर किसी को ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा कंटिन्यू डिमांड बढ़ रही है हमारी। जिस तरीके से बोलते हैं ना, मेहनत करने वाले की भूख बढ़ती है, कोई 2 रोटी खा रहा है, 3 4 5 6, है ना, तो वो तो उस पर डिपेंड करता है। सिमिलर हमारी ऊर्जा की भूख बढ़ रही है कंटिन्यू, और ये जो भूख बढ़ रही है ये इस हिसाब से निरंतर बढ़ रही है। क्या हम पूरी कर पाएंगे? तो यहाँ पर ये जो समस्या है, ये समस्या मैंने एक प्लेटफॉर्म में आपको 3-4 लाइन में बताई कि ये बेसिक समस्या है, और ये बेसिक समस्या कहलाती है ऊर्जा संकट। और इसके हैं बहुत सारे अलग अलग कारण। बात समझ में आई? ये जो मेन थीम है डाटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो। अब इसमें हमारे पास में जो निकल के आ रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट कारण है। उन कारणों पे बात करें तो पहला कारण लिखो, पारंपरिक। पहला कारण पारंपरिक स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता। क्या इसके बारे में कुछ बताना है? जिसको नहीं समझ में आता वो ब्रैकेट में लिख लेना, कोयला पेट्रोल। पारंपरिक स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, ऊर्जा के विदेशी आयात से, ऊर्जा के विदेशी आयात से चालू खाते में घाटे की स्थिति। चालू खाते में घाटे की स्थिति, ये देखो इधर, ये कैट की स्थिति को जन्म दे रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट। ये जो है ना, सबसे ज्यादा इंडिया के साथ में जो दिक्कत आ रही है बीओपी को लेकर, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों बार-बार, बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखकर बढ़ाओ। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं दिक्कत, पता है क्या देता है? करंट अकाउंट। अभी करंट अकाउंट में, अब करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में रहता है। हालांकि हर देशों का रहता है, लेकिन इंडिया की हालत और ज्यादा टूट जाती है। और ये करंट अकाउंट में जो डेफिसिट डी वर्ड है ना, ये डेफिसिट घाटे को बता रहा है। और इस घाटे में मेजर पोर्शन घाटे का इसलिए हो रहा है क्योंकि हम विदेशों से ऊर्जा का आयात कर रहे हैं। और जब किसी आप आयात करोगे तो पैसे नहीं दोगे, पैसे देके तो करोगे ना, कितने अच्छे टर्म्स हो। अब पैसे जब आप देते हो तो आपका फॉरेक्स कम होता है, पैसे जाते हैं तब आपके घाटे की स्थिति आती है। तो चालू खाता घाटा सबसे ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि विदेशों से ऊर्जा का आयात कर रहे हैं। हर जगह से हम किसी न किसी रूप में ऊर्जा को आयात करते हैं, ये सबसे बड़ा संकट है ना। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि किसी दिन विदेशों ने हमसे बोल दिया कि नहीं देना, या फिर मान के चलो उन्होंने ये बोल दिया। अब वो तो ये है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो सारे डायमेंशनों में अपने दोस्ती दोस्त रखता है। कहीं पे ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई ऐसा इंडियन सिटीजन हो जो किसी देश में फंस जाए और वहां पर उसको है ना गलत ट्रीटमेंट मिला हो। किसी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी आप देख लेना, इंडियन को कैसी भी मुसीबत में हो, आप वहां का देश ये समझेगा आप इंडियन हो तो वो उसको निकाल के दे देगा। जबकि दूसरे देशों की हालत में ऐसा नहीं होता। अधिकतर केसों में मैक्सिमम देशों में लड़ाइयां चलती है, पाकिस्तान वालों को तो कभी ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं है। बाकी और भी देशों को उठा के देखो तो यूरोपियन वगैरह रशिया में फंस जाए तो उतना बुरी तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। अमेरिकन रशिया में ट्रीट नहीं किए जाते। हम चाहे अमेरिका में हो, रशिया में हो, यूरोप में हो, अफ्रीका में हो, कहीं भी हो, इंडियन को ना इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है ऑलमोस्ट सब जगह। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास में चारों ओर दोस्ती दोस्त है। तो यहाँ लड़ाई शुरू होती है तो वहां से सस्ता खरीद लेते हैं, वहां होती है तो वहां से सस्ता। लेकिन कभी ऐसी स्थिति हो गई कि विश्व युद्ध शुरू हो गया, तब हमें किसी ने, सबने मना कर दिया कि नहीं भैया हमारे पास में हमारी खुद की जरूरत है, हम पहले अपना काम करेंगे, तब इंडिया उस समय लट जाएगा, है ना। तब सब लोग मना कर देंगे। तब फिर क्या ना, आप पैसे भी दोगे ना तब भी आदमी आपको सामान नहीं देगा क्योंकि उसकी खुद की नीड होगी। तो ऐसी स्थिति को आप फिर उस समय कितनी गंभीर होगी वो सोचो, क्योंकि आपका सारा बना बनाया काम एकदम ठप हो जाएगा। फिर आप देश के नागरिकों से बोलोगे कि 6 घंटे बिजली में जियो, बस रात में देंगे, दिन में तो आप ऐसे रहो। तो वो और ज्यादा ऊर्जा संकट बनेगा। जो अभी बन रहा है ना उससे ज्यादा बनेगा उस समय। तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग अभी से काम करते हैं। इसलिए हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, चालू खाता घाटा सबसे ज्यादा घाटे में जाता है। आगे लिखो तीसरा नंबर का पॉइंट, ये वाली बात समझ में आ गई होगी आई होप। हाँ, तीसरा लिखो, तकनीकीगत कुशलता का अभाव। अब इसको क्या समझते हो? तकनीकीगत कुशलता का अभाव क्या हो गया? छूट गया क्या? आप धीरे लिखते हो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। तकनीकीगत कुशलता का अभाव, इसमें क्या समझते हो आप? हाँ, तो टेक्नोलॉजी जो ये बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, तो मतलब पता है क्या, स्वच्छ एनर्जी के अंदर आज भी हम लोग बात करें कि हमें क्लीन एनर्जी चाहिए। तो क्लीन एनर्जी में अभी वर्तमान में अगर बात करें हम लोग, जब हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो क्लीन एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ईवी गाड़ियां चल रही हैं। तो ईवी गाड़ियों में जो बेसिकली बैटरी लग रही है वो लिथियम आयन की बैटरी है। क्या आपका इंडिया अगले 4 साल के बाद में जो लड़के लड़कियां गाड़ी उठा रहे हैं ईवी की, लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस करने की स्थिति में है? आपके पास में आज के समय में लिथियम के सोर्सेज बहुत ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में आपके पास में टेक्नोलॉजिकल अभाव है। आप लोगों को ईवी गाड़ियां तो बेच रहे हो, लेकिन उसके बाद जब उनको बैटरी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा तो उन्हें चाइनीज बैटरी रखनी पड़ेगी, मेड इन चाइना वाली, है ना, क्योंकि चाइना ही वो बैटरी वहां से बना के देगा। तो क्योंकि आप पे अभी उतनी तकनीक डेवलप नहीं हो पाई, है ना। तो एक तो क्या आप परंपरागत संसाधनों पे ज्यादा चल रहे हो, वो आपका ऊर्जा क्राइसिस को जन्म दे रहा है। दूसरा आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, तकनीकी विकास जो है ना, वो भी बहुत स्लोली ग्रूम कर रहा है, एकदम धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। तो ऐसी स्थिति क्या है ना कि आगे चल के और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये बात जिनको नहीं समझ में आती है वो ब्रैकेट में लिख लेना। स्वच्छ ऊर्जा के अंदर लिथियम आयन बैटरियों का उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा के अंतर्गत लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन की सीमाएं। अब इसमें क्या होता है कि लोग बाग अपने अपने हिसाब से चाइना माल को खरीद लेते हैं। अब फिर आपको पता है, जब आपकी अभी तो बैटरियां सही चल रही हैं, 3-4 साल के बाद में जब ये डंप होंगी तब आप जाओगे और उस समय तक आप देखोगे तो सब लोग कहेंगे सर इसमें हम डाल देते हैं 3 वोल्टेज की बढ़िया वाली बैटरी और उतने में डल जाएगी। दूसरी दुकान पे जाओगे तो उतनी, आप लोग यार इतना वेरिएशन कैसे आ रहा है, वो इतना लगा रहा है, वो इतना लगा रहा है। सब अपने अपने हिसाब से रेट लगाएंगे और वो कभी कभी इतना हाईली आपके लिए रिस्की हो जाएगा कि हो सकता है कोई बैटरी एक्सप्लोड कर जाए, आपकी गाड़ी में आग लग जाए। आगे लिखें, नेक्स्ट तकनीकीगत कुशलता का अभाव लिख लिया। आगे लिखें, अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में जारी अनिश्चितता। अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में जारी अनिश्चितता, ये जो फ्लक्चुएशन चल रहा है ना, ये इंडिया को सबसे ज्यादा पिंच करता है, इतना दुख देता है। मतलब कि ये जो नाटकबाजी करती है, देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबको पता है कि तेल की सबसे बड़ी खान जो है आरामको है, सऊदी की।
है ना, सबसे बड़ी है आरामको। अब आरामको के बाद में आप देख लो तेल के कुएं दुबई में भी है, गल्फ कतर में भी है, ओमान में भी है, सब में इंडिया सब जगह से अलग अलग रूप में लेता है। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर किसी दिन गल्फ कंट्री किसी भी दिन प्राइस चेंज कर देती है, क्यों? क्योंकि वो लोग तो सोने में खेल रहे हैं, उनके तो टॉयलेट भी सोने के हैं। और हमारे यहाँ पे स्थिति ये है कि हमें उनसे तेल लेना है, क्योंकि हमारे पास में तेल के रिसोर्सेज कम है, उतने ज्यादा है नहीं, और मैक्सिमम तेल पेट्रोल लेने के लिए आप उन पर डिपेंड रहते हो, और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि अब हमने तेल और पेट्रोल पे सब्सिडाइज रेट करना बंद कर दिया। मोदी जी जब से आए, जब से हम लोगों ने ये ओपन मार्केट में कर दिया। अब ओपन मार्केट में चाहे उसको रिलायंस में अंबानी खरीदे या फिर कोई खरीदे, वो लोग क्या करते हैं, सीधे वहां से लिया और वहां का जो रेट है उस रेट को इंडिया में कन्वर्ट करके वही मार्केट में चलाते हैं। अगर वहां बढ़ा तो यहाँ बढ़ेगा, वहां कम हुआ तो यहाँ कम होगा, तो कम होता है तो हमें पता ही नहीं चलता। जनरली हम लोग बड़े 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 चार्ज देते जाते हैं। तो अभी कुछ समय पहले हम लोग पेट्रोल 150 में भी भरवाते थे, है ना, और अब हम लोग 106 107 पे आ गए। तो ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो तेलों को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन जाती है ना, ये ऊर्जा क्राइसिस को सबसे ज्यादा प्रमोट करती है, उसको जन्म देती है। कि आगे चल के हो सकता है आपके पास में आपके संसाधन नहीं है, तो वहां के मार्केट से आपका मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे डैमेज हो जाए। अंतरराष्ट्रीय बाजार का ये फ्लक्चुएशन रहता है, क्योंकि आपने तो ओपन मार्केट कर दिया ना, ग्लोबलाइजेशन के अंदर ओपन मार्केट में जो वहां का भाव है उस भाव पे आपको खरीदना है, उसी के बीच में। समझ में आया ये वाला पॉइंट? अगला लिखें, वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति। वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति। अब इसमें वो उदाहरण लिख लेना, सबसे अच्छे उदाहरण है आपके पास में रूस यूक्रेन वार और इजराइल और ये हमास, है ना। ये लोगों के चक्कर में ना हम पिस जाते हैं। अब राजनीतिक स्थिरता में क्या होता है कि जो राजनीतिक टर्म्स हम लोग बनाते हैं घूम घूम के, है ना, तो ये फिर ना इफेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि वो देश बोलते हैं कि यार हमारे यहाँ पे भी प्रॉब्लम चल रही है, हम नहीं दे पाएंगे। हर देश का अपना अपना इंडिपेंडेंट रहता है, स्वायत्त है, डोमिनेट है, वो अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाएंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी। अब उनको देना नहीं देना, अगर उनके घर में प्रॉब्लम चल रही है तो क्यों देंगे आपको, वो मना कर देते हैं कभी कभी। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्थिरता है ना, मान के चलो मोदी जी अभी किसी देश के पास गए और वहाँ के राष्ट्रपति या चीफ हेड से मिले, सब कुछ सही हो गया, और उसके बाद वो जब वो वापस आए तो पता चला उस देश में तख्ता पलट हो गया और सैनिक शासन हो गया। या फिर मान के चलो कोई दूसरा ऐसा हेड हो गया जो हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, तब उस केस में फिर आप दोबारा जाओ दूसरा टूल लगाने, फिर उसको समझाओ, फिर उसे कन्विंस करो। मॉलदीप में हुआ ना, है ना, मॉलदीप में सब कुछ सही चल रहा था, पर वो दूसरी मेंटलिटी का व्यक्ति आ गया, वो थोड़ा सा चाइना से इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने इंडियंस को भी बाहर निकाल दिया और कहने लगे ये अपने तान तंबूरे भी उठाओ और निकलो यहाँ से। सब जहाज महाज हमारे जितने हमने गिफ्ट में किए थे, हमने ड्रोन गिफ्ट किए थे, वो सब उन्होंने कहा कि वापस ले जाओ, एक टाइम दे दिया। तो फिर इंडियन को जब ये बात पता चली तो फिर हमने घूमने फिरने जाना भी बंद कर दिया था उनके यहाँ, है ना। तो उनकी इकोनॉमी वैसे पूरी पूरी डंप हो गई थी, क्योंकि अब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देख लो मैक्सिमम आपको इंडियन ही मिलेंगे हर जगह, किसी ना किसी रूप में, कहीं बिजनेस में मिल जाएंगे, कहीं पे जॉब में मिल जाएंगे, या टूरिस्ट में मिल जाएंगे, टूरिज्म में। तो इंडियन का तो मार्केट हर जगह है। इंडिया से दुश्मनी का मतलब है फिर उसका हर कुछ बेकार ही होना। पूरी इकोनॉमी डंप कर दी थी मॉलदीप की, फिर जैसे तैसे आप चल रहा होगा कुछ जो भी हो, लेकिन उस समय उसने बड़ा नाटक करके, राजनीतिक स्थिरता से नाटक करके, वो पूरे जितने बायलैटरल रिलेशन थे ना हमारे, वो पूरे बिगाड़ दिए थे। बड़ा पेपरों में चला, अभी 5-7 महीने पहले बड़ा पेपरों में चला कि मॉलदीप बेकार है, ये वो है। तो हमने तो अपना खुद का मॉलदीप बना दिया था, लक्षद्वीप, है ना। हमने कहा था यही है हमारा मॉलदीप, हम तो सब लोग यहीं घूम लेंगे, लोग वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये है वो मेन कारण जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, कि अगर आपसे 7 नंबर में कभी ऐसा क्वेश्चन लिखने को आता है, ये 7 मार्कर ही आएगा, ये कभी 10 मार्कर नहीं बनेगा। अगर ये 10 मार्कर बनता है तो इसमें आपसे इसके सुझाव भी पूछेंगे। अगर केवल सिंपल पूछते हैं कि भारत में ऊर्जा संकट के प्रमुख कारण क्या है, तब केवल सिंपल मतलब 7 नंबर में, है ना। तो ऊर्जा संकट के मेन कारण हमें इसको जिस तरीके से देखते हैं ये। अब हम लोग जब बात करते हैं कि ऊर्जा संकट के कारणों पे हम लोग इसमें क्या नया कर सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं, तो सुझाव क्या होंगे ऊर्जा संकट के समाधान की। क्योंकि देखो कोई भी चीज है ना, इन्होंने तो केवल सिलेबस में ऐसा लिख के दे दिया, बट ये बात मान लेना आप लोग कि ये आपसे इसका सॉल्यूशन जरूर पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने सिलेबस का जो पार्ट है ना उसमें क्लियर लिखा हुआ है ऊर्जा संकट और नवीकरणीय संसाधन। इसका मतलब नवीकरणीय संसाधनों से ये उसका हल आपसे चाहते हैं कि आप बताओ किस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो एक तो इसका आंसर सिंपल हो सकता है कि जब ये बोले आपसे कि ऊर्जा संकट के अंतर्गत नवीकरणीय संसाधनों की भूमिका को समझाइए, तब सबसे पहले तो एक पेज पे ऊर्जा संकट बताना और दूसरे पेज पे वो सारे नवीकरणीय संसाधन जो हमने लिखे थे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, हाइड्रोजन, भूतापीय ऊर्जा और सेल एनर्जी, समुद्रिक एनर्जी, तो छोटे 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 पॉइंटों में सारा। हालांकि वो अपने आप में बड़ा हो जाएगा पर आपको लिखना पड़ेगा उसको वैसे। लेकिन अगर सिंपल पूछता है कि ऊर्जा संकट क्या है, भारत में ऊर्जा संकट को आप किस तरह समझते हैं, ऊर्जा परिदृश्य क्या है, संकट का परिदृश्य क्या है, और भारत सरकार की इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को समझाइए। भारत के केस में पढ़ रहे हैं ना, तब यहाँ पे थोड़ा सा आंसर डिफरेंट होगा, तब आपको नवीकरणीय संसाधन पे कम वेटेज देना है और भारत सरकार की जितनी अप्रोच है, भारत सरकार जितनी अप्रोच को लेकर चल रही है उन अप्रोचों पे बात करना है। तो यहाँ पर जब मैं ऊर्जा संकट की समाधान की बात करते हैं कि ऊर्जा संकट का समाधान किस तरीके से निकल सकता है, तब यहाँ पर हमें क्या बात करना है कि सरकार के प्रयास, भारत सरकार के प्रयास। और जब हम लोग भारत सरकार के प्रयासों की बात करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखें इधर, तब हम लोग बात करेंगे भारत सरकार के कुछ संस्थागत प्रयास। पहले देख लें कि सरकार ने कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए होंगे, तो वो उनके संस्थागत प्रयास हो सकते हैं। देन उसके बाद में सरकार ने कुछ नीतियां बनाई होंगी इसको लेकर, तो वो नीतियों के संबंध में नीतिगत हो सकते हैं। या फिर सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई होंगी तो वो योजनागत हो सकते हैं। या फिर इसके बाद और क्या नया हो सकता है, कुछ अवसंरचनात्मक प्रयास किए होंगे, कि अवसंरचनात्मक मतलब ढांचागत प्रयास कोई किया हो। या फिर सरकार ने इसके अंतर्गत ऊर्जा संकट से निपटने के लिए देश में कोई किसी तरीके के अंतरराष्ट्रीय सहयोग या अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए हो। तो इतनी वैरायटी आपके पास निकल कर आती है। जब आप इस तरीके के आंसर को अटेम्प्ट करते हो तो सामने वाले को पहले ही बता दो कि हम इतनी चीजें बताने जा रहे हैं एक ग्राफ के थ्रू, तो लास्ट में अगर कुछ चीज लिखना छूट भी जाएगा तो वो समझ जाएगा कि आपको पता था बट टाइम नहीं मिल पाया इसलिए आप लिख नहीं पाए, है ना। इतनी चीजें हमारे पास है अलग अलग, जिसमें हम बता सकते हैं कि सरकार ऊर्जा संकट से निपटने के लिए इतने डिफरेंट डायमेंशन पर आज के वर्तमान समय में इंडिया में काम कर रहा है, अलग अलग लेवल पर। उसमें हमारे पास ठोस एकदम ठोस पॉइंट होंगे। अभी हमारे पास में ऊर्जा भारत की ऊर्जा नीति है 2017 जो लेकर आए हम लोग, फिर ऊर्जा में ऊर्जा संशोधन बिल, विद्युत बिल लेकर आए अभी रिसेंट वाला। पहले तो एक 2001 में लाए थे लेकिन उसको भी संशोधित किया। फिर आपने इसका नाम सुना होगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, बीईई बोलते हैं, जैसे ये यहाँ पे यूज होता है वो बीईई। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। अब ये क्या करता है, ये जनरल छोटे छोटे से वर्ड है और ये हर वर्ड अपने आप में 2 मार्कर है, हर वर्ड। अब ये कहां से निकल जाएगा और 2 मार्कर में आ जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन बाद में लगेगा। ये तो एनर्जी सेक्शन से पूछा गया था, 2 मार्कर में रख दिया, है ना, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। तब यहाँ पे क्या करना है आपको, वही सिंपल वही टेक्निक, स्थापना उद्देश्य बस, इतने में ईयर में स्थापना हुई, इसका उद्देश्य है बस। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जैसे आपको संस्थागत मिल जाएंगे, बहुत सारी डिफरेंट सरकार की नीतियां हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले तो वही है ऊर्जा नीति, भारत सरकार की ऊर्जा नीति जो 2017 में आई, और उसके बाद में फिर ये लोग एक एक्ट लेकर आए। एक्ट को क्या अधिनियम बोलते हैं, ये अधिनियम आया पहले 2001 में आया था और 2021 या 2021 में इसको संशोधित कर दिया। फिर योजनाओं की बात करते हैं तो योजनाएं तो आपके पास इतनी भरी पड़ी है कि शायद मैं ही कम बता पाऊंगा आपसे ज्यादा। उजाला, उज्ज्वला, सौभाग्य, है ना,
वो सारी की सारी, अब बताने का समय है यहाँ छोटे छोटे वर्डों में, उजाला, उज्ज्वला, और वो सौभाग्य, सौभाग्य हर घर बिजली योजना, है ना, ये उस तरीके के यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ ढांचागत प्रयास हो जाएंगे और अंतरराष्ट्रीय प्रयास। तो ऐसे ही क्वेश्चन टेकल होगा पूरा का पूरा। क्या बात समझ में आई? तो लिखे। तो इसमें जब आप यहाँ पे ये वाले प्रयास लिखेंगे, देखो वो तो मैं लिखा नहीं रहा, नवीकरणीय तो हम लोग कर ही चुके, इसमें मैं क्या नया दे पाऊंगा आपको, है ना। तो ये बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख लीजिए जो आपके काम आ जाएंगे। ऊर्जा संकट के भारत सरकार के प्रयास, या ऊर्जा संकट समाधान के भारत सरकार के प्रयास। अच्छा मुझे पहले बताओ ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? पहले तो यही बता दो एक बात, 2 नंबर की केवल, और डेट बताओ, 2 नंबर पाओ। पीएससी भी यही करता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस, कौन से दिन मनाया था? बाल दिवस याद है? हाँ वो तो याद हो गई आपको। हाँ 14 दिसंबर को मनता है ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, लिखो आगे। समाधान, समाधान में सबसे पहले लिखो संस्थागत प्रयास, संस्थागत प्रयास, इसको लिखा देता हूँ मैं आपको। संस्थागत प्रयासों में सबसे पहले लिखें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में बस 2 पॉइंट लिखना है। एक सबसे पहले लिखना है इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, स्थापना 2002। और उद्देश्य लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था के, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊर्जा आधिक्य को, ऊर्जा आधिक्य को कम करने के, कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, कम करने के साथ विकासशील, कम करने के साथ विकासशील नीतियों, नीतियों में सहायता करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊर्जा आधिक्य को कम करने के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ विकासशील नीतियों, लिखा था क्या, रणनीतियों लिखा था, विकासशील नीतियों में सहायता करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखो नीतिगत प्रयास। ये संस्थागत प्रयास में एक ही संस्था लिख लेना, यही काफी है। नेक्स्ट नीतिगत प्रयास में सबसे पहले लिखो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। अब ये जो 2001 में एक बिल आया था, एक एक्ट बना था, बिल आने के बाद में एक्ट बन गया था 2001 में, लेकिन अगर इसका न्यू वर्जन अगर आप उठा के देखो, बिल्कुल नया लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है, तो पहले ये 2 लाइन इसके लिए लिख लो, फिर इसका अमेंडमेंट वर्जन लिखाता हूँ। ये क्या है? तो ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख प्रावधानों में अगर बात करें तो अपनी, इसमें लिखो, इसके अंदर लिखो अपनी अधिकतम आवंटित ऊर्जा क्षमता से, अपनी अधिकतम आवंटित ऊर्जा क्षमता से कम खपत करने वाले, अपनी अधिकतम आवंटित ऊर्जा क्षमता से कम खपत करने वाले उद्योगों को, उद्योगों को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र देता है। सुनना, इस बात को समझना क्या है। आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक व्यापारी हो, आप कोई उद्योग चलाते हो, आप पूरे उद्योग में सुबह 10 बजे से अपने कारखाने को खोलते हो, रात के 8 बजे तक आपके कारखाने में काम चलता है। आपने एक अनुमान लगा लिया कि इसमें मेरी इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, आपको उतनी इलेक्ट्रिसिटी सरकार को आपसे चाहिए। सरकार ने आपको उतनी इलेक्ट्रिसिटी जब दी, तो उसमें सरकार ने आपसे ये बोल दिया बस कि यार देख लो, कुछ हो सके तो नवीकरणीय संसाधन भी यूज कर लो। ठीक है, अब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी उतनी दी, लेकिन आपने अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया कि उसमें नवीकरणीय संसाधनों का यूज कर लिया, कुछ कर लिया। तब ऐसी कंडीशन में जो आपकी 100% रिक्वायरमेंट थी, उसमें सरकार की 70% यूज करके 30 को आपने खुद से जनरेट करके कर लिया। तब सरकार कहेगी यार आपकी तो 100 थी, आपने 70 कर लिया, तब फिर आपको ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र देती है। प्रमाण पत्र मतलब आपने अच्छा काम किया, तो बचपन में प्रमाण पत्र मिलते थे ना, वो इसलिए तो मिलते थे कि आपने कुछ अच्छा किया होगा। तो प्रमाण पत्र जैसी चीजें देने का मतलब ये होता है कि आपको एप्रिशिएट करना पूरे मार्केट में। बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उन्हें बताना कि देखो ये भी उद्योगपति है, ये भी अपना धंधा कर रहे हैं, पर देखो कितनी कम ऊर्जा में कर रहे हैं और कितने अच्छे से कर रहे हैं, जिससे फिर क्या है आपको देखिए ये भी वही करें, ये भी वही करें, तो इस तरीके का एक माहौल बनाना। अब आप देखो कि सरकारी ऑफिस जो होते हैं, उन सरकारी ऑफिसों में बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में, हर बिल्डिंग में एसी लगे हुए हैं, है ना, और सुबह 10 बजे से जैसे ऑफिस खुलता है, गर्मी हो सर्दी हो, आदमी एसी चलाने बैठ जाता है ना, उसको कोई परवाह नहीं, उसको पता है सरकार का बिल आना है, सरकारी ऑफिस है तो इन जगहों पर बेसिकली क्या है, एक तो सबसे पहले जो बिल्डिंग है उनको ग्रीन बिल्डिंग बनाना, फिर उसके बाद में ये जितनी भी इक्विपमेंट चल रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं, इनमें ऊर्जा की खपत को कम करना, तो ऊर्जा को दक्ष बनाना। जब दक्ष बनेगी तब उसमें क्या होगा, उसमें बचत होगी, और जितनी बचत आप कर पाओगे ना, वही आगे चल के आपका जो गैप है ना उसे फिल करने का काम करेगी। अभी हम लोग ना, हमारी वो मेंटलिटी नहीं है। आप देखो कहीं पर भी देख लो, आप लोग सिंपल बात कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, मैं आज से 10 साल पहले पढ़ता था, तब भी ये स्थिति थी कि हम लोग किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते थे, उसके बाद सबसे लास्ट में जो बंदा निकलता था वो निकल के भी चला जाता था, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एसी चल रहा है, बल्ब जल रहा है, कुछ भी चल रहा है। अगर उसके सामने भी स्विच आ रहे हैं तो भी वो बंद नहीं करता, तो कहता मैंने तो फीस दे दी, मुझे क्या करना है ना। अब लाख रुपए हमसे फीस ले रहे हैं तो क्या ये बंद करेंगे हम लोग, है ना। तो जनरली उस समय भी सर बोलते थे, वो बोलते थे यार एक दो स्विच है, अगर आपको लग रहा है बंद करके आप निकल सकते हो, जा सकते हो, तो क्या बुरा है, वो इलेक्ट्रिसिटी उतनी तो बची जाती है। हालांकि सबके लिए रखे हुए हैं स्टाफ बॉय और जो भी अलग अलग वो रखे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो लोग भी ध्यान नहीं दे पाते और ये चीजें चलती रहती है ना। आपकी क्लास खत्म हो गई, क्लास खाली पड़ी है, उसके बाद भी एसी चल रहा है, लाइटें जल रही है, जलती जा रही है, जलती जा रही है, तो सामने वाला तो बिजली का बिल दे देगा, लेकिन उसने दिया, ये आया, उसमें से मैक्सिमम तो वेस्टेज ही चला गया। अगर ये उस समय टाइम भी बंद हो जाए तो जितना बचेगा, वो बचने वाला जो मार्जिन है वो काम आता है। तो ऐसे अगर सब लोग मार्जिन 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 निकाल के काम करेंगे ना, तो ऊर्जा में दक्षता हासिल होगी, और इसी दक्षता को कैलकुलेट करने का काम करता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जो 2002 में आया था। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने 2 मार्क में पूछा है, केवल सिंपल ये लिख दिया था ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। अब उसमें आपको ये लिखना था इसकी स्थापना और उद्देश्य। ठीक है, क्या लिखा था इसमें? अब इसका एडवांस वर्जन, अब जो अमेंडमेंट हुआ है वो लिखो, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। अब इसके अंदर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और ये अपने आप में खुद अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये अभी करंट है एकदम। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 क्या है? अब जनरली इसको बोलते हैं, अब ये शायद बन गया, उस समय विधेयक के रूप में आया था 2022 में, अब ये बन गया होगा एक्ट, इसी में संशोधन किया गया था, तो उसका विधेयक लेके आया था उस समय। इसमें संशोधन करना था तो पहले विधेयक आया, फिर पार्लियामेंट से पास हो गया होगा तो अधिनियम बन गया होगा। तो ये उस समय जब आया था तो विधेयक था। तो इसमें जो संशोधन किया है, उस संशोधन के अकॉर्डिंग इसमें एक बात लिखो, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। उसमें पहला पॉइंट है अक्षय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाना, अक्षय ऊर्जा का हिस्सा या अक्षय ऊर्जा की भागीदारी को बढ़ाना,
कार्बन बचत, पॉइंट नंबर 2, कार्बन बचत प्रमाण पत्र द्वारा स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रोत्साहित करना, प्रमाण पत्र द्वारा स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रोत्साहित करना। भैया आप लोग जो क्लासे ले रहे हो ना, अभी प्री के बाद में आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट टाइम आप यहाँ पे निकाल रहे हो, क्योंकि जिन लोगों की प्री निकल जाएगी ना, उन लोगों का मेंस में पता चलेगा, उन लोगों को जब कम टाइम मिलेगा, क्योंकि फिर आप लोग ना इतना नहीं बैठ पाओगे। मैंने आपसे पहले भी बोला कि हम लोग इतना नहीं बैठ पाएंगे ना, आप पे टाइम होगा ना हमारे पास टाइम होगा। वो लोग कहेंगे सर मेन से जल्दी करना है, तो हम भी इतना डिटेल में खुल के नहीं बता पाएंगे, कोई भी टीचर हो, क्योंकि डिटेल में खुलने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम चाहिए, और फिर आपके पास भी बैठने का उतना टाइम होना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है इसलिए आप बैठ पा रहे हो, है ना। जब पीटी हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास 2.5 से 3 महीना रहेगा मेंस के लिए, और सारी चीजों को कैलकुलेट करना आपके लिए इतना बर्डन हो जाएगा, आपको लगेगा जो जहाँ से जैसा मिल रहा है। फिर मैक्सिमम केस में आप नोट्स पर रिलाई करोगे, और नोट्स पढ़ने से कभी मेंस नहीं निकलता इतना, जब तक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं है। इसलिए आप लोग जो अपनी टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, ये आपको आगे चल के फायदा देगा। और जो लोग इस चक्कर में है कि नहीं अभी बैठ के पीटी वो पीटी निकाल लें, वो ठीक है, पीटी आपका भी निकल जाएगा, पर आगे चल के वो मेंस में फंस जाएंगे। वो उतना अच्छा आंसर शायद ना बन पाए जितना अंडरस्टैंडिंग बनता है। अगर नोट्स से सब काम कर देते तो विश्वास माने आप कि आपको भी पता है मैक्सिमम सब सारे नोट्स सबको मिल जाते हैं। आज जब एक स्टूडेंट अगर 6 महीने में तैयारी कर रहा है तो उसकी इतनी रीच बन जाती है कि वो हर नोट्स ले सकता है, और मार्केट में सब मिल ही जाता है यहाँ पे ना। तो नोट्स से काम नहीं बन पाता उतना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा लास्ट टाइम। आप किसी के भी नोट्स कुछ भी पढ़ के चले जाओगे और पेपर में कुछ भी लिखाओगे, बस कहने को एक आपका प्रेजेंस लग जाएगा कि मेंस दिया। अब आपके अंदर से फील होने लगता है वो मेंस देने वाले को कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। तो आपका टाइम तो यूज होगा, अच्छा है। खैर आप जो जितना टाइम लगा रहे हो, इसलिए हम लोग आराम से बात कर पा रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ ना, कुछ लोग हम लोग बातें करते हैं, ये अब फरवरी के बाद शायद इतना नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड रहता है ना। आपको लगता है सर मुद्दे पे आओ, काम करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आप खुद बोल दोगे टाइम ही नहीं रहेगा आपके इतना। बढ़ो, क्या लिखा था पॉइंट नंबर 3, संबंधित संस्थानों को सुदृढ़ बनाना, संबंधित संस्थानों को सुदृढ़ बनाना। इसका जो चौथा पॉइंट है वो है हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना। ठीक है, 3-4 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। कुल मिला के बस मेरा ये काम है कि आपको ये बता दूं कि देश के अंदर ऊर्जा संरक्षण को लेकर कोई एक विधेयक आया था 2001 में, और 2022 में एक एक्ट आया था, अधिनियम आया था, उसको 2022 में विधेयक के थ्रू इन्होंने ऐसा कर दिया। तो वर्तमान में ऊर्जा संरक्षण को लेकर भारत सरकार के प्रयासों में एक एक्ट भी है ना। तो वो एक्ट बेसिकली अपने आप में एक अधिनियम है, तो एक्ट बहुत बड़ी बात होती है। अब उसके बाद आओ ऊर्जा संरक्षण की, भारत की ऊर्जा संरक्षण नीति, है ना, ऊर्जा संरक्षण नीति, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको राष्ट्रीय ऊर्जा नीति भी बोलते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति कब आई थी? राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे हम, ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017, इसका उद्देश्य लिख लें पहले तो, और ये 2 मार्क भी हो सकता है अपने आप में। तो स्थापना लिखना और उद्देश्य लिखना, काम खत्म। उद्देश्य लिखना, अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 5 गुना बढ़ाकर 300 बिलियन यूनिट, 300 बिलियन यूनिट, और कोयले के उत्पादन को, 1.5 बिलियन टन तक बढ़ाकर आयात पर अंकुश लगाना। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब क्या, अब इसका मतलब ये कि आपकी वाली बात नहीं, वो जो आप बोल रहे थे एक को कम कर दो दूसरे को बढ़ा दो चीजें बैलेंस हो जाएंगी, नहीं वो कम नहीं होगा। वो जितना है हम जितना निकाल सकते हैं और निकालो और निकालो। मतलब हमारे यहाँ पे जीवाश्म ईंधन के जितने संसाधन है उसको मैक्सिमम एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि देश ना आर्थिक विकास में इतनी ज्यादा ऊर्जा की डिमांड कर रहा है कि हमें चाहिए तो अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाओ ना, और इंप्रूव करो। और यहाँ पर जो है इससे निर्भरता कम करने की अपने नवीकरणीय संसाधनों को बढ़ाओ, तो अपने नवीकरणीय संसाधनों को भी बढ़ाओ, और जो परंपरागत है उससे जितना निकाल रहे हैं उसको और एक्सप्लोर करो। तो ये बेसिकली इसकी जो टेक्निक है उसको लेकर चल रहा है उद्देश्य। अब इस उद्देश्य के अंदर इन्होंने छोटे छोटे गोल बनाए हैं। ये राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 के छोटे छोटे गोल हैं। इन गोलों को हम लोग बोलते हैं अल्पकालीन गोल, मध्यकालीन गोल और दीर्घकालीन गोल। तो एक एक दो पॉइंट उसमें लिख लो तो आपको क्लियर रहेगा कि क्या कहना चाहते हैं। अल्पकालीन या फिर अल्पावधि लक्ष्य बोलते हैं ना गोलों को। हाँ, तो अल्प, इसमें पहले सिंपल देखो, ऐसा करो कुछ, इधर देखो। अब जब हम इसके लक्ष्यों की बात कर रहे हैं कि भैया इसको लक्ष्य बनाने हैं, तो लक्ष्यों में आपने ऐसे कर लो, नहीं तो बस उसमें काम हो जाएगा। आपको यहाँ पे लिख लो अल्पकालीन, यहाँ पे मध्यावधि लक्ष्य, मध्यावधि में क्या क्या लेना है इन्हें, और एक हो जाएंगे दीर्घकालीन, ऐसा। तो आपको पता चल जाएगा राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। अगर जिसको पैराग्राफ भी इसमें लिखना है वो पैराग्राफ में लिख ले, ठीक है। अब इसमें लिखना पहले अल्पावधि अल्पकालीन लक्ष्यों के अंदर पहला लिखना उपलब्ध ऊर्जा क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करना। दूसरे नंबर पे लिखना ग्रामीण समुदायों में, सब अल्पावधि में चल रहा है अभी, सब इसी के अंदर पॉइंट बेस में चल रहा है। एक पॉइंट सबसे पहले जो आपने लिखा उपलब्ध ऊर्जा क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करना। दूसरे नंबर पे लिखना है ग्रामीण समुदायों में गैर परंपरागत स्रोतों का विकास, दो हो गए, दोनों बहुत हैं। आगे बढ़ो और लिखो मध्यावधि वाले में। मध्यावधि के अंतर्गत सबसे पहले लिखो तेल आयात की मात्रा सीमित करना। जो बाहर से हम लोग जो तेल आयात कर रहे हैं ना, तेल आयात की मात्रा को सीमित करना पहला होगा। पॉइंट नंबर 2 में आप लोग लिखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए अनुसंधान करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए अनुसंधान व विकास करना। और पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे इसी के अंदर जल विद्युत क्षमता विकास के उपाय करना, छूट गया, रिपीट करो। मध्यावधि लक्ष्य के अंदर चल रहे थे 3 पॉइंट लिखाए थे। सबसे पहले लिखाया था तेल आयात की मात्रा को सीमित करना, दूसरे नंबर पे था नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए अनुसंधान R&D करना, उसमें अनुसंधान एवं विकास करना। पॉइंट नंबर 3 में था जल विद्युत क्षमता के विकास के लिए कार्य करना, है ना, हाँ, विकास के उपाय करना। अब दीर्घावधि लक्ष्य, इसमें लिखें ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली संवर्धित करना। और पॉइंट नंबर 2 में लिखें उत्पादन परीक्षण
उत्पादन, परीक्षण, अंतिम उपभोग की पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का विकास। ठीक है, हर एक चीज अपने आप में टू मार्कर बन सकती है। सरकार का हर एक प्रयास अपने आप में टू मार्कर बन सकता है, थोड़ा सा अटेंटिव होकर काम करना है। ठीक है, ये सारे प्रयास आपके काम आएंगे, पर कोई भी प्रयास अपने आप में वो भी बन सकता है। तो दो बातें आपने यहाँ समझी। ठीक है, पहली बात जो यहाँ पे चल रही थी नीतियों के अंतर्गत, एक थी राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 और एक था अधिनियम। इसके अलावा और भी है इसमें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसी में नीतियों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो है सरकार की सौर एंड विंड नीति। सरकार की सौर एंड विंड नीति जो 2018 में आई थी, सौर एंड विंड नीति 2018। याद है आपको, हम लोगों ने विंड में लिखा था सौर एंड विंड नीति, जिसमें सोलर और विंड दोनों को हाइब्रिड करके, तो वही सौर एंड विंड हाइब्रिड नीति है। ये सौर एंड विंड हाइब्रिड नीति 2018, ये वही है। क्या हुआ पानी धोने? सौर एंड विंड हाइब्रिड नीति। अब ये पता है कि इसके भी पॉइंट लिखाऊं, है ना? वेरी गुड। अब आगे बढ़ो, और उसके बाद सौर एंड विंड के बाद नेक्स्ट देखो जैव ईंधन नीति 2018। इसी में नीतियों में चल रहा है सब। जैव ईंधन नीति 2018, जैव ईंधन नीति, ये बायोफ्यूल में लिखा था हमने, है ना? जैव ईंधन नीति 2018, इसके पॉइंट लिखाए थे क्या मैंने जैव ईंधन नीति के? वो देखो ना क्या हुआ, क्यों देखना, जैव ईंधन नीति 2018 के पॉइंट लिखाए थे क्या? जैव ईंधन नीति 2018, ये जब नवीकरणीय संसाधनों में हम लोग जैव ईंधन पढ़ रहे थे, बायोमास। और ये सौर एंड विंड हाइब्रिड, सौर एंड विंड हाइब्रिड नीति 2018 में आई थी भारत के अंदर, है ना? वेरी गुड। अब राष्ट्रीय जैव ईंधन में कुछ नहीं लिखाया था क्या? तो फटाफट से दो पॉइंट लिख लो, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018। तो ये तो सबको पता है कि 2018 बोल रहा हूं तो 2018 में आई होगी। अब इसका उद्देश्य लिख लो, यह नीति पेट्रोल के साथ, यह नीति पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए, मिश्रण के लिए इथेनॉल के उत्पादन हेतु अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है। अधिशेष खाद्यान्न के बस एक मिनट, उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है। अब बताओ क्या बात है, क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आया? बताता हूं, आगे बढ़ो। पहले इसी में, इस नीति में क्या हुआ बताओ, किसको दिक्कत है, क्या हो गया? तभी ठीक है, क्या प्रॉब्लम हुई? इस नीति में, ठीक हो, इस नीति में गन्ने का रस, इस नीति में गन्ने का रस, शुगर वाली वस्तुओं जैसे चुकंदर, स्वीट सोरगम, चुकंदर, स्वीट सोरगम, स्टार्च वाली वस्तुओं जैसे कॉर्न और अनुपयुक्त अनाज जैसे गेहूं, टूटे हुए चावल, अनुपयुक्त अनाज गेहूं, टूटे हुए चावल, सड़े हुए या बेकार आलू आदि के उपयोग की अनुमति दी जाती है। लिख लिया? अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये कोई नई बात नहीं है, इतना इसमें माहौल नहीं बनाना अननेसेसरी का। ये है क्या? जैव ईंधन हम लोगों ने उस समय पढ़ा था नवीकरणीय में। तो जैव ईंधन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जैव ईंधन में जो बेसिकली जैव ईंधन या बायोमास बनता है, वो किसका बनता है? बायोम का, और बायोम के बाई प्रोडक्ट का, चाहे वो कृषि से लिए जाए, चाहे मानव के अपशिष्टों से लिए जाए, या जीव जंतुओं के अपशिष्ट से लिए जाए। तो यहाँ पे वही बात चल रही है। आपको याद होगा हम लोगों ने इसकी जी पढ़ी थी, जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कृषि अपशिष्टों से लेंगे, फिर सेकंड जनरेशन गैर कृषि अपशिष्टों से लेंगे, थर्ड जनरेशन शैवाल के प्रोडक्ट से लेंगे, और फोर्थ जनरेशन जब इसकी आएगी, जब बायोफ्यूल बनाएंगे हम लोग, तब क्या करेंगे हम लोग? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉपों का यूज करना शुरू करेंगे। हमने 4 वेरिएशन पढ़े थे ना। तो यहाँ पर मैं उसके बाद आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी नीति इंडिया लेकर आया है जिसका नाम है जैव ईंधन नीति 2018। उसके कुछ प्रमुख उद्देश्य बस। तो यहाँ पर जब ये उद्देश्य पूरे प्राप्त कर लिए जाएंगे, तो आप बायोमास से भी एनर्जी जनरेट करोगे, और जब आपकी एनर्जी अच्छी जनरेट हो जाएगी, तो आपकी ऊर्जा संकट अपने आप खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग उन सब चीजों को ऊर्जा संकट के समाधान में तो रख रहे हैं। तो सरकारी तो ला रही है वो सारी नीतियां, चाहे वो सौर एंड विंड नीति लेकर आए, चाहे वो जैव ईंधन की नीति लेकर आए। तो सौर एंड विंड नीति भी 2018 में आई थी, और जैव ईंधन नीति भी 2018 में ही, दोनों साथ में। इसका क्या है, एक टेक्निक है इन लोगों ने जो बनाया है। बेसिकली क्या है कि देखो, अभी क्या है ना, सोलर का अलग प्लांट चल रहा है, इसका अलग। अभी क्या है, मैकेनिज्म में क्या है कि दोनों की ऊर्जा को सम्मिलित ऊर्जा के रूप में काउंट करके ये लोग डिसाइड करेंगे कि कितना प्रोडक्शन किसका ज्यादा हो रहा है। जैसे मैकेनिज्म तो दोनों का अलग अलग है। विंड एनर्जी टरबाइन घूमेगा, और एक बेयर मिनिमम जब हवा का फ्लो होगा उसके बाद में एनर्जी बनेगी, इसका अलग है। वही फोटोवोल्टिक और वही सीन, दोनों का जब इकट्ठा हो जाएगा, उस एनर्जी को एक जगह पे डंप करेंगे, और फिर डंप करने के बाद स्टोर करने के बाद में जहां जिसकी जितनी जरूरत होगी उसको यूज करेंगे। तो सौर एंड विंड में क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन दोनों से हो गया, उत्पादन हो गया। अब उस उत्पादन का यूज सरकार डिसाइड करेगी कि उसको कितना किस जगह पर यूज करना है। तो बेसिक पर्पस क्या है सौर एंड विंड का, कि अभी तक गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग दोनों पे अलग अलग काम किया जा रहा था। अब दोनों को एक क्षेत्र मानकर, क्योंकि दोनों ही नवीकरणीय संसाधन है ना, दोनों ही, और दोनों में ही इंडिया कंटिन्यूअस बूम कर रहा है, तो दोनों के लिए एक ही टेक्नोलॉजी बना दी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बना दी। अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में क्या है कि एक में जो संसाधन यूज हो रहे हैं, अब उन्होंने कोशिश की कि वही सेम उस पर लगा दो। दोनों प्लांट अलग अलग है, लेकिन एनर्जी का जो जनरेशन हो रहा है, एनर्जी का जो उत्पादन हो रहा है, वो उत्पादन का जो भी फायदा मिलेगा, वो फायदा गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी रूप में अलग अलग यूज कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए सुनना, आपने बोला प्लांट अलग है, वो अपना अलग जनरेट कर रहा है, ये अपना अलग कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी बेसिकली अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी क्या है, सिंपल अगर बात करें कि सोलर पैनल जो लगते हैं वो भी बैटरी से यूज होता है।
पवन ऊर्जा के अंदर जो विंड लगती है उसमें भी विंड जब घूमती है टरबाइन के थ्रू, तब बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक बनती है, काइनेटिक एनर्जी बैटरी के अंदर ही जाती है, बैटरी में स्टोरेज होती है। तो बेसिक इक्विपमेंट के रूप में इलेक्ट्रिकली अगर आप देखो तो बैटरी का यूज हो रहा है, तो चाहे इसकी बैटरी का यूज हो रहा है, चाहे इसकी बैटरी का यूज हो रहा है, बैटरी के अंदर जो टेक्निकल लग रही है, जो तकनीक यूज हो रही है, उन तकनीकों को एक सिमिलर बनाना और उसको बनाने के बाद में दोनों दोनों से जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन को म्यूचुअली लेके चलना, एक साथ लेके चलना, ये हाइब्रिड नीति का एक पर्पस है दोनों को। 2018 में ये टेक्निक आई थी, 2000 सॉरी नीति आई थी, टेक्निक नीति आई थी, तो ये दोनों नीतियां 2018 में आई हैं। ठीक है, आगे लिखो, वो एक और लिख लो लास्ट, वो हरित हाइड्रोजन मिशन, ये भी तो नीति है सरकार की, हरित हाइड्रोजन मिशन, हरित हाइड्रोजन मिशन, ये कब आया था, ये कब आया था, देखो कैसे कर रहे हो आप लोग, कल ही पढ़ाया है। हाँ तो लिख लो उसमें, बस बाकी सब तो लिख ही चुके इसके अंदर। 2022 में आया था, कल सारी बातें इसकी लिखाई थी, 5 MTTA है ना, और वो सारी बातें हो गई। अब जब ये नीतियां कंप्लीट हो गई, अब योजनाओं पे आ जाओ कि कुछ प्रमुख योजनाएं हैं सरकार की, है ना। तो ये उजाला कब आई थी, 15, ये आई थी 16, उज्ज्वला, है ना, उज्ज्वला, और ये आई थी 2017। बस 2-3 ही लिखा रहा हूँ केवल आपको, ऐसे तो आप चाहो तो बहुत सारी लिख सकते हो, बस 2-3 इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आप पे इतने जगह ही नहीं होगा लिखने को, ये आंसर ऑलरेडी बहुत बड़ा खिंचता जा रहा है। उजाला, उज्ज्वला, सौभाग्य 15, 16, 17, 2015, 2016, 2017, अब याद कर लो अपने अपने दिमाग में, वैसे तो सबको याद होगा। उजाला में एलईडी मिलते थे, हाँ, और उज्ज्वला में वो महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर देते थे, और सौभाग्य में बोला गया था हर घर बिजली पहुंच योजना, है ना, कि हर घर, कोई भी ऐसा घर ना छूटे जहाँ पे ग्रिड कनेक्शन ना दिया जाए, बिजली का कनेक्शन पहुंचना ही चाहिए, तो वो बात जो चल रही थी, इसको हर घर बिजली सेवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो योजना के प्रयास हो गए। अब इसके बाद में योजना के प्रयास के बाद में अवसंरचनात्मक या ढांचागत, अवसंरचनात्मक या ढांचागत प्रयास, इसमें लिख लें सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय, इसके अंदर लिखें राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन, इसके अंदर राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन, ये 2016 में आया था पहला। ठीक है, और दूसरा लिखें वन नेशन वन गैस ग्रिड, वन नेशन वन गैस ग्रिड, ये कब आया था, 2021, मोदी जी का। वन नेशन वन गैस ग्रिड, पूरे नेशन को आपके उस पर भेजूंगा इसका एक पिक्चर, पूरे भारत को एक गैस ग्रिड में कन्वर्ट कर देना। आपको याद है हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, नदी जोड़ो, है ना, तो मैंने आपको बताया था कश्मीर की कन्याकुमारी के वो सिंधु झेलम और है, वहां से लेकर कावेरी तक ऐसा लिंक बना देना कि सारी नदियां आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ जाए, है ना, तो कहीं पे एक्सेस वाटर है तो वहां पहुंच जाए, कहीं पे बाढ़ आ रही है तो सूखे में को ढक ले, सूखे वाली जगह ऐसा हो जाए, मतलब एक बैलेंस की स्थिति बन जाए, है ना। तो यही सेम प्लान मोदी जी ने बताया था कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में गैस का ग्रिड कनेक्शन बना दो, तो वन नेशन वन गैस ग्रिड कनेक्शन, तो पूरा, तो एक मैप है, एक चित्र है, वो मैं आपको उस पर भेज दूंगा, आपके पाइपलाइन का जो कनेक्शन चल रहा था वो वही था, है ना, पूरा गैस ग्रिड में कनेक्शन कर देना है पूरा का पूरा, जिससे क्या है ना, यहाँ पे गैस की कमी है तो वहाँ पर वो सीधा का सीधा सप्लाई पहुंच जाए। तो ये 2021 में लेकर आए थे। तो ये बेसिकली क्या है, ये वो ढांचागत प्रयास है, ये वो अवसंरचनात्मक प्रयास है जो देश के अंदर ऊर्जा में एक सिक्योरिटी का माहौल बनाएंगे, और ऊर्जा सुरक्षा जब बन जाएगी तो ऊर्जा संकट अपने आप खत्म होने लगेगा। तो ऊर्जा संकट को खत्म करने की दिशा में इस तरीके के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, अब अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में क्या, अच्छा सुनो सुनो सुनो, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास लिख लिया क्या, हाँ अब तो हेडिंग डल गई, आप काटोगे नहीं, हाँ वो तो भूल ही गया मैं आपको बताना, पंचामृत, है ना, तो पंचामृत बाद में लिखोगे, अभी लिखोगे, अभी भारत वाला काम चल रहा है तो भारत में यहीं पे इसको लिख लो कि एक बॉक्स बॉक्स बना के, है ना, वो मोदी जी का पंचामृत मिशन जो COP26 में आया था, ये तो अभी आपके जो बाकू में हुई है, ये तो COP29 है, तो आज से 3 साल पहले जो मोदी जी ने पंचामृत मिशन दिया था उसमें 5 बातें की थी ना, तो वो वाली उसकी वो तो लिख लो, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सब इंडिया के प्रयास ऊर्जा सिक्योरिटी को लेकर, तो अभी हम इंडिया के प्रयास में देख रहे हैं, देखो इसको एक बड़ा रूप दें, यहाँ से केवल यहाँ तक एक बड़ा रूप दें, तो ये हो जाएंगे भारत के प्रयास, है ना, अपने भारत के या फिर राष्ट्रीय प्रयास बोल लो आप, और फिर यहाँ पे कुछ ये सॉरी यहाँ तक, और ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करेंगे, तब करेंगे क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, और फिर करेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस, इनकी बातें करेंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लोगों के साथ मिलकर एनर्जी की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा राष्ट्रीय मुद्दा जब आएगा तो राष्ट्रीय मुद्दा पे हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, उसी में मोदी जी ने वो पंचामृत दिया था, है ना, COP26 में, तो वो क्या, अब इसको ढांचागत मान लो, या फिर मोदी जी के एक मतलब जब वो कहीं जाते हैं तो कुछ क्रिएटिविटी कर देते हैं। अब वो प्रयास क्या है, मतलब वो तो सिंपल ही है, वो ढांचागत प्रयास नहीं है क्योंकि उसमें ठोस नहीं है, वो क्या है ना, एक संकल्पना है। संकल्पना मतलब कि जब हम कहीं जा रहे हैं तो हम अपना विजन दे रहे हैं। जैसे देखो एक बात सुनना, मेरे पास 2 तरीके हैं इसको लिखाने के। मैं बोलता हूँ कि इंडिया ने एक विजन दिया है, उस विजन का नाम है ऊर्जा विजन 2047। तो आपको सर ये क्या, ये विजन है 2047 में जब भारत को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तब हम ऊर्जा में कितने आत्मनिर्भर होंगे, ये भारत का विजन है, भारत का ऊर्जा विजन 2047 या ऊर्जा परिदृश्य 2047। सिमिलर इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है जो मोदी जी ने दिया था COP26 में पंचामृत। इसके अंदर उन्होंने 5 बातें बताई थी जो नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर थी, कि हमें इंडिया को इनके अंदर क्या करना है, 2037 तक क्या करना है, 30 तक क्या करना है, 25 तक क्या करना है, कुछ ऐसी बातें थी। अगर वो आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो लिख लो, क्या कहते हो, तो वो लिख लो फटाफट, है ना। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पे बात करेंगे, नहीं तो वो काम गड़बड़ हो जाएगा आपका, फिर आप अंतर्राष्ट्रीय से राष्ट्रीय पे पहुंच गए, है ना। तो वो मैं 1 मिनट देखता हूँ मेरे पास कहाँ है, लिखो पंचामृत। पंचामृत लक्ष्य भारत सरकार के भारत सरकार के पर्यावरण और भारत सरकार के पर्यावरण और ऊर्जा से जुड़े लक्ष्य हैं। पॉइंट नंबर 2, इसे प्रधानमंत्री द्वारा 2021 में COP26, कॉप तो जानते हो ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना, COP26 में जलवायु शिखर सम्मेलन के अंतर्गत दिया गया था। पॉइंट नंबर 3, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार पर्यावरणीय प्रथाओं
पर्यावरणीय प्रथाओं को अपनाने का कार्य करती है। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत, अब वो पांच बातें हैं, पंचम रथ की जो 5 मेन बातें हैं उसको लिख रहे हैं हम लोग। इसके अंतर्गत फर्स्ट नंबर 2030 तक भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा। 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट नंबर 2, 2030 तक भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा, नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेगा। पॉइंट नंबर 3 में लिखो, भारत कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1% तक कम करेगा। 1% तक कम करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा, बस इतना ही करेगा। 1% तक कम करेगा। पॉइंट नंबर 4, भारत 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 2025 के स्तर से 45% 45% तक कम करेगा। और पंचामृत का लास्ट 5वां पॉइंट है, भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन, जिसे बोलते हैं शुद्ध शून्य उत्सर्जन, हिंदी में बोलते हैं शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य हासिल करेगा। तो कभी भी पीटी में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, भारत नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य है भारत का, तो सीधे आंसर लगाना 2070, 2070। ठीक है, तो ये 5 लक्ष्य भारत पंचामृत में लेके चल रहा है। 2021 में मोदी जी ने COP26 के अंतर्गत ये 5 लक्ष्यों को उन्होंने बनाया था। एक सिंपल बात। तो यहाँ तक तो हमारे राष्ट्रीय प्रयास थे। अब उसके बाद में हम लोग कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रयास कर रहे हैं, वो आप लोग देख चुके हो, बस केवल इसकी हेडिंग डाल लो, इसमें मुझे कुछ नया बताने वाला है नहीं। ये हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंसेस, जिसमें आप अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कर रहे हो, और दूसरा हो गया आपका ग्लोबल बायोफ्यूल वाला पार्ट। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंसेस कब आया था, आप ही ने बताया था 2015, वेरी गुड, है ना, 2015। और ग्लोबल फ्यूल अलायंसेस कब आया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस, नाम सुना है? नाम भी नहीं सुना? और कल मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ पागलों की तरह, और आप कुछ भी नहीं सुना? कल नहीं आई थी क्या? वो कह रही है नाम भी नहीं सुना। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस 2023 में आया था, हाँ 2015, है ना। और इसमें तो 104 देश हो गए, कल बात हो गई थी, है ना, आप ही लोगों ने बताया था 104 आर्मेनिया बना था, अभी बनाया ना, 7-8 दिन पहले आर्मेनिया 104वां देश बना, तो वो हो गया। एक दूसरा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस 2023, है ना, मोदी जी के कहने से बना पिछली बार हमारे यहाँ, जब ये G20 की हमने जब अध्यक्षता ली थी इंडिया ने, तभी तो ये आया। और इसमें क्या है मेन प्लान इसके अंदर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस, मेरी बात सुनो ध्यान से, फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा। पहले बात सुनो, मुझे बताओ कौन बताएगा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस के अंदर कितने देश सम्मिलित हैं? कितने देशों का समूह है? मोदी जी ऐसे गले मिल रहे थे, ऐसे बड़े बड़े फोटो आए थे। 9 देशों का समूह है ये, है ना, 9 देशों का समूह है। अमेरिका ने मना कर दिया कि हम नहीं होंगे इस तरीके के कांसेप्ट में शामिल, तो उन्होंने कहा जिसको होना है हो, नहीं होना मत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया ने 9 देशों को अपने साथ मिलाया पिछले साल, और पिछले साल एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या है वो भी लिख लो, कभी अगर आ गया 2 मार्कर में तो। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल के अंदर 20% तक इथेनॉल का यूज किया जाएगा। 20% तक एथेनॉल का यूज किया जाएगा। वर्तमान में जो आप गाड़ी चलाती हो तो पेट्रोल यूज करती हो कि डीजल, क्या हाइड्रोजन वाली? कुछ नहीं चलाते? ऐसी गाड़ी पानी से चलती है क्या आपकी? तो क्या यूज करती हो? हाँ, बस से आती हो। तो 20% तक एथेनॉल का यूज करना है। मतलब क्या है कि उसके पार्ट को और कम करना है। और एथेनॉल बेसिकली वो जेट्रोफॉर्म से बनता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक तो इसकी लागत कम आएगी, दूसरा क्या कि जब ये जलता है तो कार्बन ज्यादा एमिट करता है, तो वो एथेनॉल के मिलने से वो कार्बन का एमिशन भी कम होगा, है ना, तो उसकी बात चल रही है। ठीक है, ये बात। अब एक लास्ट यहाँ पे अगर ये बात को हम कंक्लूड कर दें तो आप समझ लो कि ऑलमोस्ट ये आपका खत्म हो गया। बात के ऊर्जा संकट क्या है और ऊर्जा संकट के लिए हमारे प्रयास क्या है। तो हमारे इतने डाइवर्सिफाई प्रयास है। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से अगेन बोल रहा हूँ घूमेगा। सिंपल पूछेगा तो ऊर्जा संकट और उसके समाधान में गैर नवीकरणीय संसाधनों की भूमिका, तब तो ये फ्लैट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे घूमता है तो आपके पास में इतनी वैरायटी है इसको आंसर को अच्छे से अच्छा बनाने की, ऊर्जा संकट और भारत सरकार के प्रयास, तब वो ओएसओ वाला है ना, वन क्या कहते हैं, एक देश एक वो भी लिख सकते हो, वो भी आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बस केवल लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट 2 मार्कर, बस केवल जो 3-4 है वो और लिख लो, बस ये खत्म ही हो जाएगा केवल 5 मिनट में। बस वो केवल 2 मार्कर कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है आ सकते हैं। सबसे पहले देखो IEA, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बोलते हैं इसे, IEA, और हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अब चूंकि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, बस केवल सामने वाले ने ऐसे लिख के छोड़ दिया 2 नंबर में, पूछ लिया क्या करोगे, छोड़ देना, और क्या आगे बढ़ना, टाइम कहाँ है इतना सोचने का। देखो 1974 पेरिस में स्थापित हुआ था। पेरिस कहाँ है? वेरी गुड, पेरिस है ना, हाँ पेरिस में है ना। पेरिस 1974 पेरिस फ्रांस। देन उसके बाद में आगे बढ़ो, ये 30 देशों का वो है, 30 देशों का समूह है, पूरा का पूरा एजेंसी जो बनती है वो 30 देशों का है पूरा मिलकर।
30 सदस्यीय एजेंसी है, मतलब आप कुल मिला के समझ लो, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा हूँ मैं कि 30 सदस्यीय एजेंसी है। हाँ, 30 देशों का समूह है। अब ये करता क्या है, आपने एक वो देखा होगा इंडिया एनर्जी आउटलुक, है ना, ऐसा अंतरराष्ट्रीय एनर्जी आउटलुक होता है, अंतरराष्ट्रीय एनर्जी आउटलुक, वो मैगजीन जो निकालता है ना, वो मैगजीन यही पब्लिश करता है। तो इसमें लिखो इंडिया एनर्जी आउटलुक, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। और उसी से अभी आगे बताता हूँ, पहले लिख लो, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। कभी अगर प्री में ऐसा क्वेश्चन आया कि इंडिया एनर्जी, इंडिया की एनर्जी पर लेकर रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो आपको याद रहेगा आईईए नाम की बॉडी है, वो करती है। अब ये बताती है, ये पता क्या बताती है, ये रिपोर्टें निकालती है, इस रिपोर्टों के माध्यम से ये बताती है हर साल कि इंडिया में ग्रोथ कितनी तेज हो रही है और उसमें एनर्जी की डिमांड कितनी है, अगले 5 साल में इंडिया को कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अगले 10 साल में इंडिया को कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इंडिया इतनी तेजी से डेवलप कर रहा है कि इंडिया को बहुत ज्यादा डिमांड चाहिए एनर्जी की, और अगर उतनी टाइमली सप्लाई नहीं हो पाई तो उसके बीच में ऊर्जा क्राइसिस बनना शुरू हो जाएगा इंडिया में। तो इस तरीके की रिपोर्टों से पब्लिश होता है ये कि इंडिया को कितना और लगेगा आगे चल के। तो ये रिपोर्टें, ये इंटरनेशनल बॉडीज है ना, ये निकालती हैं, तो उसका नाम था ये आईईए, है ना। दूसरे नंबर पे आप लिखो, सेकंड है, लिखो सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, ये भी एक बॉडी है, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, ये 2011 में आई थी, और ये भी अपने आप में आपके लिए एक 2 मार्कर है, क्योंकि बॉडीज के नाम ऊर्जा के अंतर्गत ये दे देंगे आपको। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल 2011 में स्थापित की गई थी, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है, और इसका उद्देश्य है, और इसका उद्देश्य है एसडीजी लक्ष्य 7 की प्राप्ति करना, प्राप्ति की दिशा में कार्य करना, सॉरी, एसडीजी 7 याद है ना, एसडीजी 7 वो तो है ही टोटली ऊर्जा के लिए, एसडीजी 7 लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में कार्य करना। क्लियर है। तो दो बॉडियां जो आपने लिखी, अगेन आपको बता रहा हूं, ये 2 मार्कर है, प्री में आ जाए नहीं आ जाए वो एक सेकेंडरी मैटर है, ये दोनों 2 मार्कर हैं जो अंतरराष्ट्रीय बॉडियां हैं। सिमिलरली 2 बॉडियां इंडिया की लिख लो जो ऊर्जा को लेकर काम करती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, पहली इंडिया की बॉडी में इरेडा, आईआरडी है इरेडा, इसका पहले तो इंग्लिश फुल फॉर्म लिख लो, फिर हिंदी लिखा दूंगा इरेडा का, इंडियन रिन्यूएबल, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट A4 एजेंसी, A4 एजेंसी, दिख रहा है। हिंदी में लिखो भारतीय नवीकरणीय, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। फटाफट लिख लो, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ये एक मिनीरत्न कंपनी है। उद्देश्यों के अंतर्गत लिख लो एक लाइन में, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, परियोजनाओं को प्रोत्साहित करती है। और सेकंड और लिख लो, और वो भी आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, टेरी, TERI, टेरी, ये भी 2 मार्कर में आपसे पूछ सकते हैं, टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी का फुल फॉर्म है। और ये टेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी में लिखना है तो लिख लें, टेरी का ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी, संसाधन संस्थान। अगर आप इसको भी हिंदी में लिखाओगे ना तो भी आपके पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। इसको हिंदी में लिख दोगे ऐसे, द एनर्जी ऐसे करके, तो भी आपको मिल जाएंगे। आपको ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हिंदी वर्जन लिखूंगा नहीं तो मेरे 2 मार्क कट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे लिखे उद्देश्यों में ये क्या करता है टेरी, भारत एवं वैश्विक स्तर पर, भारत एवं वैश्विक स्तर पर ऊर्जा पर्यावरण, ऊर्जा पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में, और सतत विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करता है। ठीक है, टेरी हो गया, इरेडा हो गया। तो इस तरीके से हमारा ऊर्जा संकट और गैर नवीकरणीय संसाधनों के साथ में उसका कॉम्पनसेट कैसे करना है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी आप लोगों को ब्रेक चाहिए, तो हम लोग कितने बजे मिल रहे हैं? 15 मिनट में खाने तो खाना है, सब लोग लेकर आए हो 20 मिनट में। ठीक है, तो मैं 20 मिनट में आता हूँ और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे क्या, उद्योग, भारत के उद्योग, हाँ?
काम करो फिर तो, धीरे धीरे पढ़ो, तब सही रहेगा, आप लोगों के लिए फायदा है। अभी तो बोलो ये नहीं है तो फिर वही तरीका है, धीरे धीरे आराम से करो, 26 बारी पैटर्न बनाओ, 26 में भी नहीं देना, तब तो ये प्लान बदल जाएंगे ऊर्जा वाले सारे, पूरा नहीं बदलता कुछ, जरा जरा प्लान ही ऐसे है। 2030 तक क्या होगा, 2043 तक क्या होगा, तो 30 तक तो दोगे ना, है ना, और 47 तक तो सिलेक्ट हो ही जाओगे, तो प्लान कहाँ से बदलेगा, आपका तो काम हो ही जाएगा, है ना। या ये कैसे बोल सकते हैं आप, ये बताओ कि वो लोग सिलेबस में क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे, वैसे तो देखो अभी होगा नहीं 4 साल तक, अभी किया है ना, अब 3-4 साल में कब होगा कब नहीं होगा कोई जरूरी नहीं है, इनका क्राइटेरिया के दिमाग का, कि लोग बाकी बोलते हैं कि 3 साल में सिलेबस कवर चेंज होगा, 4 साल में होगा, कोई भरोसा थोड़ी ना इनका, हो सकता है ना करें, हो सकता है 3 साल में करते, है ना। हाँ चला दूँ, हाँ चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं है, चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं, पीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है, उसका चुनाव से क्या मतलब कि चुनाव आएगा तो वो सिलेबस चेंज करेगी, गवर्नमेंट से भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग अपने हिसाब से चीजों को अपडेट करने के लिए सिलेबस को चेंज कर देते हैं, है ना, उसका चुनाव से राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको लगता है कि एक सिलेबस में अब इतने क्वेश्चन नहीं रहे बनाने के लिए, लोगों की सिलेबस पे कमांड हो चुकी है, और पुराने लोग कंटिन्यू सिलेबस पे कमांड करके बैठ जाते हैं, तो नए लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि नए लोग जब एग्जाम की तैयारी करने आते हैं तो फिर उनको वही सारी चीजें पढ़ने में उतना टाइम लगता है जितना पुराने लोग कमांड करके बैठ जाते हैं, तो फिर वो सिलेबस को रिवाइज कर देते हैं, तो कोई भी सिलेबस कितना भी रिवाइज हो, मोटा मोटी 60-70% कंपोनेंट सेम रहते हैं, बस 20-30% हेराफेरी होती है। किसमें, मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी ना पता क्या ऐड होगा क्या नहीं, मैं थोड़ी ना पीएससी की बॉडी का मेंबर हूँ, जब होगा तो बस हम लोग इतना कर सकते हैं कि उसको पढ़ा सकते हैं, कोई भी चीज आएगी तो, है ना, बाकी क्या होगा आपको क्या करना है, इतना लंबा जान के आपका तो सिलेक्शन ही हो जाएगा, है ना, अभी थोड़ी ना हो रहा है 4 साल तक, स्टार्ट करें सब लोग आगे फटाफट, अब देखो यहाँ पे अब लोग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और वो ले रहे हैं भारत में उद्योग, भारत में उद्योगों से हम अपनी शुरुआत करेंगे, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है और मेरा फेवरेट है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बताया तो था पहले एक बार, पहले दो ही चलते थे, हिस्ट्री से पीटी और बाद में मेंस में हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो भारत में उद्योग 2013 के बाद से जब चेंज हुआ था तब एक हो गया था, तब हिस्ट्री बचा था, फिर ज्योग्राफी हटा दिया था। टेस्ट है क्या कोई, स्टार्ट करें, कोर आधा घंटा मुझे चाहिए समझाने के लिए, तब बात बनेगी, कुछ समझ में आएगा कि उद्योग के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, तो पेन पेपर एक तरफ रखो और बात को समझो आराम से, अब इधर प्लीज तरफ बातें मत करो, सुनो मेरी बात को, कि भारत में उद्योगों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस में उद्योग है 5 उद्योगों के बारे में हमें बात करना है, देखें इधर हमें जिन उद्योगों की बात करना है वो उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग पहला, जिसको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बोलते हैं, दूसरे नंबर पर हमें आता है सूती वस्त्र उद्योग, तीसरे नंबर पर हमें किसी उद्योग की बात करनी है तो वो है सीमेंट इंडस्ट्रीज या सीमेंट उद्योग, चौथे नंबर पर हम लेंगे चीनी उद्योग जिसको हम शुगर इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, और पांचवें नंबर पर हम लोग लेंगे कागज इंडस्ट्रीज जिसे हम पेपर इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। हमें 5 इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, ये 5 इंडस्ट्रीज के बारे में जानना है, सारे डायमेंशन के यहाँ से हमें मेंस में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये प्री में नहीं है, उद्योगों वाला सेक्शन प्री में नहीं है, तो भारत के उद्योगों की जब बात आती है इसका मतलब इसका पूरा डायमेंशन हमारा केवल मेंस को टारगेट करके रहेगा कि मेंस में किसी वैरायटी में इसको खोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग को खोलो और ये समझो कि उद्योगों की जब बात चल रही है तो उद्योगों को लेकर दो तरीके की विचारधाराएं या फिर दो तरीके की संकल्पनाएं बनकर आती हैं, और उद्योगों में एक जो उद्योग होते हैं उन्हें बोलते हैं भार सहन उद्योग, उद्योगों का एक टाइप होता है जिसे बोलते हैं भार सहन उद्योग, और एक होता है जिसको बोलते हैं भार ह्रास उद्योग। ये जो उद्योग है इनको बोलते हैं वेट गेन इंडस्ट्रीज, वेट गेन इंडस्ट्रीज, और ये जो है इसे बोलते हैं वेट लूज इंडस्ट्रीज। केवल समझना है, लिखा मैं बाद में दूंगा। अब ये दो क्या है, और इन दो से आपके सारे के सारे 5 उद्योग डिसाइड होंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हो लोहा इस्पात उद्योग और क्या कहते हैं सूती वस्त्र सीमेंट चीनी कपास, इसमें से कौन सा इस कैटेगरी में आता है और कौन सा इस कैटेगरी में आता है। ये बेसिकली क्या है, दो डिफरेंट कैटेगरियां हैं, ये दो डिफरेंट कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी को जनरली बोलते हैं वेट लूज इंडस्ट्रीज और एक को बोलते हैं वेट गेन इंडस्ट्रीज। और ये वेट लूज वेट गेन ये जो वर्ड जो यूज किए जा रहे हैं इसको यूज करने का मेजर है कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी उद्योगपति किसी भी इंडस्ट्रीज को किसी भी उद्योग को किस लोकेशन पर लगाएगा, वो हमेशा ये देखता है कि उस इंडस्ट्रीज से मैक्सिमम आउटपुट उसे कितना मिलेगा। कोई भी व्यापारी बेवकूफ नहीं है कि किसी भी चीज को कहीं पर भी लगाए। तब ऐसी स्थिति में संकल्पना बन के आती है कि कोई उद्योगपति एमबीए जैसे कोर्सेज करते हैं, जब आप इंडस्ट्री चलाते हो तो आपको सबसे पहले सिखाया जाता है कि कोई इंडस्ट्रीज आपको एस्टैब्लिश करनी है, कोई भी इंडस्ट्रीज आपको एस्टैब्लिश करनी है तो उस इंडस्ट्रीज में पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्रीज आपको कच्चे माल की अवस्थिति पर लगाना है या मार्केट की अवस्थिति पर लगाना है। मतलब आप उस इंडस्ट्रीज को कहां लगाओगे, आप उसे मार्केट के पास में लगाओगे या उस स्थान पर लगाओगे यहां पर वो कच्चे माल की तरफ है, कहां लगाओगे, और उससे डिसाइड होगा कि वो इसके अंदर आएगी या इसके अंदर आएगी। क्या सोचते हो आप कि आपको एक सिंपल इंडस्ट्री लगाना है, ये वाइब्रेट तो नहीं कर रही ज्यादा? क्या सोचते हो आप लोग अगर मैं बोलता हूं तो यहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, इनकी बात, और अधोसंरचना अच्छी होगा, ठीक है, हाँ भारी रास वाले में मार्केट है ना, हाँ तो ये बात सही है इनकी एक तरीके से कि हम लोग यहाँ पर देखें तो भार हिरास को अगर लेते हैं तो हिरास वर्ड से बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये उस टाइप की इंडस्ट्रीज है जहां पर जो कच्चा माल है, कच्चा माल, और इस कच्चा माल का जो भार है ना ये भार अधिक है, लेकिन लेकिन जो तैयार उत्पाद है, इससे बनने वाला जो माल है या तैयार उत्पाद है, ये उत्पाद है ना इससे वजन में कम वजनी होगा। तो इसमें जो उत्पाद निकल कर आ रहा है ये कम वजन का है चूंकि, और कम वजन का है इसलिए इसको बोला जाता है कि ये ऐसा उद्योग होगा, ये एक ऐसा उद्योग होगा जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग होगा, कच्चे माल पर आधारित उद्योग। और ऐसे उद्योग जनरली वहां लगते हैं जहां पर कच्चा माल सबसे जल्दी उपलब्ध हो, मतलब इजीली उपलब्ध हो, तो ऐसी इंडस्ट्रियों को बोला जाता है कि जो कच्चे माल के पास उपलब्ध हो। अब आप देखो कि इन सारी इंडस्ट्रियों में
इन सारी इंडस्ट्रियों में किस इंडस्ट्रीज को आप इस कैटेगरी में रख सकते हो? ठीक है, उदाहरण मैं अगर यहाँ पर रखूँ तो उदाहरण में आपने बोला लोहा इस्पात, ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है, सीमेंट, फिर चीनी, ठीक है, डैश चीनी, फिर सूती वस्त्र। बात को समझो, कच्चा माल का भार बहुत ज्यादा है, लेकिन जो तैयार उत्पाद बन रहा है, जो बनके तैयार होगा, उसका वजन कम है। तो वजन कम है तो ऐसी केस में देखो 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 देखो, भार हिरास उद्योग मतलब वेट लूज इंडस्ट्रीज। अब देखो, रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, मार्केट, ठीक है। अब मुझे कहीं पे इंडस्ट्री लगानी है, ये फिर मेरे पास एक औद्योगिक लोकेशन है, अब मुझे कहीं पर एक बेसिकली अगर मैं बात करूं, मुझे कहीं पर लगाना है, तो देखो इधर, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ अपनी इंडस्ट्रीज को, तो इसका मतलब क्या है कि एक रॉ मटेरियल मुझे जो मिल रहा है, एक रॉ मटेरियल वो मुझे 3 रुपए में मिल रहा है, एक रॉ मटेरियल मुझे 2 रुपए में मिल रहा है, लेकिन मार्केट तक पहुंचने में मेरी जो लागत आ रही है वो 1 रुपए आ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है बहुत भारी है, बहुत भारी है। अगर ये इंडस्ट्रीज को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ऐसी कंडीशन में इसकी लागत ज्यादा आएगी क्योंकि इसके रुपए ज्यादा है, और इसका भी रॉ मटेरियल जो है वो भी ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में रॉ मटेरियल मेरा बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा भारी है, मैं इसका ट्रांसपोर्टेशन लंबा नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं मार्केट को प्रायोरिटी में नहीं रखूंगा उद्योगों के अंदर, मैं उद्योग को वहां एस्टैब्लिश करूंगा जहां उद्योग कच्चा माल आधारित होगा, मतलब कच्चा माल मेरे को पास में मिलेगा। तो मैंने उद्योग को यहां स्थापित कर दिया, मतलब उद्योग मतलब मैंने अपनी इंडस्ट्रीज पी या फिर आई लिख लो, यहां पर पी नहीं लिखना तो आई लिख लो, मेरी इंडस्ट्रीज को मैंने यहां स्थापित कर दिया। कहां पर कि एक रॉ मटेरियल मुझे मिला यहां से, एक रॉ मटेरियल मिला मुझे यहां से। उदाहरण के लिए आपने बोला लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग को मैंने लिया। लोहा इस्पात उद्योग को बनाने के लिए रॉ मटेरियल में पहला रॉ मटेरियल क्या लगता है, कच्चा लोहा, कच्चा लोहा, ठीक है। दूसरा रॉ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है, कोयला, क्योंकि रॉ मटेरियल जो कच्चा लोहा उसका उसकी मेल्टिंग करके तो आयरन स्टील बनाओगे, है ना। तो जो मेन बात कर रहे हैं उसमें ये कोयला। अब ये कोयला आप यहाँ पर मान के चलो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ आप यहाँ पर लगा दो, जैसे आप यहाँ पर लगा दो इंडस्ट्री, आपको मैं तो यहाँ लगाऊंगा, लगा तो कोई फर्क नहीं, पर लागत आप देख लेना, लागत इनकी अभी इतनी निकलेगी। देखना, कच्चा लोहा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लेके जाओगे, उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, फिर उसके बाद में कोयले का परिवहन करोगे, इतना, इन दोनों की लागत जो है वो पर यूनिट अभी इतनी है, ये आगे चल के और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि परिवहन की लागत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आगे बढ़ेगा तो तैयार माल की लागत भी ज्यादा बढ़ेगी। अब ऐसी कंडीशन में आप मार्केट में जो माल पहुंचा रहे हैं, मार्केट तो आपका पास है, लेकिन आपका माल उतना पैसे नहीं कमा पाएगा, आपका प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा, जबकि आपकी कच्चे माल की लागत बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। तो उद्योगपति क्या करता है, उद्योगपति पहले ये देखता है कि जिस इंडस्ट्रीज को मैं लगा रहा हूं वो वेट लूज इंडस्ट्रीज है या वेट गेन इंडस्ट्रीज है। तो वेट लूज वर्ड का जब हम मतलब निकाल रहे हैं, तो लूज वर्ड का मतलब ये है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है, जैसे लोहा इस्पात इंडस्ट्रीज के अंदर जो मेन निकल के आ रहा है वो स्टील निकल के आता है ना। तो ये लोहा इस्पात का मैं लोहा इस्पात इंडस्ट्रीज में स्टील निकल कर आया, और बनने की प्रोसेस में कच्चा माल महंगा है, लेकिन जब स्टील बन के आया, तैयार हुआ, तो वो बेसिकली क्या है, मार्केट तक जो पहुंचेगा वो कम समय में पहुंच सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन उसके अंदर जो कच्चा माल लगा है वो इतना भारी है, इतना हेवी है कि अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन लंबे समय तक दूर तक आपने किया तो आपकी लागत और दुगनी तिगनी चार गुनी हो जाएगी। ये 3 रुपए है, ये 2 रुपए है, और ये केवल मार्केट तक पहुंचने का खर्चा यहाँ से यहाँ तक 1 रुपए है। तो कौन बेवकूफ इंसान यहाँ पर इनके दाम बढ़ाकर इसके दाम को सस्ता करेगा? आप बताओ, कौन सा ऐसा इंडस्ट्री होगा, कौन सा ऐसा एमबी पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा जो इस तरीके के उल्टे उल्टे काम करेगा कि नहीं मैं तो 3 रुपए को बढ़ा के 6 रुपए करूंगा, 2 रुपए को बढ़ा के 4 रुपए करूंगा, तब जाके 1 रुपए को बढ़ा के 50 पैसे कर दूंगा। 1 रुपए को बढ़ा के 50, 1 रुपए को कम करके 50 पैसे आपने कर दिए, 50 पैसे का मुनाफा किया, लेकिन उससे ज्यादा दुगनी लागत तो आपकी यहाँ लग गई, क्योंकि परिवहन का चार्ज बढ़ गया, 3 रुपए से 6 रुपए हो गए, 2 रुपए से 4 रुपए हो गए, क्योंकि आपने इंडस्ट्री यहाँ लगा दी। अब आपको इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगाना, अगर आपको इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगाना लाल वाली जगह पर, तो हटा दो इस इंडस्ट्रीज को यहाँ पर लाल वाली जगह से, अब इसको हटाओगे तब देखो आप एक्चुअल में। अब इसके अपोजिट में देखो आप, भार गहन उद्योग, जब इसकी बात चलती है, देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, ये मार्केट है। अब इस तरीके के उद्योगों में मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखाई थी यहाँ पर, भार गेन, इसका जस्ट उल्टा, मतलब जो कच्चा माल है आपको जो मिल रहा है इसके अंदर, ये कच्चा माल आपका हल्का, मतलब कम वजन का, कम वजनी, हल्का होगा, इतना ज्यादा हैवी नहीं होगा, लेकिन जो तैयार उत्पाद होगा इसके अंदर, जो तैयार उत्पाद होगा ये क्या होगा, इसका वजन ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, अधिक वजनी होगा। अब ऐसी स्थिति में जो उद्योग लगेंगे, आप मुझे बताओ वो उद्योग कच्चा माल आधारित उद्योग होगा या बाजार आधारित, मार्केट आधारित उद्योग होगा? अब वो तो मार्केट आधारित होगा ना, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, और जब तैयार उत्पाद बन गया, अब उसको खींच के मार्केट तक ले जाना कितना महंगा होगा। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके के जो उद्योग होते हैं, ये उद्योग होते हैं बाजार आधारित उद्योग, बाजार आधारित उद्योग। उदाहरण सूती वस्त्र उद्योग, इसका सबसे अच्छा उदाहरण सुनना ध्यान से। सूती वस्त्र उद्योगों के अंदर कच्चा माल के रूप में आप क्या यूज करते हो, कॉटन हल्का होता है ना, रुई के रूप में होता है कॉटन, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन आप लंबा कर सकते हो। तो कॉटन जैसी चीजों का जब आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो, यहाँ पर रॉ मटेरियल एक की हमने बात की, अब देखना इसमें इस वाले सीक्वेंस को मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ, देखना जरा। अब पहला वाला जो रॉ मटेरियल है, इसमें मैंने ले लिया कपास, पहला। और क्या लगता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी दूसरा एक और कच्चा माल के रूप में, सूती वस्त्र उद्योग को बनाना होता है, बहुत सारी चीजें लगती है, लुगदी वगैरह यूज की जाती है उसमें कच्चा माल के रूप में, जब वो बनता है तब कपास का यूज किया जाता है, कपास मेन होता है, और लुगदी वगैरह मान लो छोटे लेवल पर, बहुत सारी चीजें और भी होती है, लुगदी मान लो, लुगदी नहीं मानना तो लेबर मान लो, ठीक है। तो लेबर तो कहीं भी फ्लक्चुएट कर सकता है, लेबर की दिक्कत नहीं। ऐसी स्थिति में अब ये इंडस्ट्रीज जो लगेगी ना, ये इंडस्ट्रीज मार्केट के पास लगेगी एकदम। क्यों? क्योंकि कपास जो है वो हल्का है, लुगदी इतनी ज्यादा भारी नहीं है कि उसका ट्रांसपोर्ट न किया जाए, लेकिन जो तैयार उत्पाद हुआ है वो तैयार उत्पाद हुआ है क्या, सूती वस्त्र। और सूती वस्त्र जो होते हैं ये फिर बनने के बाद में बहुत हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। आपने सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग देखे होंगे, उसमें जो ट्रकों में भर के माल जाता है, तो सूती वस्त्र के जो बड़े बड़े थान होते हैं, ये थान बड़े बड़े होकर बहुत वेट हो जाता है। वैसे वेट में उसको कंटिन्यू परिवहन करके आगे तक ले जाना, मार्केट तक ले जाना, फिर आप लंबा लेके जाओगे, लंबा कॉस्टिंग लगेगी, क्योंकि ट्रकों में आप माल भर के ले जाओगे। तो ऐसे उद्योग जो होते हैं जहाँ पे कच्चा माल कम वजन का होता है, लेकिन जो तैयार उत्पाद होता है वो तैयार उत्पाद बहुत हैवी होता है, उसे बोलते हैं भार गहन, कि ज्यादा भार वेट ले रहा है, गेन कर रहा है, वेट गेन। और ऐसे वेट गेन इंडस्ट्रियां जो होती है ना, वो हमेशा मार्केट ओरिएंटेड होती है, वो मार्केट में ही लगती है।
जबकि ऐसी इंडस्ट्रीज जो वेट को लूज करती हैं, जिनका तैयार प्रोडक्ट हल्का होता है, वो इंडस्ट्रियां क्या होती है, क्योंकि उनका कच्चा माल भारी है, तो वो जो होती है वो होती है कच्चा माल आधारित उद्योग। तो आपके सिलेबस में जो 5 इंडस्ट्रियां दी हुई हैं, उनमें से चार चार मेजर इंडस्ट्रियां आप कहां रख सकते हो? हुँ? है ना? और एक इंडस्ट्रीज आपकी चली जाएगी कहां? उधर। हम लोग तो उस पे और डिटेल में बात करेंगे, बस केवल अभी बेसिक कांसेप्ट की बात करें तो बेसिक कांसेप्ट कुछ ऐसा निकल के आता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 5 इंडस्ट्री दी हैं उसमें ये कोई वैसा नहीं है, ये यूनिवर्सल चीज है। बात को सुनना जरा ध्यान से। जर्मन के एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेबर। अल्फ्रेड वेबर ने उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए कुछ ट्रायंगल बनाए थे। उन ट्रायंगल को बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि एक उद्योगपति कितना समझदार हो सकता है किसी उद्योग को लगाने के लिए। तो कोई भी उद्योग जब लगता है तो उद्योग की सबसे पहली पृष्ठभूमि बनती है कच्चा माल, कि उस कच्चा माल कहां मिलेगा। अगर कच्चा माल उस उद्योग को लगाने में सस्ता है, हल्का है, तब तो फिर उसे उड़ा के कहीं भी ले जाओ, इंडस्ट्री कहीं भी लगा दो, तो तुरंत बनेगा माल, प्रोडक्ट बना और उसको मार्केट में बेचना शुरू करो। लेकिन कच्चा माल इतना ज्यादा हैवी है कि उसको लाना ले जाना लागत लग रही है, क्यों? कोयले को ढोना। अब कोयला रेलगाड़ियों में ही जा सकता है, बैलगाड़ी में तो जा नहीं सकता। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो अल्फ्रेड वेबर बोलते हैं कि जब उद्योगों का स्थानीकरण आपको करना है, तो उद्योगों के स्थानीकरण के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि उन उद्योगों में लगने वाला कच्चा माल किस तरीके का है, और कच्चे माल के आधार पर वो उद्योगों की दो डिफरेंट कैटेगरी डिसाइड करते हैं। जब एमबीए जैसे मॉडल में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बेसिक सेमेस्टरों में इस तरीके की बातों को कराया जाता है कि एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति किस तरीके से काम करेगा। अगर आप सिंपल बात करो, अंबानी से बोलो कि अंबानी कांडला आलिया वेट वगैरह वाली जगह से पेट्रोल को निकाले, और पेट्रोल को निकालने के लिए मेन क्या कहते हैं, अपने सोर्सेज क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में रखे, तो कौन पागल ऐसा काम करेगा उल्टे उल्टे। तो बेसिक जो बात चल रही है वो बात चल रही है कि अगर आप इस तरीके के उद्योगों को देखते हो, तो इस तरीके के उद्योगों में हम लोग जो बेसिक बात करते हैं वो देखो, आपको लोहा इस्पात उद्योग मिलता है पहला। दूसरे नंबर पर आपको चीनी उद्योग मिलता है, चीनी उद्योग। तीसरे नंबर पर आपको सीमेंट उद्योग मिलता है, और लास्ट सबसे कागज। बात को समझना है, अभी कुछ करना नहीं। सुनो, लोहा इस्पात उद्योग की जब हम बात करते हैं, लोहा इस्पात उद्योग के अंदर जो कच्चा माल यूज किया जाता है, कि बहुत सारे कच्चा माल यूज किया जाता है, मैं केवल दो की बात कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट। एक है कच्चा लोहा, ठीक है, वो चाहे कहीं से मिलता हो, अभी उसकी बात नहीं चल रही, खनिज की बात नहीं चल रही, खनिज कहां मिलता है, वो चाहे बेलाडीला से मिलता हो, चाहे भद्रावती से मिलता हो, चाहे उड़ीसा से मिलता हो, झारखंड से मिलता हो। मुद्दा केवल ये है कि कच्चा माल से संबंधित लोहा इस्पात उद्योग जब आपको लगाना है, चाहे वो टिस्को हो, इसको हो, कुछ भी हो, है ना, वो जहां पर भी आप लगाओगे सबसे पहले आप ये देखोगे वो कच्चा माल में है। कच्चे लोहे के बाद में सेकंड रॉ मटेरियल में आप देखोगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोहे को मेल्ट करने के लिए लगने वाला कोयला, कि कोयला पास वाली जगह पे मिल जाए जिससे उसका ट्रांसपोर्टेशन की लागत बच जाए। उसके बाद आप जब देखते हो कि ये दोनों बहुत महंगे जा रहे हैं, आपने इसकी कॉस्टिंग निकाली तो कॉस्टिंग कुछ ऐसी निकाली, आपको लगा महंगा है, जबकि बनने के बाद में जो तैयार प्रोडक्ट आएगा उसे मैं मार्केट तक पहुंचाने में केवल इतना ही खर्चा करूंगा, तब आप समझदारी के साथ में चुपचाप से उस जगह उस इंडस्ट्री को वहीं रख देते हो जहां पर वो कच्चे माल के लिए आइडियल कंडीशन देती है। अगर आप इसकी जगह चीनी उद्योग की बात करते हो, तो चीनी उद्योग के अंतर्गत चीनी उद्योग में जो शुगर मिल बनती है वो गन्ने से बनती है, और गन्ने के साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि गन्ना कटने के बाद में अगर तुरंत मिल के अंदर पहुंच जाए तो 90% तक रस के साथ में आपको चीनी दे सकता है, और गन्ना जितना ज्यादा दिन तक रखा रहेगा उसमें रस की मात्रा कम होने लगती है। और अगर आप उसका ट्रांसपोर्टेशन लंबा करोगे, और कोई मिल को आपने ऐसी जगह पे लगाया कि वो मिल यहाँ है और गन्ना यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट होते होते 3 दिन तक पहुंचा, तो गन्ने की जो वो रहती है, गन्ने के अंदर जो रस रहता है, रस की मात्रा 50% बचेगी। फिर वो जो चीनी इंडस्ट्री वाला मालिक है ना, वो आपको गन्ने के उतने पैसे नहीं देगा जितने गन्ने को कटने की तुरंत कटाई के बाद दे देता, क्योंकि उसे मालूम है कि इसकी जब पिराई होगी, पिराई के बाद ना मुझे खांडसारी मिलेगी, ना मैं गुड़ निकाल पाऊंगा, ना इसके बाद में मैं चीनी बना पाऊंगा, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस में वो अलग अलग काम करेगा। तो वो समझ जाएगा कि 4 दिन पुराना रखा हुआ गन्ना है, रस तो निकलेगा 25%, मेरे को क्या ही प्रॉफिट होगा, तो वो किसान को पैसे भी उतने देगा। तब ऐसी स्थिति में चीनी मिलों जैसी स्थितियों में क्या होता है कि बेसिक जो चीनी उद्योग के अंदर जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है गन्ना, वो गन्ने के आसपास ही लगा देते हैं, तुरंत गन्ना कटा और कटने के 1 दिन के अंदर ही सीधे कहते हैं चीनी मिलों को मिल गया, जिससे भरपूर उनको सारा रस मिल जाए, तो वो उद्योग भी वहीं लगने शुरू हो जाते हैं। तीसरा उदाहरण सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के अंदर दो सबसे एसेंशियल कंपोनेंट कच्चे माल के रूप में जो लगते हैं, सबसे पहले चूना पत्थर, और चूना पत्थर के बाद में दो चीजें उठा लो आप, तो कच्चे इसको सीमेंट इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए कोई भी सीमेंट ले लो, चाहे पोर्टलैंड सीमेंट लो या कोई भी लो, आपके मध्य प्रदेश में काम करने वाले जितने भी है, डालमिया सीमेंट, एसीसी सीमेंट, या फिर जो क्या कहते हैं ये जितने भी है ना, जेपी सीमेंट है, अल्ट्राटेक है, जो भी है, ये लोग जितने भी लोग सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर का यूज करते हैं। और लाइमस्टोन की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, लाइमस्टोन का तुरंत आपको यूज करना पड़ता है। लाइमस्टोन की हालत ये है कि लाइमस्टोन एक जगह से निकाल के दूसरी जगह रख दो तो पत्थर बन जाता है, दूसरी जगह आप उठा नहीं पाओगे उसे, और थोड़े से तोड़ तोड़ के मर जाओगे तो भी नहीं टूटेगा वो, इतना ज्यादा सख्त हो जाता है। तो लाइमस्टोन में ये जिप्सम मिलाते हैं, और जिप्सम मिलाने के बाद में ये लोग क्या करते हैं, फिर उसकी मेल्टिंग शुरू करते हैं, और मेल्टिंग में कोयले का यूज करते हैं। तब ऐसी स्थिति में ये लोग ये देखते हैं कि सीमेंट जो बन के आ रहा है, जो सीमेंट बन के आ रहा है उसमें कच्चा माल क्या लगा, उसमें कच्चा माल लगा सबसे इंपॉर्टेंट चूना पत्थर, तो ये कहते हैं यार सीमेंट इंडस्ट्रीज को वही लगा दो, यहाँ पे चूना पत्थर सबसे इंपॉर्टेंट मिल रहा है। तब ऐसी स्थिति में उन सीमेंट फैक्ट्रियों को यहाँ लगा देती है, यहाँ पे चूना पत्थर आसानी से मिल जाए, और चूना पत्थर के अलावा कोयला या जिप्सम जैसी चीजें जो इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। अब सीमेंट बन के तैयार हो गया, अब मार्केट तक पहुंचने में केवल इतना सा खर्चा आ रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाते तो ये खर्चा बढ़ जाता, अगर आप यहाँ इंडस्ट्री लगाते तो मार्केट में आप 50 पैसे बचा लेते, इससे 1 रुपए का हो सकता है 50 पैसे हो जाता, और ये 3 रुपए 5 रुपए में कन्वर्ट हो जाते, और ये 2 रुपए हो सकता है 3 रुपए में कन्वर्ट हो जाते। अब सोचो यहाँ पे आपके पैसे बढ़ गए, वहाँ पे जरा से कम हुए, तो फिर भी आपको घाटा ही हुआ ना, 50 पैसे कम करके 2 रुपए ज्यादा दे रहे हो। बात समझ में आई? तो लास्ट वाली इंडस्ट्रीज को देखो, कागज। कागज इंडस्ट्रीज में, कागज इंडस्ट्री सभी को पता है बेम्बू से बनती है, बांस से, और बांस भारी होता है कि कागज, बांस भारी होता है, तो कच्चा माल भारी हुआ ना, और कच्चा माल भारी हुआ, बांस को लेके जा रहे हो मार्केट तक, और फिर मार्केट में इंडस्ट्री लगा रहे हो कि भाई पेपर बेचेंगे, तो यहाँ से वहां तक गया, पैसे तो ज्यादा लगी गए ना, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ऐसी स्थिति में वो यही लगेगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे जितनी कंडीशन बन रही है इसमें कच्चा माल आधारित इंडस्ट्रीज है ये, और कच्चा माल आधारित इंडस्ट्रीज बोल लो इसे, या इनको बोल लो आप वेट लूज इंडस्ट्रीज। तो लूज वर्ड यहाँ पे जो किया जा रहा है, लूज वर्ड का मतलब ये है कि जो तैयार प्रोडक्ट आया, वो तैयार प्रोडक्ट बेसिकली वो है जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर कच्चे माल का डोमिनेंस सबसे ज्यादा था। एक बार ध्यान से इस चीज को देखो, इसकी बात चल रही है, कच्चा माल अधिक भारी है, इसका भार अधिक है, लेकिन तैयार उत्पाद जो हुआ है वो कम वजन का है, और इस कम वजन के कारण इसको बोलने लगी है कि अब कम वजन का है तो मार्केट में पहुंच सकता है, मार्केट एक्सेसिबल हो सकता है, तो इसलिए मार्केट को प्रायोरिटी में मत रखो, कच्चे माल को प्रायोरिटी में रखो, इसलिए इन्होंने इसको बोला वेट लूज इंडस्ट्रीज। लेकिन वेट गेन इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या हुई कि यहाँ पर कच्चा माल अपेक्षाकृत कम वजन का है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया सूती वस्त्र, लेकिन यहाँ पर तैयार प्रोडक्ट वजन का हो गया है ना, कपास से बना सूती वस्त्र, और सूती वस्त्र को आप फिर बाजार आधारित उद्योग बोलते हैं। भैया इसको एक काम करो, वहीं लगा दो जहां इसका मार्केट पास है। आगे चल के जब हम लोग इन पे डिटेल में बात करेंगे कि क्यों सूती वस्त्र उद्योग के मेन कारखाने महाराष्ट्र, गुजरात और इन जगहों पर मिलते हैं, तो आप देखो महाराष्ट्र गुजरात में भी है, महाराष्ट्र गुजरात के बाद हर कोई इंडस्ट्री शिफ्ट नहीं हो सकती, हर कोई इंडस्ट्री शिफ्ट नहीं हो सकती अगर वो इंडस्ट्री कच्चा माल आधारित है, लेकिन वो इंडस्ट्री शिफ्ट हो सकती है जो इंडस्ट्री मार्केट आधारित है, बाजार आधारित है। क्यों? क्योंकि उसको बाजार दूसरा मिला तो वो इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगी। सूती वस्त्र उद्योग जब इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तो सबसे प्रमुख केंद्र थे उसके महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि वहां पे कपास सबसे अच्छी होता था, काली मिट्टी में कपास सबसे अच्छा होता है, तो उसकी वजह से आइडियल कंडीशन में वो बन गया। ओवर द पीरियड सेम
भौगोलिक दशाएं कोयंबटूर और आंध्र प्रदेश में भी होने लगी। वहां पर भी कपास की अच्छी मात्रा होने लगी और कपास की मात्रा अच्छी होने लगी तो उन्होंने कहा हम भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करेंगे। तो वो लोग कोयंबटूर जैसी जगह दक्षिण के मैनचेस्टर के लाने लगे आगे चलकर। पर मुद्दा ये था कि वहां पर ये लोग इंडस्ट्री कैसे स्थापित करें, तो इन्होंने कहा ठीक है कच्चा माल तो आ गया, कोयंबटूर में बना देते हैं ना हम लोग सूती वस्त्र इंडस्ट्री। जब नॉर्थ में जब ये बात आई, नॉर्थ इंडिया में, तो उन्होंने कहा यार कपास तो हमारे पास भी है और नहीं है तो क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र से ले लेंगे, तो हम भी बनाते हैं। तो हम लोगों ने कानपुर में उत्तर का मैनचेस्टर बना दिया, तो हम लोगों ने यूपी में कानपुर को बना दिया उत्तर का मैनचेस्टर। भैया ये ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं नॉर्थ इंडिया में जितना भी सूती वस्त्र कॉटन टेक्सटाइल का काम करेंगे वो यहीं से करेंगे। क्या दिक्कत है, कॉटन की दिक्कत है ना, तो कॉटन तो हल्का होता है, ले लेंगे वहां से, लेकिन मार्केट यहाँ बना देंगे। तो ओवर द पीरियड आप देखो मार्केट शिफ्ट होने लगा, इसलिए क्योंकि कच्चा माल हल्का था, और हल्का था तो कच्चा माल का जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आता वो तैयार माल से ज्यादा आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने कहा इस मार्केट को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने देखा कि टिस्को की स्थापना हुई, इसको की स्थापना हुई, उसके बाद से जब से इनकी स्थापना हुई है 1907 1914 से, स्वतंत्रता पूर्व से जब से इनकी स्थापना हुई और आज तक की स्थिति में कोई नया टिस्को इसको बन रही हो देश में, कोई और लो इस्पात इंडस्ट्री बन गई हो जो मार्केट आधारित हो, कोई भी लो इस्पात इंडस्ट्री होगी कहीं पर भी आप देख लो, चाहे भद्रावती देख लो, चाहे विश्वेश्वरैया देख लो, विजयनगर देख लो, सलेम देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, बोकारो देख लो, राउरकेला देख लो, कोई भी उठा के देख लो, ईच एंड एवरीवन, आप कोई भी उठा के देख लो, आपको सारी वही मिलेगी जहां कच्चा माल सबसे ज्यादा उपयुक्त है। बाकी यहाँ से डिफर कर ही नहीं सकती है इंडस्ट्री, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज की सबसे बुनियादी जड़ है कच्चा माल। कच्चा माल इतना भारी है कि अगर आप उस इंडस्ट्रीज को मध्य प्रदेश में लेके आ जाओ तो मध्य प्रदेश में कच्चा लोहा ही ना के बराबर है, और फिर मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, कोयला। कोयले में भी हम लोग चौथे पांचवें स्थान पर हैं हर साल, हम डाटा पढ़ते हैं, कोयले में भी वो लोग हमसे आगे हैं जिनमें हम लोग छत्तीसगढ़ और झारखंड की बातें करते हैं। तो आप देखो लो इस्पात इंडस्ट्रीज उन जगहों पर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। जब हम पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लाइन से वही मिलेगी हमें, कहीं भिलाई मिलेगी, कहीं बोकारो मिलेगी, कहीं रानीगंज मिलेगी, ये सब मिलेगी। तो एक बेसिक सबसे पहले अगर बेसिक की बात करें कि उद्योगों का हम लोग अगर बात करते हैं तो वो जो 5 उद्योग हैं उन 5 उद्योगों को हम इस तरह रख सकते हैं कि पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा उद्योग भारत सैन्य उद्योग है, कौन सा ऐसा। ऐसे जनरल क्वेश्चन कभी भी एमपीएससी पूछेगा नहीं, है ना, ना ही उनको इस अप्रोच से कोई मतलब है। ये तो बस केवल हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है इसलिए इस पे बात कर रहे हैं कि क्या हो सकती है एक इंडस्ट्रियलिस्ट की अप्रोच किसी इंडस्ट्रीज को बनाने में, है ना। वो तो सिंपल, उनके तो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, वही जो आप घर से रख के जाते हो, लो इस्पात इंडस्ट्रीज की प्रमुख अवस्थितियों को समझाइए, इसके विकास के प्रमुख कारण या इसकी समस्या है, बस वो पुरानी पैटर्न पे सेम वही क्वेश्चन पूछते हैं इस तरीके का। तो जनरल हम लोग बात कर रहे हैं इस तरीके की, हमें इंडस्ट्रीज कुछ इस तरीके से दिखती हैं जिसको हम अलग अलग रूप में रखते हैं। हमारी 5 इंडस्ट्रियों में 4 इंडस्ट्रीज इस कैटेगरी में आएंगी और एक सॉरी 4 इसमें एक उसमें, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके का एक मॉडल हमें यहाँ पर दिखता है, क्लियर। अब मैं आगे बढ़ूं यहाँ से। ये तो एक सिंपल बात थी जिसमें मैंने आपको बताया 2 कॉन्सेप्ट, जिसमें एक था वेट लूज इंडस्ट्रीज और एक था वेट गेन इंडस्ट्रीज। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ भारत में उद्योगों की स्थापना से, है ना, भारत में उद्योगों की स्थापना। अब आप देखो कि हम लोग जो बेसिक बात करते हैं, हमें जो पढ़ना है उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है सूती वस्त्र इंडस्ट्रीज, है ना, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है लोहा इस्पात इंडस्ट्रीज, फिर हमें पढ़ना है चीनी इंडस्ट्रीज, और उसके बाद हमें पढ़ना है चीनी के बाद में कागज, और कागज के बाद में एक और कौन सी बची, सीमेंट। अगर मोटा मोटा हम लोगों की बात करें कि हमें 5 इंडस्ट्रियां पढ़नी है, हम लोग केवल ऐसी जनरल बात करें तो आप देखो सूती वस्त्र इंडस्ट्रीज की सबसे पहली स्थापना कहां पर हुई थी, 1818 में आरके कहने के लिए फोर्ट ग्लास्टर में हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। तो फिर जाकर इसको हटा दो एक तरफ, अगर देखो तो 1854-55 के आसपास की बात है जब जाकर ये सूती वस्त्र इंडस्ट्री सबसे पहली बार आपको मुंबई में देखने मिलती है ना। मोटा मोटा हम लोग बात कर रहे हैं अब कि 1854 के आसपास में आपको इंडिया में पहली बार कोई सूती वस्त्र इंडस्ट्री दिखती है जिसकी स्थापना मुंबई में हुई। उसके बाद से ये इंडस्ट्रियों की मिले अलग अलग फैलना शुरू हो गई। तो हमें पहली बार दिखता है कि भैया कुछ ऐसा हुआ सूती वस्त्र इंडस्ट्री के नाम पे मुंबई में सबसे पहली बार सफल हो गई। क्यों, इससे पहले भी प्रयास किया गया था फोर्ट ग्लास्टर पश्चिम बंगाल में, पर वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि आइडियल कंडीशन नहीं मिल पाई वहां पे जूट का कारोबार अच्छा होता है तो जूट इंडस्ट्री अच्छी लग सकती है। अगर हम लोग लोहा इस्पात इंडस्ट्रीज पे जाएं तो हम लोग देखते हैं 1907-8 के आसपास में सबसे पहली बार में कुल्टी एक जगह है पश्चिम बंगाल में, कुल्टी पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पहली बार हमें दिखता है कि सबसे पहली बार स्थापना हुई। मोटा मोटा अगर बात करें तो, है ना, किसी ने हो सकता है इससे पहले नया इन्वेंशन किया होगा, वो सफल नहीं हो पाया। अगर सफल की बात करें कि जिसने प्रैक्टिकल किया उसका सफल हो गया तो कुल्टी पश्चिम बंगाल में जगह, यहाँ से पहली बार हम लोग देखते हैं कि इसकी स्थापना हुई सबसे पहली बार। चीनी का हम लोग देखें तो चीनी का क्या है रिपोर्ट, चीनी की स्थापना कब हुई सबसे पहली बार, चीनी 1903, एक जगह है प्रतापपुर, ये यूपी में पड़ती है, यहाँ पर सबसे पहली बार। प्रतापपुर कहाँ है, यूपी में, ठीक है। देन उसके बाद कागज इंडस्ट्रीज 1881, नेपाल तो 1956 में आया है ना, हमारा नेपाल नगर मध्य प्रदेश। इससे पहले कागज स्थापित हो चुका था, आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे कागज की स्थापना चीनियों ने की थी, है ना। फिर वो चीनी विद्या घुमा फिरा के फिर ब्रिटिशर्स हमारे पास में ले आए। तो 1881 में एक जगह पड़ती है टीटागढ़, ये टीटागढ़ भी वेस्ट बंगाल में आता है। यहाँ पर पहली बार हम लोग देखते हैं कि पहली बार इंडिया में कागज फैक्ट्री की स्थापना हुई सबसे पहली बार, और इसी के बाद से फिर वो कागज फैक्ट्री बनना शुरू हो गई, वो बैम्बू वगैरह से बनती है अलग अलग टाइप से यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट थी सीमेंट फैक्ट्री 1914 में पहली बार में सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलती है। और ये कहाँ पर है सीमेंट फैक्ट्री, ये पहली बार देखने को मिलती है, ज्यादा चल नहीं पाई पर ठीक है पहली बार सफल मानी जाती है, पोरबंदर कहाँ पर है, वेरी गुड, गुजरात। तो देखो एक बस सिंपल केवल एक झलक डाल लो, हमें तो इनको आराम से पढ़ना है। एक झलक में ये पता चल रहा है हमें कि मध्य प्रदेश सॉरी भारत के अंदर बेसिकली जो 5 इंडस्ट्रियों का हमसे पूछा गया है, हमारे सिलेबस में दिया गया, उसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रीज का सबका विकास आपको नहीं दिख रहा, स्वतंत्रता के पूर्व हुआ है सब। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1947 से पहले सारी इंडस्ट्रियां स्थापित हो चुकी थी। तो जब हम सिंपल बात करते हैं कि भारत में उद्योगों की स्थापना, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी भी स्थापना की बात हम लोग कर रहे हैं, इसे हम लोग 2 सेक्शन में पढ़ते हैं। पहला हम लोग बताते हैं सिंपल स्वतंत्रता के पूर्व क्या हुआ, और एक लेते हैं हम स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता उत्तरोत्तर ऐसे कुछ बोलते हैं ना, हाँ। तो एक क्या हो गया, वो हो गया स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति, इसमें क्या हुआ। देन उसके बाद में स्वतंत्रता क्या बोलते हैं उसको, स्वतंत्रता पश्चात लिख देता हूँ, स्वतंत्रता के पश्चात, 2 अलग अलग पार्ट में। अब देखो हम लोग अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्वतंत्रता पूर्व की हम लोग बात करते हैं, इसमें कुछ फैक्टर काम करते हैं, और उन फैक्टरों में मेन फैक्टर वो है ब्रिटिश कॉलोनियल अप्रोच, मतलब ब्रिटिशर्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका। आप बाकी सब इंडस्ट्रियों को छोड़ दो, आपके सिलेबस में जो है बस केवल उस पे ध्यान दो, और उन पॉइंटों को मेरे जो मैं जो बोल रहा हूं उसके साथ बस कोरिलेट करते चलो। आपको ऐसा लगेगा ये कुछ जो नाम दिए हुए हैं इन इंडस्ट्रीज के, इन इंडस्ट्रीज में से मैक्सिमम इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बेसिकली क्या है, जो ब्रिटेन में नहीं लग सकती। क्योंकि मैंने आपको बोला 4 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कच्चा माल आधारित इंडस्ट्रीज है, और उस कच्चे माल को ये लोग चाहकर भी ब्रिटेन नहीं पहुंचा सकते थे। अगर ये पहुंचा देते,
अगर ये पहुंचा देती तो ये इंडस्ट्रियां भी इंडिया में कभी नहीं लगती। तो जब इंडस्ट्रियों की स्थापना हुई, जब हम लोग बात करते हैं कि भारत में उद्योगों की स्थापना हुई, तो उद्योगों की स्थापना का पहला चरण जब हम रखते हैं स्वतंत्रता पूर्व से हुआ, तो देखो स्वतंत्रता पूर्व से सबसे पहले हमें 1854 में इंडिया के अंदर सबसे पहले एक सूती वस्त्र मिल की स्थापना होती हुई मिलती है। और इस सूती वस्त्र मिल की स्थापना के बाद से ही इंडिया में औद्योगिकरण की शुरुआत होती है। पर ये औद्योगिकरण आंशिक औद्योगिकरण था। जब हम इतिहास में पढ़ते हैं आधुनिक भारत में, तब भी हम पढ़ते हैं कि ये औद्योगिकरण आंशिक औद्योगिकरण है। क्यों? क्योंकि ये औद्योगिकरण का उप उत्पाद है, बाय प्रोडक्ट है। इसलिए क्योंकि औद्योगिकरण तो बेसिकली उन लोगों का हो रहा है, ब्रिटेन वालों का। जब उन लोगों ने औद्योगिकरण की शुरुआत कर दी थी 1750 में, और यहाँ से उन्होंने स्थापित किया, और हमारे यहाँ तो पहली इंडस्ट्री ही 1854 के आसपास में लग रही है। मतलब औद्योगिकरण के 100 साल तो वो निकाल चुके हैं ऑलमोस्ट, और अब वो इतने सेटल्ड हो चुके हैं कि उनको लगता है कि इंडिया अपने लेवल पर वो इंडस्ट्रियां बना ले जिससे हमें घाटा नहीं होता। तब इंडिया ने कुछ इस तरीके की निकाली। हालांकि सूती वस्त्र में भी उन्हीं का दबदबा सबसे ज्यादा था, लेकिन अब चूंकि हमारे यहाँ ओवर एक्सेस में कॉटन हो रहा था, तब ये मना नहीं कर पाए, तो हमारे यहाँ पे सूती वस्त्र इंडस्ट्री लगना शुरू हुई। अब उसके बाद में आप देखो लाइन से आपको ये सारी इंडस्ट्रियां देखने को मिलती है। 1907 की देखने को मिलती है, फिर 1903 में मिलती है, फिर 1881 में मिलती है, और सो एंड सो 1914। ये सारी इंडस्ट्रियों में से मैक्सिमम इंडस्ट्रियां जब आप आधुनिक भारत पढ़ोगे तब आप देखोगे मैक्सिमम इंडस्ट्रियां फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय पर हुई, सारी। अब कहने के लिए तो सूती वस्त्र इंडस्ट्री 1854 में आ चुकी है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत कब हुई? 1914 में। और 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अब इस समय पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या चल रही थी कि ब्रिटेन फंस गया अपने चंगुल में, उसकी लड़ाई चल रही थी अलग-अलग लेवल पर। ऐसी स्थिति में भारत पे जाने नहीं पाया। तब भारत ने इसका फायदा उठाते हुए अपने लेवल पर अपना औद्योगिक विकास करना शुरू किया। और जब भारत ने अपना औद्योगिक विकास करना शुरू किया, तब जाकर हम लोग स्पेशली ये बन तो गई थी इंडस्ट्रियां, पर इनका प्रोडक्शन उतना नहीं था, उत्पादन उतना नहीं था। 1854 में पहली बार इंडिया के अंदर सूती वस्त्र इंडस्ट्री आई। लेकिन इसके बाद आप देखो प्रथम विश्व युद्ध जब आया, तब इंडिया को उतनी फेवरेबल कंडीशन मिली, उतनी अनुकूल माहौल मिला कि इंडिया ने मिलों की संख्या बढ़ा दी, और सूती वस्त्र मिलों की संख्या एकदम से अचानक बूम करके 200% पहुंच गई। हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया में सूती वस्त्र इंडस्ट्री आ गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में वहां एंगेज था, तो वो इस पे ध्यान नहीं दे पाया। और इसी बीच में हम लोगों ने और नई इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट कर लिया। आप देखो और सारी 1914 में हम लोगों ने सीमेंट इंडस्ट्री डाली अपनी, और इसी बीच पे सिमिलर आगे अगर हम लोग बढ़ते जाएं तो इसका फायदा हमें मिला सेकंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब आया, तब आप देखो द्वितीय विश्व युद्ध आया 1939 से शुरू हुआ, है ना, और 1939 से चलकर 44 तक शुरू हुआ। ये द्वितीय विश्व युद्ध का पीरियड है। अब पूरे द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो आप देखो पूरे द्वितीय विश्व युद्ध में फिर इनकी हालत खराब हो गई। और इस बार तो इनकी ऐसी मट्टी पड़ी थी हिटलर ने, मुसोलिनी ने मिलकर कि ये मतलब इंडिया क्या, तो इनके इंडिया को औपनिवेशिक बनाने का कांसेप्ट ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि इस समय तक आते गांधी जैसे लोग आ चुके थे, है ना। तब ऐसी स्थिति में अब हम लोग क्या है, खुद के इंडिजीनियस हमारे खुद के उद्योगों पर ध्यान देने लगे कि मैक्सिमम जितने उद्योग हो जाए वही अच्छा है। तब हम लोग देखो कि इस पीरियड में ये जो सारी इंडस्ट्रियां हैं, ये केवल आंशिक रूप से लगी थी इस समय तक, लेकिन एकदम से तीव्र गति करना शुरू कर दी इन लोगों ने। मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन इनके आगे बढ़ने लगी सारी के सारी। और इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रियां आई, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, बस केवल नाम ले देता हूं, पर लिखना नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा आप देखोगे हमारे यहाँ कई तरह के रासायनिक उद्योग खुल गए, हमारे यहाँ पे सीता उद्योग खुल गया, और भी बहुत सारे अलग अलग उद्योग खुले, जैसे जहाजरानी उद्योग खुल गया, जिसको आप पोर्ट वगैरह वाला बोलते हो, है ना। वो सारे उद्योग भी खुले इस समय पर। जैसे आपने नाम सुना होगा सिंधिया स्टीम नेविगेशन, है ना, जो कहते हैं जहाजों को चलाने वाला, तो जहाजरानी का काम करता था। तो बहुत सारे अलग अलग काम भी हुए, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम हुए। पर इस सेकंड वर्ल्ड वार में हमने औद्योगिकरण में और डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, और विविधीकरण कर दिया। अभी तक हमारे पास सिलेक्टेड ऑप्शन थे उद्योगों के, अब हमने और उद्योगों का और दायरा बढ़ाते हुए और उद्योगों को बढ़ाना शुरू कर दिया। रासायनिक उद्योग बना दिया, अलग अलग पेट्रोकेमिकल उद्योग बना दिए, फिर कांच उद्योग बना दिया, फिर अलग अलग। तो इस तरीके से आप देखो कि अभी हम लोग डेवलपमेंट तो कर रहे हैं अपना, बट अभी भी ब्रिटेन का ये डर है कि हो सकता है ब्रिटेन कभी भी हमारे कच्चे माल के उद्योगों पर नजर लगा के खड़ा हुआ है, तो उसको बंद कर दे, ये कर दे। तो इंडस्ट्रियां तो लग गई, पर उत्पादन नहीं हो पा रहा था उतना जितना होना चाहिए। अब इस स्थिति में जब 1947 में देश आजाद हो गया, अब ब्रिटेन से हमें स्वतंत्रता मिल गई, और स्वतंत्रता की आजादी के बाद में अब हमने एक नया स्ट्रक्चर बनाया उद्योगों के विकास के लिए, उद्योगों को डेवलप करने के लिए। और वो स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, वो स्ट्रक्चर था पंचवर्षीय योजना। जिन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम उद्योगों को कंटिन्यू गति देना चाह रहे थे। आप देखो कि हम लोगों ने स्वतंत्रता के पश्चात डिफरेंट तरीके की पंचवर्षीय योजनाएं बनाना चालू की, और इन पंचवर्षीय योजनाओं में हर पंचवर्षीय योजना का कोई ना कोई उद्देश्य था। 12 पंचवर्षीय योजना चली हमारे इंडिया में, अब तो डिसकंटिन्यू कर दिया मोदी जी ने, पर 12 चली ना। और 12 पंचवर्षीय योजनाओं में अगर आप उठा के देखोगे तो आप देखो कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजनाओं में हमने केवल औद्योगिक विकास को कम महत्व दिया, क्योंकि हमारी सबसे पहली समस्या कृषि थी, है ना। फिर उसके बाद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो हमने उद्योगों को बम्पर सहयोग दिया, प्रोत्साहन दिया। और इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आप देखो हमें क्या क्या मिलता है, भिलाई, राउरकेला, और ये जो आपका पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, है ना। ये तीन इंपोर्टेंट, ये इसको जो रतन टाटा वाले हैं, जमशेदजी टाटा वाले, ये तो पहले बन गए थे इस समय पे 1907 में ये। लेकिन अब नए तरीके के स्टील प्लांट, आयरन एंड स्टील प्लांट हमने बनाना शुरू किए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने इंडिया में 3 नए पावर प्लांट स्टेनलेस स्टील के बनाए, उसमें राउरकेला वाला, और उसके बाद में ये भिलाई वाला, और ये फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम बोकारो लेकर आए। और बोकारो के बाद में फिर तो आगे हम लोगों ने कंटिन्यू नई पंचवर्षीय योजनाओं में, फिर वो सलेम आया, फिर वो विशाखापट्टनम वाला आया, भद्रावती वाला आया, फिर विजयनगरम वाला आया, फिर अलग अलग कंटिन्यू उद्योगों के विकास करते ही रहे। फिर हमने उद्योगों में कभी मुड़ के देखा ही नहीं, और उसका आज ये परिणाम है कि मेक इन इंडिया जैसी स्कीमें चल रही है ना। तो मेक इन इंडिया आज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए बार-बार मोदी जी बोलते हैं। तो अगर हम लोग एक सिंपल बात करें कि हमें किस रूप में दिखता है, तो उद्योग का विकास भारत में हमें 2 रूप में दिखता है। जितने भी उद्योग आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, इनकी स्टार्टिंग जरूर स्वतंत्रता पूर्व हुई है, सबकी स्वतंत्रता पूर्व भी दिख रहा है, लेकिन मैक्सिमम डेवलपमेंट जितना हुआ है, अगर आज आप उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा सारा का सारा सरकार की नीतियों के थ्रू, कि सरकार ने किस तरीके से इस पे काम किया। ठीक है, 2 बातें, ये बात क्लियर है। अब देखो हमें इंडस्ट्रीज को किस तरीके से पढ़ना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भारत के उद्योग, और हम लोग इन भारत के उद्योग को ले रहे हैं, तो हम किसी भी एक इंडस्ट्रीज को अगर शुरुआत करते हैं, ठीक है, हमें तो 5 इंडस्ट्रीज पढ़ना है जो आपके सिलेबस में, तो हम किसी भी एक इंडस्ट्रीज को उठा के चलते हैं। तो हम लोग पहले उस इंडस्ट्रीज का मतलब उस उद्योग का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसका विकास क्रम, कि किस तरीके से वो उद्योग आया, कोई भी एक उद्योग, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर पे बात करेंगे उसका महत्व, और इस महत्व के अंदर ही हम लोग बात कर लेंगे उसके प्रमुख उत्पादन की। उत्पादन से मतलब है कि वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है उस उद्योग की। उत्पादन से मतलब समझ रहे हो, उत्पादन से मतलब ये है, जैसे सिंपल में बात करता हूं, लोहा इस्पात उद्योग। अब आप मुझसे पूछोगे सर लोहा इस्पात उद्योग में हम जितनी जनरल बातें पढ़ते हैं तो पुरानी पढ़ते हैं, तो पुराने लड़के तो पहले से लोहा इस्पात उद्योग रखे बैठे होंगे, तो उसमें क्या नया हो सकता है। तो नया ये होगा कि वर्तमान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या उद्योगों के निर्माण में, अब उद्योग तो अपने आप एक होलिस्टिक चीज है ना। अगर हम सिंपल बात करें कि वर्तमान में भारत के औद्योगिक विकास में लोहा इस्पात उद्योग की क्या भूमिका है, सिंपल। तो वर्तमान में भारत का औद्योगिक विकास मतलब पूरा औद्योगिक विकास, अब उसमें लोहा इस्पात उद्योग क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है। या सिंपल बात करूं, वर्तमान में भारत के औद्योगिक विकास में सीमेंट उद्योग की क्या भूमिका है, या उसका क्या योगदान है, तो कोई तो योगदान होगा। तो अगर हम सिंपल बात करें कि लोहा इस्पात उद्योग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या पूरे के पूरे सेक्टर में 2% कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी का,
तो इस तरीके की बातें जो हमें फैक्ट से पता चलती हैं। अगर हम सिंपल बात करें, हम और आप जैसे लोग, कि भारत में वर्तमान में लोएस्ट पाथ उद्योग की क्या स्थिति है, तो आप देखो कि ईच एंड एवरी इंडियन हमारा जो है आज भी हमारी लोएस्ट पाथ मतलब स्टील को कंजम्पशन की जो कैपेसिटी है ना वो बहुत कम है। हम लोग आज भी प्लास्टिक या वुडन पे सबसे ज्यादा निर्भर है। जो नया डाटा है वो ये कहता है कि एक इंडिया का एक जो व्यक्ति है वो 85 से 86 किलोग्राम स्टील यूज करता है ऐसा, जबकि विदेशों में इसकी खपत और ज्यादा है। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का मतलब है कि आप जितना स्टील का यूज करेंगे अलग अलग रूपों में घरों में, उतना स्टील का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंप्रूव करेगा, आगे बढ़ेगा। तो उत्पादन की मात्रा को आगे बढ़ाना जिससे क्या अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्टेनलेस स्टील सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आधारभूत उद्योगों की सबसे बड़ी नींव कहलाता है। देन उसके बाद हम लोग जो बात करते हैं वो है इसकी अवस्थिति के कारण, कि क्यों कोई एक स्पेसिफिक उद्योग किसी एक ही जगह पर लगता है, कोई स्पेसिफिक कारण, अवस्थिति के कारण। देन उसके बाद उद्योगों संबंधी समस्याएं, उद्योगों की समस्याएं, और अगेन वही एज यूजुअल हमेशा की तरह उस उद्योग के लिए अगर गवर्नमेंट ने कोई नया प्रयास किया है तो उससे संबंधित सरकारी प्रयास। इतने डायमेंशन अगर हम कवर कर लेते हैं तब हमारे पास में ये हो जाएगा कि हाँ उद्योगों से संबंधित हम क्वेश्चन इजीली निकाल पाएंगे, कोई भी हो पांचों में से। वो तो केवल आपकी भूमिका बनवाने के लिए था कि आपको पता चल जाए क्या है क्या नहीं, वहां से क्वेश्चन तो कभी मुझे नहीं लगता आएगा। आपसे तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा सीमेंट उद्योग सीमेंट उद्योग क्या है, कागज उद्योग क्या है, कहां पर होता है, इंडिया में उसकी लोकेशन बता दो और उसकी समस्या बता दो या सुझाव बता दो। आपसे सिंपल सिंपल यही पूछेगा। पर अगर वो पूछ ले कभी तो आपको याद रहना चाहिए बाहर से बाहर गए हैं और बाहर राज क्या है और वो सब इतना लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना सब लेके चलेंगे तो चले बड़े स्टार्ट करें। अब स्टार्ट करते समय क्यों ऐसे कर रहे हो? हाँ अभी है हमारे पास टाइम, 1 बजे तक नाच ला और 12:30 में आधे घंटे का ब्रेक ले लिया आपको, है ना। मेरे मेरे टाइम काटते हो आप सब। आधे घंटे तो पहले आपने भूमिका बनाई थी, है ना। पढ़ाना कहाँ हुआ था, पढ़ाना तो 8:45 से चालू हुआ था, आप लोग आए ही नहीं थे। क्या करें, 5 इंडस्ट्रीज है, कल हो पाएंगी? कल पढ़ोगे? एक 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 घंटे में होगी। हाँ चलो कल ही करेंगे, आप लोग करोगे नहीं, बेमन से करोगे तो समझोगे नहीं। कल करें फिर? कल करते हैं, चलो कल ही करते हैं। कल मैं कोशिश करूंगा कल इंडस्ट्रीज खत्म हो, और कल इंडस्ट्रीज खत्म हो गई तो वैसे मेरा प्लान था आज 2 इंडस्ट्रीज कर लूँ तो हो नहीं पाया वो, और कल इंडस्ट्रीज खत्म हो गई तो परसों हम लोग जनसंख्या ले लेंगे, ठीक है।